So let's start with our first lecture of Azure Data Factory. तो आज हम बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली Azure Data Factory या ADF शॉर्ट में है क्या चीज़. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो व्हाट इज़ ADF? सो अगर हम टेक्निकल डेफिनेशन के बारे में देखें तो ADF इज़ नथिंग बट एन ETL टूल जो कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड में है. ठीक है, तो यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर क्लाउड में एक ETL टूल है जिसका नाम है एज्योर डेटा फैक्ट्री, और शॉर्ट में हम इसको ADF बोलते हैं. लेकिन अभी इसको समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि ETL टूल एग्जैक्टली क्या है, व्हाट इज़ ETL. तो पहले हम ETL समझने की कोशिश करते हैं एंड देन हमें समझ में आ जाएगा कि अच्छा ADF क्या चीज़ है. सो ETL को समझने के लिए हम एक बेसिक सा एक एग्जांपल लेंगे, थोड़ा रियल लाइफ से, थोड़ा डेटा से हट के, टेक्निकल टर्म से थोड़ा हट के. सो लेट्स स्टार्ट. सो आप सबको फैक्ट्री के बारे में तो पता होगा राइट, कि जब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गया या फैक्ट्री हो गया, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, डेयरी प्रोडक्ट हो सकता है. तो स्टार्टिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल जो आपके पास एंड फिनिश प्रोडक्ट आता है उसके बीच में काफ़ी सारा प्रोसेस होता है. और फैक्ट्री में अगर हम बात करें बहुत बल्क में काम होता है, तो ऐसा नहीं कि कोई एक आदमी बैठ के बना रहा है. तो वहाँ पे असेंबली लाइन होती है और सब कुछ ऑटोमेटेड फॉर्म में चल रहा होता है. मिनटों में काफ़ी हज़ारों प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं. तो रॉ मटेरियल आता है एक साइड से, अलग अलग स्टेजेस से होते हुए ऑटोमेटेड फॉर्म में जाता है, प्रोसेसिंग होती है, फाइनली पैकेजिंग होती है एंड देन फाइनली हमारे पास फिनिश प्रोडक्ट मिल जाता है राइट. अब ये एक बेसिक एग्जांपल था कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या हो रहा है. ठीक है, तो अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो उसमें आपका रॉ मटेरियल आ रहा है. रॉ मटेरियल फिर मल्टीपल अलग अलग स्टेजेस से जाता हुआ उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, मतलब चेंजेस हो रहे हैं उसके मटेरियल के अंदर. एंड उसके बाद फाइनली पैकेजिंग वगैरह होके, टेस्टिंग वगैरह होके वो हम अपने स्टोर हाउस में या वेयर हाउस में उसको स्टोर कर रहे हैं. वहाँ से फिर हम लोग अलग अलग मोड में उसको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. फाइनली हमारे पास एज अ कंज्यूमर वो प्रोडक्ट आ जाता है राइट. ये तो सबको बेसिक सा है, समझ में आ रहा है. लेकिन यही सेम चीज़ अगर हम रॉ मटेरियल की जगह जो हम लोग प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं उसमें अगर उसकी जगह हम डेटा रिप्लेस कर देते हैं, तो कहीं वो जो एंटायर प्रोसेस होगा अगर आप डेटा के ऊपर करोगे और डेटा को अलग अलग स्टेजेस से प्रोसेस करके हम एक जगह स्टोर करेंगे, तो वो हमारा ETL प्रोसेस कहलाता है. लेट मी एक्सप्लेन. तो इसके पहले हमने बात करी फैक्ट्री की, अब हम बात करेंगे डेटा फैक्ट्री की, इन शॉर्ट ETL. ठीक है, तो ETL क्या चीज़ है बेसिकली अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा. कि हमारे पास मान लो रॉ डेटा है. ठीक है, अब वो रॉ डेटा जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है आपके पास CSV फॉर्म में हो, या फिर आपके किसी SQL डेटाबेस में स्टोर्ड हो, या फिर हो सकता है किसी और फाइल फॉर्मेट में स्टोर्ड हो, कहीं भी हो सकता है. आपके गूगल एनालिटिक्स में कोई डेटा हो सकता है. ठीक है, या फिर आपका कोई कंपनी में HRMS है उसमें डेटा बन रहा होगा. तो डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है आपके पास, जिसको आपको फाइनली प्रोसेस करके किसी तरह से कंज्यूम करना है या रिपोर्टिंग करनी है. लेट्स से दिस इज़ योर रिक्वायरमेंट. अब उसको करेंगे कैसे? कंपनी में जब हम काम करते हैं या किसी भी प्रोजेक्ट में हम काम करेंगे, सो वी डोंट वांट टू डू एवरीथिंग मैनुअली एवरी डे. हम चाहते हैं कि उसको किसी तरह से ऑटोमेट करा जाए. तो जो पूरा एंटायर साइकिल होगा उसमें कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं. सबसे पहला स्टेप होता है एक्सट्रैक्शन, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, उस रॉ डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. एक्सट्रैक्ट करके एक स्टेजिंग एरिया में लेके आ रहे हैं. बिकॉज जहाँ पे आपका रॉ डेटा रखा हुआ है हम उस एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते. हम बस वहाँ से डेटा को कॉपी कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. इन शॉर्ट एक्सट्रैक्ट करके एक जगह लेके आ रहे हैं जहाँ पे हम लोग फाइनली उस पर काम करने वाले. फैक्ट्री वाले एग्जांपल में मान लीजिए कि आप कोई मिल्क प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट है, तो आपका दूध आया, आप जहाँ पे फार्म में से आपका दूध आ रहा है वहीं पे आप प्रोडक्शन नहीं करोगे, वहाँ से लेके आओगे अपने फैक्ट्री में, वेयर हाउस में रखोगे, वहाँ से फिर आप उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट करोगे. सिमिलरली हम अपना डेटा निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और एक स्टेजिंग एरिया में लेके आ रहे हैं. ठीक है, अब वो स्टेजिंग एरिया भी कुछ ना कुछ स्टोरेज का लोकेशन होगा डेटा का. नेक्स्ट चीज़ हम क्या करेंगे, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे. अब वो ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि चेंजेस करेंगे उसमें, जो भी हम लोग को मैनिपुलेशन करना है या क्लीनिंग करनी है, ठीक है, या कुछ बिजनेस लॉजिक लगाना है, वो सारा कुछ उसमें हम प्रोसेसिंग में लगाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन में लगाएंगे. तो अभी इस पार्ट में आपने एक्सट्रैक्ट समझ लिया कि एक्सट्रैक्ट करना क्या होता है, ट्रांसफॉर्म करना क्या होता है. जो ETL है उसका फुल फॉर्म है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड. तो एक्सट्रैक्ट एंड ट्रांसफॉर्म इज़ द E&T ऑफ द ETL. ठीक है, अब आता है लोड. लोड करना यानी कि आपने ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है, प्रोसेसिंग कर लिया, अब उसको आपको कहीं पे रखना है, कहीं पे सेव करना है. तो जहाँ आप उसको सेव करेंगे, जहाँ पे आप उसको प्रोसेस डेटा को रखेंगे, वो आपका नॉर्मली हम लोग उसको डेटा वेयर हाउस बोलते हैं.
जो आपका डेटा वेयरहाउस है वहाँ पे आपका लोड करना यानी कि सेव करना जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं लोड। तो अगर तीनों को अगर आप मिला दोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बेसिकली क्या है, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, विच इज़ इन शॉर्ट ETL। अब जब डेटा वेयरहाउस में आपका ट्रांसफॉर्म डेटा आ चुका है, उसके बाद हम क्या चाहेंगे कि अब यहाँ पे हमें इसको कहीं पे कंज्यूम करना है। तो कंज्यूम करने के लिए नॉर्मली डेटा को हम क्या करते हैं, वी यूज़ एनालिटिक्स या फिर रिपोर्ट्स। तो फाइनली हम उसको किसी डैशबोर्ड में या एनालिटिक्स में हम उसको कंज्यूम करेंगे, ताकि उसमें उस ट्रांसफॉर्म डेटा पे या प्रोसेस डेटा पे कुछ ना कुछ हम लोग एनालिसिस कर सके, या बिज़नेस उसको देख के हम लोग कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजंस ले सके। तो ये होता है पूरा एंटायर प्रोसेस डेटा फैक्ट्री का, यानी कि ETL का। अब ये चीज़ हम चाहते हैं कि ऑटोमेट हो जाए, क्योंकि एक बार हमने ये सेटअप कर दिया, हम चाहते हैं कि जैसे फैक्ट्री में अपने आप प्रोडक्ट आ रहा है, असेंबली लाइन में जा रही है, चीज़ें अपने आप बनती जा रही है, पैकेज हो रहा है, फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन जा रहा है। हम चाहते हैं कि ये पूरी चीज़ ऑटोमेट होता रहे। हम एक बार सेटअप करेंगे, बना देंगे, एंड हम चाहते हैं कि ऑटोमेट होके चलता रहे, डेली बेसिस पे चलता रहे, या जिस भी फ्रिक्वेंसी में इसको चलाना है। तो ये काम करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है किसी ना किसी ETL टूल की, यानी कि सॉफ्टवेयर की बेसिकली। अब यही चीज़ अगर आप एज्योर में देखेंगे तो एज्योर में एक ETL टूल मिलता है जिसका नाम है एज्योर डेटा फैक्ट्री। ठीक है, आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि एज्योर डेटा फैक्ट्री एग्जैक्टली क्या है या ETL क्या है। सो नाउ लेट्स रिविजिट आवर डेफिनेशन कि व्हाट इज़ ADF। ADF इज़ नथिंग बट अ ETL टूल फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड। ठीक है, इन शॉर्ट व्हाट आई लाइक टू कॉल इट इज़ असेंबली लाइन फॉर योर डेटा, जिसमें आपका रॉ डेटा आ रहा है, असेंबली लाइन के थ्रू प्रोसेस हो रहा है। असेंबली लाइन इज़ एन ऑटोमेटेड प्रोसेस विच इन शॉर्ट हमारा जो ADF का या ETL का जो पाइपलाइन होगा वो एक ऑटोमेटेड प्रोसेस होगा, और उसके थ्रू फाइनली प्रोसेस डेटा हमें मिलता रहेगा। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट ADF। एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। एंड कमिंग अप नेक्स्ट इज़ बेसिकली हम लोग अभी, क्योंकि हमने बेसिक समझ लिया कि ADF है क्या चीज़, अब हमें थोड़ा टेक्निकल चीज़ों को देखना पड़ेगा कि अब ADF में आप काम करोगे तो कैसे करोगे, ADF में सिंपल पाइपलाइंस कैसे बनते हैं, और एक सिंपल सा हम एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम ब्लॉब स्टोरेज से SQL में डेटा को कॉपी करेंगे और उसको ऑटोमेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, वेलकम टू अनदर वीडियो इन द सीरीज़ ऑफ एज्योर डेटा फैक्ट्री। तो आज हम बेसिक्स ऑफ ADF पढ़ने वाले हैं। सो पिछली क्लास में हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखा था कि ADF है क्या एक्जैक्टली, आई मीन थियोरेटिकली क्या चीज़ है, एंड उसमें हमने समझा कि ADF इज़ एक्चुअली एन ETL टूल। अब हमने फिर उसमें ये भी समझा कि ETL क्या होता है, एंड ADF किस तरह से हमें लाइक हेल्प करता है हमारे डेटा पाइपलाइन को ऑटोमेशन के लिए। सो वो सारी चीज़ें थियोरेटिकली हमने तो पढ़ तो ली, लेकिन अब देखते हैं कि एग्जैक्टली ADF में अगर हमें काम करना होगा तो किस तरह का इंटरफेस होगा, कैसे काम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊं कि ADF बनता कैसे है, क्रिएट कैसे होता है, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ कि ADF में अगर आप पाइपलाइंस बनाते हैं, डेटा पाइपलाइंस क्या होती हैं, तो एक छोटा सा आइडिया मिल जाएगा कि इंटरफेस हम किस तरह का हो सकता है, या क्या चीज़ एग्जैक्टली है जब हम लोग बोलते हैं डेटा पाइपलाइन है ना। तो वो क्या चीज़ है वो आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। लेट्स सी ए क्विक डेमो। तो बेसिकली क्या है कि हमारे पास एक जो डेटा फैक्ट्री है ये उसका इंटरफेस है। ठीक है, एज्योर डेटा फैक्ट्री, इसके अंदर हमारे पास पाइपलाइंस होते हैं, डेटा सेट्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब पाइपलाइन क्या चीज़ है कि ऐसे समझो कि आपको बहुत सारे ग्रुप ऑफ टास्क करवाने हैं, और उन टास्क को आप एक जगह ग्रुप करके रखना चाहते हो, और चाहते हो कि वो सारे ग्रुप्स एक साथ एग्जीक्यूट हो जाए। तो आप क्या करोगे कि उसको एक पाइपलाइन में डाल दोगे। तो पाइपलाइन क्या है कि आपका एक्टिविटीज़ का जो भी आपको टास्क कराने उनका ग्रुप है, एक लॉजिकल ग्रुपिंग है उनकी। तो हमने यहाँ पे एक पाइपलाइन बनाया जिसका नाम है, सपोज मैंने रखा माई डेटा कॉपी। अब इस पाइपलाइन के अंदर क्या होगा कि आपके पास बहुत सारे एक्टिविटीज़ होंगे। ठीक है, तो ये आपका एक एक्टिविटी है जिससे जो कि क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह में डेटा को कॉपी कर रहा है। ऐसे हमारे पास और 10 तरह के एक्टिविटीज़ हो सकते हैं। तो वो किस तरह के एक्टिविटीज़ है वो हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए कि ये एक डेटा कॉपी का एक्टिविटी है, मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 एक्टिविटीज़ है। ठीक है, अब ये 2 एक्टिविटीज़ सपोज मान लो कि इस तरह की है कि पहला वाला एक्टिविटी जब कंप्लीट होगा, जैसे ही सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, उसके जस्ट बाद मुझे ये वाला एक्टिविटी रन करना है। तो ये सेकंड वाला एक्टिविटी पहले वाले पे सपोज मुझे डिपेंड करके एग्जीक्यूट करना था, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कनेक्ट कर दूँगा इस तरह से। अब क्या होगा कि आपका अब ये जो पूरा एक पाइपलाइन है, इसमें एक मतलब 2 एक्टिविटीज़ हैं
दोनों सीक्वेंस में चलनी चाहिए, पहला वाला रन होगा, सक्सेस होगा, तब दूसरा वाला चलेगा। अब ये चीज़ आप मैनुअली नहीं कर रहे हो, ये ऑटोमेटिकली इसमें लॉजिक कन्फिगर हो गया। अब इसको रन कैसे करते हैं? रन करने के लिए आपको यहाँ पे डिबग कर सकते हो या फिर आप ट्रिगर लगा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे कि डिबग क्या होता है, ट्रिगर क्या होता है, कॉपी क्या होता है ना, पाइपलाइंस, एक्टिविटीज़, ये सब डिटेल्स में पढ़ने वाले। तो अभी जो ये पाइपलाइन मैंने बेसिक सा एक बनाया था जिसमें सिर्फ एक एक्टिविटी है जिसको हमें रन करना है, मैं उसको डेमो दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आपको अगर हम पाइपलाइंस बनाते हैं, एक्टिविटीज़ रखते हैं और उससे फिर हम उसको रन करते हैं तो क्या किस तरह का एक हमें ऑप्शन मिल सकता है। सो अभी हमारे पास क्या है कि ये जो कॉपी एक्टिविटी है, दिस कॉपी एक्टिविटी इज़ गोइंग टू कॉपी डेटा फ्रॉम सम सोर्स ए टू सम सोर्स बी, मतलब किसी एक जगह से दूसरी जगह में डेटा कॉपी करने का काम कर रहा है। तो इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमने जो सिनेरियो लिया उसमें हमारे पास क्या है कि एक एसक्यूएल का डेटाबेस है, ठीक है। एसक्यूएल का एक डेटाबेस है और हमारे पास एक ब्लॉब स्टोरेज है। अब ब्लॉब स्टोरेज मतलब जैसे कि आपका गूगल ड्राइव वगैरह इसमें फाइल्स वगैरह रखते हो, वैसे ही एज्योर में हमारे पास एक ब्लॉब स्टोरेज नाम की चीज़ है जिसमें कि हम अपने फाइल्स और फोल्डर्स वगैरह को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, ठीक है, जो फर्दर हम किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास एक है ब्लॉब स्टोरेज, ठीक है। तो अभी हम क्या करना चाहते हैं कि ये जो हमारा एसक्यूएल है, इस एसक्यूएल से एक टेबल है जिसका नाम है एम्प्लॉयज़। सपोज़ एम्प्लॉयज़ का कुछ डेटा है यहाँ पे, उस डेटा को हम यहाँ से कॉपी करके उसमें CSV टाइप के फाइल में हम उसको सेव करना चाहते हैं सपोज़, और मैं चाहता हूँ कि ना ये डेली बेसिस पे कंटिन्यूस होता रहे। तो मैं क्या करूँगा कि एक सिंपल सा पाइपलाइन बनाऊँगा। मैंने बोला माई डेटा कॉपी नाम का एक पाइपलाइन बनाया, और क्योंकि मैं एक ही टास्क करवाना था तो मैंने एक एक्टिविटी डाली, और इस एक्टिविटी के अंदर मैंने ये कन्फिगर कर दिया कि SQL से डेटा रीड करो और ब्लॉब स्टोरेज में उसको पेस्ट कर दो, ठीक है। अब ये चीज़ मैं चाहता हूँ डेली बेसिस पे होता रहे, तो उसके लिए हम लोग ऑटोमेशन लगा देंगे। बट अभी पहले मैं आपको सिंपल रन करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ये डेटा को कॉपी करेगा, ठीक है। और ये कन्फिग्रेशन वगैरह हम सीखेंगे, अभी मैंने पहले से कन्फिगर करके रखा हुआ है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये मेरा ब्लॉब स्टोरेज है, यहाँ पे पहले से ये मैंने टेस्ट में रन किया था, तो ये फाइल यहाँ बनी हुई है, इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ पहले, ठीक है। तो ये फाइल अभी डिलीट हो चुकी है। तो हमारे पास ये कंटेनर है, ब्लॉब कंटेनर, डेमो नाम से मैंने कंटेनर बनाया है, यहाँ पे अभी कोई भी फाइल नहीं है, ठीक है। इसको आप रिफ्रेश करके भी देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि एक SQL का सोर्स है, ठीक है। सोर्स में अगर जाएंगे तो ये SQL सोर्स है, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का टेबल है। ये एक SQL टेबल है जिसमें ये सारे कॉलम्स, एम्प्लॉय ID, फर्स्ट नेम, ये सब वगैरह वगैरह है। दिस इज़ ऑल डमी डेटा, सो यू कैन जस्ट स्किप दिस। एंड देन वी हैव ऑन आर सिंक हमारा ब्लॉब स्टोरेज, जो जहाँ पे हमें फाइल सेव करनी है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि वी विल रन दिस एंटायर पाइपलाइन, जिसके अंदर एक एक्टिविटी है जो क्या करेगा, सोर्स से डेटा रीड करेगा और सिंक में यानी कि डेस्टिनेशन में पेस्ट कर देगा। डेस्टिनेशन हमारे केस में ब्लॉब स्टोरेज है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिबग पे क्लिक करूँगा। डिबग इज़ लाइक आप खुद टेस्ट करने के लिए रन करना चाह रहे हो ऐसा, ठीक है। ये भी वन टाइम रन है, ऑन डिमांड रन है। तो मैंने रन किया तो यहाँ पे ये इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, पाइपलाइन रन हो रहा है। अब यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करके देख सकता हूँ स्टेटस में, स्टेटस क्यू हो गया है, ठीक है। इसके बाद फिर से रिफ्रेश करते हैं। सो आफ्टर सम टाइम देखो ये पाइपलाइन सक्सीडेड हो गया, रन हो गया। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रॉपर प्रीव्यू का, डेटा कॉपी किस तरह से हुआ। तो ये प्रॉपर उसने बताया कि हाँ इतना 45 किलोबाइट्स का उसने डेटा रीड किया था, डेस्टिनेशन में जाके 43 हो गया, यानी कि SQL सोर्स में जब रखा हुआ था तो तब 45 किलोबाइट्स का था। CSV में जब हमने राइट कर दिया तो साइज़ 43 के आसपास हो गया, बिकॉज फाइल फॉर्मेट डिफरेंस है। एंड देन हमने प्रॉपर उसका पूरा डिफरेंस, मतलब प्रॉपर टाइम वाइम कितना लगा, सब मिल गया, ठीक है। अब लेट्स सी कि ये फाइल कहाँ कैसे बना। तो यहाँ पे अभी ये ब्लॉब स्टोरेज था जहाँ पे फाइल हमने कॉपी करना था, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं employee.csv नाम से एक फ़ाइल बन गई है। इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, रीड कर सकते हो एंड वगैरह वगैरह, ठीक है। आपको अगर फर्दर किसी एप्लीकेशन में यूज़ करना है ये कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक पाइपलाइन, ठीक है, जिसमें हमने बना दिया। अब मैं सपोज चाहता हूँ कि मैं डेली बेसिस पे रोज़ सुबह 10 बजे ये पाइपलाइन चल जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐड ट्रिगर में और यहाँ पे न्यू बनाऊँगा और यहाँ पे चूज़ ट्रिगर, न्यू ट्रिगर। तो यहाँ पे ट्रिगर में अलग अलग टाइप के ट्रिगर होते हैं, शेड्यूल बेस्ड, इवेंट बेस्ड, है ना, कि आप सपोज़ कोई ए इवेंट होगा तो मैं बी एक्टिविटी करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी कर सकते हो। मोस्ट केसेस में आप शेड्यूल बेस्ड देखोगे। तो शेड्यूल बेस्ड में मैंने बोला कि शेड्यूल मैंने कि एक पर्टिकुलर टाइम पे मुझे रन करना है। तो मैंने बोला कि आज से स्टार्ट करना है और इसको ना क्या करना है, एवरी डे रन करना है, ठीक है, एवरी वन डे, ठीक है। तो हर रोज़ रन करना है और टाइम सपोज़ मैंने बोल दिया कि इसको 10 बजे से रन करना है सपोज़,
ठीक है, मान लीजिए 10 बजे, और ये हो गया आपका ठीक है। तो ओके कर दिया, तो ये 10 AM पे चलेगा। टाइम जोन आपने बता दिया कि इंडिया के टाइम जोन के हिसाब से, एंड देन इसको यहाँ पे ओके कर देंगे। तो क्या करेगा, एक ट्रिगर बना देगा। अब ये ट्रिगर क्या करता है, बेसिकली अपने आप जो हमने यहाँ पे मैनुअली रन किया, ये ऑटोमेटिकली उसको पाइपलाइन को रन करता रहेगा रोज़ 10 बजे, क्योंकि हमने बोला एवरी रीअकरेंस का एवरी 1 डे, और स्टार्ट टाइम इज़ 10 AM। तो उसके बाद फिर यहाँ पे एवरी डे यहाँ पे ऐसे चलता रहेगा। आप इसमें आप ये भी स्पेसिफाई कर सकते हो कब रुकना है। कभी कोई स्पेसिफाई नहीं किया तो ये चलता रहेगा जब तक आप बंद नहीं करोगे, है ना। और ये एंड डेट भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, इस दिन के बाद ये ना चले। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेशन में आती हैं। इसमें और भी चीज़ें हैं, हम धीरे धीरे देखेंगे। तो इस तरह से हमने देख लिया कि किस तरह से एक सिंपल सा ADF का पाइपलाइन है, ठीक है। अब मैं आपको इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझना ज़रूरी है, मैं वो आपको बता देता हूँ कि ये ADF आपको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, क्रिएट कैसे करेंगे, है ना। कि लाइक एजोर के एनवायरनमेंट में ADF कैसे क्रिएट करते हैं। सो लेट्स सी दैट। तो उसके लिए वी विल गो टू सिंपल, आप अपना एजोर पोर्टल पे लॉगिन कीजिए, सिंपल portal.azure.com, ठीक है। portal.azure.com पे जाइए, और जाने के बाद यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए। आपका अकाउंट से लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा कंपनी अकाउंट लॉगिन है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, मोस्ट केस में जब भी आप कोई कॉमन प्रोजेक्ट पे काम करते हो, एजोर में एक कॉन्सेप्ट होता है रिसोर्स ग्रुप्स का, ठीक है। तो सबसे पहले आप जाइए यहाँ पे सर्च कीजिए रिसोर्स ग्रुप्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा रिसोर्स ग्रुप्स, इसको क्लिक करना। तो बेसिकली जितने भी हम एजोर के एनवायरनमेंट में चीज़ें बनाएंगे वो सारे कुछ अलग अलग ग्रुप्स में बनाएंगे। तो अभी ADF बनाएंगे या ब्लॉब स्टोरेज होगा, सब कुछ हम एक ग्रुप में रखना चाहते हैं, ताकि अगर कल को हमें सब कुछ एक साथ रिमूव करना हो या मैनेज करना हो, कॉस्ट मैनेज करना हो, तो पूरा ग्रुप एक साथ मैनेज कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्रिएट एंड देन क्रिएट न्यू एजोर ग्रुप करेंगे, रिसोर्स ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं, लेट्स सी। एंड देन उसके बाद रिसोर्स ग्रुप का कुछ एक नाम देना है आपको। तो मैंने सपोज लिखा कंसोल फ्लेयर ADF, ठीक है। मान लीजिए ADF यूट्यूब नाम से मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ, रिसोर्स ग्रुप की। इसके लिए इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज़ के लिए मैंने एक रिसोर्स ग्रुप बना लिया, ठीक है। और इसका रीजन आप क्लोजेस्ट रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो भी डिफ़ॉल्ट आ रहा है उसको रहने दीजिए। एंड देन इसके बाद वी विल गो टू नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट, एंड देन उसके बाद विल जस्ट क्रिएट। तो इसने आपने क्या कर दिया, एक ग्रुप बना दिया, ठीक है। कि इस ग्रुप में अब मैं सारे अपने ADF रिलेटेड या जो भी एजोर रिलेटेड रिसोर्सेज हैं उन सबको यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ। अब मैं इस ग्रुप के अंदर जाके यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो क्रिएट पे जाके अब मुझे क्या क्रिएट करना है, मुझे अपना ADF बनाना है, यानी कि एजोर डेटा फैक्ट्री। तो यहाँ पे सर्च कीजिए, डेटा फैक्ट्री सर्च करेंगे, डेटा फैक्ट्री, ठीक है। तो ये डेटा फैक्ट्री सर्च किया, एंड देन यहाँ पे पहला वाला आएगा डेटा फैक्ट्री माइक्रोसॉफ्ट वाला, इसको क्लिक करेंगे एंड क्रिएट डेटा फैक्ट्री, एंड देन इट विल आस्क कि हाँ कि सब्सक्रिप्शन कौन सा है आपका, रिसोर्स ग्रुप कौन सा है। तो रिसोर्स ग्रुप हमने क्योंकि डायरेक्ट रिसोर्स ग्रुप से क्लिक किया था क्रिएट के लिए, तो डायरेक्ट पहले से ऑटोफिल हो गया है। एंड यहाँ पे आपको एक अपने एजोर डेटा फैक्ट्री का कुछ एक नाम देना है इंस्टेंस का, ठीक। तो मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल फ्लेयर -ADF, ठीक है। मान लीजिए मैंने ये नाम रखा है कंसोल फ्लेयर ADF। तो ये नाम बन गया। रीजन वगैरह पहले से ऐसे ही रहने देंगे। देन नेक्स्ट क्लिक करेंगे। कॉन्फ़िगर गिट लेटर हम बाद में करेंगे, गिट कॉन्फ़िगरेशन अभी नहीं करेंगे। एंड वर्चुअल नेटवर्क्स वगैरह ये सब हम कुछ टच नहीं करेंगे, विल यूज़ पब्लिक एंड पॉइंट फॉर नाउ। एंड दिस इज ऑल्सो फाइन, टैग्स इज ऑल्सो फाइन, एंड देन वी विल जस्ट क्रिएट। तो अब क्या होगा कि आपका एजोर डेटा फैक्ट्री का जो रिसोर्स है, एनवायरनमेंट है, वो सेटअप हो रहा है या क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, जस्ट वेट फॉर दैट। डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस, इट विल शो यू द प्रोग्रेस लाइक दिस। ओके, तो ये आपका डिप्लॉयमेंट कंप्लीट, गो टू रिसोर्स आ रहा है। जब गो टू रिसोर्स करोगे तो आपका बेसिकली जो ADF हमने बनाया है एजोर डेटा फैक्ट्री, वो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है।
अब इसका जो स्टूडियो है जहाँ पे हम एक्चुअली पे काम करेंगे उसको हम बोलते हैं Azure Data Factory स्टूडियो। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा लॉन्च स्टूडियो का, ठीक है। तो आप ये लॉन्च स्टूडियो कर सकते हो। अब सपोज़ आप आज आपने काम कर लिया, कल फिर से काम करना है तो कुछ नहीं है, आप अपने पोर्टल पे जब लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड से जाके ऑल रिसोर्सेज में जा सकते हो। तो आपको जितने भी आपने रिसोर्सेज बनाए होंगे सारे यहाँ पे दिखेंगे। एंड देन यहाँ पे आप कीजिए, आपका फ़िल्टर लगाइए यहाँ पे, ठीक है। तो फिल्टर में रिसोर्स ग्रुप ऑल सेलेक्टेड है। यहाँ से ड्रॉप डाउन से जो आपने रिसोर्स ग्रुप बनाया था, ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिसोर्स ग्रुप में अपना वाला रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। सो लेट्स सर्च, सो देयर ADF यूट्यूब, दिस वन, ठीक है। तो ये हमने बनाया था ADF यूट्यूब, इसको मैंने सेलेक्ट किया, अप्लाई किया। तो हम देख सकते हैं कि इस ग्रुप में आपके क्या क्या रिसोर्सेज हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं एक बार, ओके, फॉर सम रीजन इट्स नॉट शोइंग, लेट्स रिफ्रेश अगेन। सोर्स ग्रुप्स, अप्लाई, या। सो अभी हम देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फ़िल्टर लगाया रिसोर्स ग्रुप इक्वल टू कंसोल पर ADF। एंड देन यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा ADF रिसोर्स। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपका वही ADF का रिसोर्स खुलेगा। एंड देन यहाँ पे लॉन्च स्टूडियो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लॉन्च स्टूडियो पे क्लिक कीजिए, ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा एज्योर डेटा फैक्ट्री के स्टूडियो में, जहाँ पे हम एक्चुअली में हमारे पाइपलाइंस या डेटा सेट्स या जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह हैं वो वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ योर कंसोल पर ADF, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट हो गया। एंड देन यहाँ पे आप न्यू पे जाके पाइपलाइन डेटा सेट वगैरह बना सकते हो, बट मैं प्रेफर करता हूँ यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑथर करके, दिस इज़ कॉल्ड डेटा फैक्ट्री ऑथर। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक्चुअली आपको वही वाला इंटरफेस दिखेगा जिसमें मैं आपको जो डेमो के टाइम पे आपको मैंने दिखाया था यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। अब ये जो इंटरफेस है ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं पे काम करेंगे। एंड यहाँ पे आप पाइपलाइंस वाले में जाएंगे तो यहाँ पे आप पाइपलाइंस देख सकते हो अपने, तो यहाँ पे 3 डॉट्स में क्लिक करके न्यू पाइपलाइन बना सकते हैं, ठीक है। न्यू पाइपलाइन, पाइपलाइन का अपना नाम कुछ रख सकते हो। दैन यहाँ पे आपके एक्टिविटीज़ हैं बहुत सारे, ठीक है। तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म एक्टिविटीज़, सिनैप्स रिलेटेड एक्टिविटीज़, एज्योर डेटा ब्रिक्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। डेटा एनालिटिक्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, कुछ जनरल एक्टिविटीज़ हैं, वेरिएबल फॉर लूप वगैरह वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए अभी हमें ये समझ में आ गया है कि पाइपलाइन एक्चुअली है क्या। इट्स अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ और टास्क दैट यू वांट टू परफॉर्म, उसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं। एंड देन हमने ये भी देखा कि किस तरह से हमें एक एज्योर डेटा फैक्ट्री का इंस्टेंस या रिसोर्स अपने एज्योर पोर्टल में कैसे क्रिएट करना है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द basic fundamental elements of Azure Data Factory. So let's see you in the next video. Okay, welcome to another video in this series of Azure Data Factory. So last lecture में या last video में हमने basics of ADF cover किया था, जिसमें हमने ये देखा कि exactly ADF में जब pipeline बनते हैं तो किस तरह के दिखते हैं। एंड देन एक छोटा सा डेमो देखा था जिसमें हमने एक SQL सोर्स से डेटा को रीड किया था और रीड करके हमने एक ब्लॉब स्टोरेज में उसको मूव किया था या कॉपी किया था, राइट। एंड फिर मैंने आपको ये दिखाया कि ADF आपको अपने एज्योर पोर्टल में बनाना है तो कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। क्रिएट करना होगा तो कैसे करेंगे। आज ये वाला जो वीडियो है उसी के आगे कंटिन्यूएशन है। सो अभी हम इस लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि एज्योर के जो बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ADF के, जो आपको जानने चाहिए वो कौन से हैं। सो इसमें जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहला चीज़ है आपका पाइपलाइन, ठीक है। तो पाइपलाइन क्या चीज़ है। सो लेट्स कम बैक हियर टू आवर ADF, ठीक है। तो इसके लिए मैं आई विल यूज़ द सेम एक्टिविटी वाला जो हमने डेमोन्स्ट्रेशन में देखा था लास्ट वीडियो में। तो ये हमारे पास एक पाइपलाइन है, ठीक है। अब ये पाइपलाइन है क्या, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था थोड़ा सा, कि ADF हम लोग मेनली यूज़ क्यों कर रहे हैं। हमारे ओवरऑल जो प्रोसेस है, डेटा पाइपलाइन का प्रोजेक्ट, जो भी डेटा का प्रोजेक्ट है, जितने भी एक्टिविटीज़ होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटी, कॉपी एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटीज़ होंगे, उन सभी एक्टिविटीज़ को इकट्ठा करके हमें अगर रन करना है
और उसको अगर ऑटोमेट करना है, उस चीज़ के लिए हम लोग इतना अपना ADF या डेटा पाइपलाइंस यूज़ कर रहे हैं। तो ये पाइपलाइंस बेसिकली वही डेटा पाइपलाइन है, हम एक से ज़्यादा पाइपलाइंस भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये पाइपलाइन क्या होगा, इस पाइपलाइन के अंदर हमारे एक्चुअली में एक्टिविटीज़ रहेंगे। सो व्हाट आर पाइपलाइंस? इट्स बेसिकली योर कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ या ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ जिसको आप इकट्ठा रन कर सकते हो, ठीक है। तो लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ कैन बी टर्म्ड एज पाइपलाइंस। तो ये आपका पाइपलाइन है, ठीक है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट वन? नेक्स्ट इज़ योर एक्टिविटी। एक्टिविटीज़ क्या है? जो आपकी इंडिविजुअल टास्क हैं जो आप परफॉर्म करना चाहते हो पाइपलाइन के अंदर। जैसे अभी हमने यहाँ पे डेमो में देखा कि एक कॉपी करना था डेटा, हमें SQL से ब्लॉब स्टोरेज में कॉपी करना था, तो ये एक एक्टिविटी हो गई। या फिर मान लीजिए आपको डेटाब्रिक्स की कोई नोटबुक रन करनी है, वो एक एक्टिविटी हो सकती है। या फिर मान लीजिए आपको क्या करना है, कोई एक वेरिएबल बनाना है और वेरिएबल में वैल्यूज़ डालनी है, वो एक एक्टिविटी हो सकती है। या फिर मान लीजिए आपको कोई स्टोर्ड प्रोसीजर रन करना है, वो एक एक्टिविटी हो सकती है। तो आपके ओवरऑल डेटा प्रोजेक्ट में जितने भी टास्क हैं उन सभी के कुछ ना कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ होंगे जो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है। सो एक्टिविटीज़ आर इंडिविजुअल प्रोसेसिंग एलिमेंट्स जिस पे हम आपका कोई ना कोई टास्क परफॉर्म हो रहा होगा। देन वी हैव डेटा सेट। अब डेटा सेट क्या चीज़ है? डेटा सेट इज़ बेसिकली कि आप जो भी डेटा के साथ काम कर रहे हो उसका जो स्ट्रक्चर है या स्कीमा है, उसका डेफिनेशन यानी कि मेटा डेटा जो होगा वो आपका उस डेटा सेट में रहेगा। तो जैसे अभी हम लोग डेटा कॉपी कर रहे थे किसी SQL के सोर्स से, तो ये हमारा SQL डेटाबेस है, उसमें एक पर्टिकुलर टेबल है जिसमें से मैं डेटा कॉपी कर रहा हूँ और मैं उसको एक डेस्टिनेशन में CSV फाइल में रख रहा हूँ, ठीक है। तो आपका जो सोर्स है उसमें जो टेबल था उसका कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होगा, कॉलम्स होगा, वो डेफिनेशन आप कहाँ स्टोर करोगे, वो आप रखोगे डेटा सेट के अंदर, ठीक है। तो अगर ये आप देख सकते हो सोर्स डेटा सेट, तो सोर्स में हम एक्चुअली डेटा सेट मेंशन करते हैं। जब भी हम कोई भी एक्टिविटी में कोई भी डेटा को रेफ़र करेंगे, हम उसके डेटा सेट को रेफ़र करेंगे क्योंकि उसकी पूरी डेफिनेशन कहाँ रखी होगी, डेटा सेट के अंदर रखी होगी। तो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये एम्प्लॉय SQL करके मैंने एक डेटा सेट बनाया था, इसको ओपन पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा सेट्स में मैंने 2 डेटा सेट बनाए, एक SQL वाला और एक वो ब्लॉब स्टोरेज वाला, क्योंकि दोनों ही हमारे क्या है, डेटा है, एक आपका सोर्स है, एक डेस्टिनेशन है, तो दोनों का आपको डेटा सेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला हमने SQL नाम का एक डेटा SQL वाले टेबल के लिए एक डेटा सेट बनाया जिसमें मैंने बोला कि कोई एक लिंक सर्विस है, एंड देन ये बाद में हम पढ़ेंगे। एंड इसमें एक टेबल है dbo.employees नाम का, एंड इसका एक स्कीमा है, ये उसका स्कीमा यहाँ पे देख सकते हैं। एम्प्लॉय का ID का इंटीजर है, फर्स्ट नेम इज़ varchar, एंड दिस ये पूरा स्ट्रक्चर है हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो जो आपका स्ट्रक्चर है, मेटा डेटा है आपके डेटा का, वो आपका डेटा सेट में रहेगा, ठीक है। दिस वॉज योर डेटा सेट। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कभी भी डायरेक्टली डेटा को पॉइंट नहीं कर रहे हैं, हम उसकी डेटा की मेटा डेटा या उसकी इन्फॉर्मेशन को एक डेटा सेट में रख रहे हैं और हमारे एक्टिविटीज़ में हम उन डेटा सेट्स को रेफर कर रहे हैं, ओके। व्हाट इज़ द नेक्स्ट वन? नेक्स्ट इज़ योर लिंक सर्विसेज। अब लिंक सर्विस क्या चीज़ है? तो जैसे मैंने कहा कि हमारे पास ये पाइपलाइन है और इस पाइपलाइन के अंदर एक कॉपी एक्टिविटी है। ये कॉपी एक्टिविटी एक सोर्स से डेस्टिनेशन में डेटा कॉपी कर रही है, लेकिन कैसे कर रही है? कुछ ना कुछ तो तरीका होगा कनेक्ट करने के लिए। मान लीजिए आपको अपना गूगल ड्राइव अकाउंट एक्सेस करना है, तो आप कैसे करोगे? आप drive.google.com पे जाओगे और वहाँ पे अपना क्रेडेंशियल डाल के लॉगिन करोगे। तो यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह डालोगे, OTP एंटर करोगे, देन यू विल बी एबल टू एक्सेस योर गूगल ड्राइव। या फिर मान लीजिए आपको फेसबुक ओपन करना है, आप अपना यूज़र नेम, पासवर्ड डालोगे तो एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो वो क्या हुआ, एक ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म हुआ जो आपको बताता है कि कनेक्ट कैसे करना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपका डेटाबेस जो है उसको कनेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ क्रेडेंशियल्स चाहिए होगा, राइट। तो हमारे मोस्ट केस में आप जो SQL का क्रेडेंशियल्स होते हैं, आप क्या होता है, आपका सर्वर नेम होता है, यूज़र नेम होता है, पासवर्ड होता है, यही सब चीज़ें हम यूज़ करते हैं कनेक्ट करने के लिए, डेटाबेस नेम वगैरह। तो वो जो कनेक्शन डिटेल्स है, हमने जो यहाँ पे डेटा सेट बोला कि एम्प्लॉय SQL नाम का एक डेटा सेट है, जो कि बेसिकली क्या है, dbo.employees नाम का एक टेबल है। ये टेबल कौन से डेटाबेस में रखा है, किस सर्वर में रखा है और उस सर्वर से कनेक्ट कैसे करना है, ये वाली इन्फॉर्मेशन जो होगी वो एक लिंक सर्विस में होगी। यानी कि जो आपका डेटा सेट है वो किसी लिंक सर्विस को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे हम मैनेज में जाएंगे तो मैनेज में जाके वी कैन सी वी हैव सम लिंक सर्विसेज। तो मैं आपको SQL वाला एग्जांपल दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एडवेंचर वर्क्स डेटाबेस जो लिया था उसका मैंने यहाँ पे लिंक सर्विस बना रखा है। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि दिस इज़ आवर लिंक सर्विस कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें बेसिकली क्या है, कनेक्शन स्ट्रिंग है, ठीक है, कि उस पर्टिकुलर सोर्स के साथ या डेटा के साथ कनेक्ट कैसे करना है, व्हाट इज़ द क्रेडेंशियल या व्हाट इज़ द लोकेशन जहाँ पे हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो लिंक सर्विस इज नथिंग बट योर कनेक्शन स्ट्रिंग, अ वे टू कनेक्ट टू द डेटा सोर्स। एंड डेटा सेट क्या है? डेटा सेट इज़ अ
इज़ द मेटा डेटा ऑफ योर डेटा, मतलब जो आपका स्कीमा स्ट्रक्चर वगैरह होगा वो आपके डेटा सेट में रहेगा, और वो डेटा सेट जो होगा किसी ना किसी लिंक सर्विस को पॉइंट करेगा, क्योंकि वो डेटा जब हमें कहीं से पॉइंट करना है या एक्सेस करना है, लिंक सर्विस के थ्रू ही हम एक्सेस करेंगे। तो लिंक सर्विसेज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट जब भी हम कोई एक्सटर्नल सोर्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ दैट। सो डेटा सेट वॉज योर मेटा डेटा, लिंक सर्विस इज़ योर पार्ट, जहाँ पे उस डेटा सेट से रिलेटेड जो कनेक्शन है वो कैसे करना है, उसकी लिंक उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग रखी है, ठीक है। देन इज़ योर इंटीग्रेशन रन टाइम। अब ये क्या चीज़ है? इंटीग्रेशन रन टाइम जो है, जैसे अभी हमने डेमो में देखा था कि हमारे पास ये कॉपी डेटा एक्टिविटी वाला एक पाइपलाइन था, इसको मैंने यहाँ पे डिबग पे करके रन कर दिया था। तो कोई भी चीज़ जब रन होगी किसी ना किसी आपके कंप्यूट रिसोर्स में रन होगी, कंप्यूटर पे रन होगी, जैसे आप सपोज आप गेम चलाते हो या मूवी चलाते हो, कोई ना कोई डिवाइस पे चलता है, राइट। हमने तो यहाँ पे कोई ऐसा कोई डिवाइस कॉन्फ़िगर नहीं किया था, हमने बस एज्योर डेटा फैक्ट्री बनाया। अब डेटा फैक्ट्री क्या है? वो इंटरनली कहीं ना किसी सर्वर में रन हो रहा होगा एक्स्ट्रा टास्क की, यहाँ से डेटा कॉपी करो, वहाँ पे डेटा पेस्ट करो, कुछ ना कुछ रिसोर्स तो यूज़ कर रहा होगा। अब वो हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया, वो एज्योर ने हमारे लिए खुद करके दे दिया, यानी कि एज्योर के किसी डेटा सेंटर में हो रहा होगा। बट अगर सपोज़ मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि एज्योर अपने किसी सर्वर पर रन करे, मेरा डेटा बहुत कॉन्फिडेंशियल है, मैं उसको अपने ही डेटा अपने ही सर्वर में ये पूरे एक्टिविटीज़ को रन करवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए वो पर्पस, उस चीज़ के लिए मैं अपना खुद का एक एनवायरनमेंट बना सकता हूँ, और मैं बोल सकता हूँ कि एज्योर ये जो डेटा फैक्ट्री तुम पाइपलाइन बना रहे हो ना, ये इसको ना अपने एज्योर एनवायरनमेंट में रन मत करो, मेरे एनवायरनमेंट में रन करो। तो वो जो एनवायरनमेंट है जहाँ पे ये एक्चुअली में आपका पाइपलाइन रन हो रहा है या कॉपी एक्टिविटी रन हो रहा है, वो एनवायरनमेंट जो है वो हमारा इंटीग्रेशन रन टाइम है, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा? देखिए, जब भी हम कोई लिंक सर्विस बनाते हैं, है ना, जैसे एडवेंचर वर्क्स लिंक सर्विस है, इसमें वो पूछता है कि कनेक्ट वाया इंटीग्रेशन रन टाइम, किस इंटीग्रेशन रन टाइम से आपको कनेक्ट करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मोस्ट केस में हम यूज़ करेंगे ऑटो रिजॉल्व इंटीग्रेशन रन टाइम, जो कि बेसिकली बोल रहा है कि अपने आप एज्योर के किसी सेल्फ जो एज्योर अपना प्रोवाइड करेगा उसमें आप क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन रन टाइम यूज़ करो, उसके एनवायरनमेंट पे आप मेरा टास्क वगैरह रन कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट अगर हमें खुद का यूज़ करना है तो उसके लिए वी विल सेलेक्ट आर ओन इंटीग्रेशन रन टाइम। तो न्यू पे जाके हम दो तरीके से अपना रन टाइम प्रोवाइड कर सकते हैं। हम या तो एज्योर में खुद का अलग वीएम वगैरह बना लें, ठीक है, या फिर खुद का सेल्फ होस्टेड, यानी कि ऑन प्रेमाइस में, यानी कि आपका खुद का फिजिकल सर्वर है, वहाँ पे आप रन करना चाहते हो तो सेल्फ होस्टेड यूज़ करोगे। इंटीग्रेशन रन टाइम आपके दो तरह के हो जाते हैं इसलिए, एक होता है एज्योर वाला, जो आप एज्योर में खुद एक वीएम बनाओगे। सेल्फ होस्टेड मतलब आपका एज्योर कहीं पे नहीं, फिजिकल सर्वर है, उस पर करना चाहते हैं, ठीक है। और थर्ड, पहला वाला जो था ऑप्शन वो ऑटो रिजॉल्व, यानी कि अपने आप एज्योर खुद डिसाइड करेगा कहाँ कौन से सर्वर में रन होना है, क्या होना है, वो मतलब अपने आप जो अवेलेबल मिलेगा वो उस पर आपका प्रोसेस को रन करवा के दे देगा, ठीक है। इसमें ये आपका कंट्रोल में नहीं है कि ये इसी पर्टिकुलर सर्वर में चलना चाहिए या उसमें चलना चाहिए, ठीक है। दिस वॉज योर इंटीग्रेशन रन टाइम, ठीक है। सो लेट्स क्विकली रिवाइज क्या है पाइपलाइन, जहाँ पे आपके ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटीज़ क्या है? जो इंडिविजुअल टास्क हैं जो आप परफॉर्म करना चाहते हैं। डेटा सेट क्या है? आपके डेटा का मेटा डेटा, यानी कि स्ट्रक्चर, स्कीमा। लिंक सर्विस क्या है? उस डेटा का जिसकी हम बात कर रहे हैं डेटा सेट में, उसको कनेक्ट करने के लिए जो कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए वो आपका लिंक सर्विस में है। इंटीग्रेशन रन टाइम, यानी कि जो पाइपलाइंस एक्टिविटीज़ वगैरह रन होंगी, कनेक्शन वगैरह बनेगा, वो कौन से एनवायरनमेंट में रन होगा, वो इंटीग्रेशन रन टाइम वो है। इसके दो टाइप्स हैं, एज्योर बेस्ड वाला जो ऑटो रिजॉल्व वाला है, या फिर आप खुद का अपना एज्योर में कोई वीएम बना सकते हो, या फिर आपको एज्योर कुछ नहीं चाहिए, आप अपना खुद का फिजिकल सर्वर यूज़ करना चाहते हो ऑन प्रेमाइस वाला, तो यू कैन यूज़ सेल्फ होस्टेड ऑन प्रेमाइस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। इसके अलावा आपके पास एक और चीज़ होता है डेटा फ्लोज, बट वो हम इस वीडियो में कवर नहीं करने वाले, क्योंकि डेटा फ्लो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, उसको हम एक सेपरेट इन डेप्थ वीडियो में अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो आज के लिए हमने समझ लिया कि व्हाट इज़ pipelines, what is activities, what is data set, link services and integration runtime. I hope आपको समझ में आया होगा. If you have any doubts or queries, you can put it in the description. We will definitely help you out. And if you want to know more about these things, और आपको और ज़्यादा in depth में पढ़ना है, और ज़्यादा details में पढ़ना है about data, so you can visit our website www.consoleflare.com, जहाँ पे हम डिटेल में इंडस्ट्री एक्सपर्ट से आपको लाइव ट्रेनिंग क्लासेस प्रोवाइड करते हैं इन डेटा। सो हमारे पास 2 कोर्सेज हैं, लेट मी जस्ट शो यू। soleflare.com,
and we provide in-depth data science courses and you can switch a career. अगर आप मान लीजिए कम्प्लीटली न्यू हो डेटा साइंस के फील्ड में, आपको एकदम नया फ्रेश करियर भी स्टार्ट करना है या फिर आपको आपकी स्किल्स इंप्रूव करने हैं, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स हम बेसिक से कवर करते हैं. सो इन दिस वी हैव अ इन डेप्थ कोर्स मास्टर्स इन डेटा साइंस विद पावर BI, जहाँ पे आपको एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, आपको फ्रॉम पाइथन प्रोग्रामिंग, डेटा एनालिटिक्स एंड SQL, डेटा विजुअलाइजेशन, पाइस्पार्क, डेटा ब्रेक्स, पाइथन के साथ आपका डेटा एक्सप्लोरेशन यूजिंग मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, प्लॉटली, है ना, machine learning, ETLs with ADF, and reporting with Power BI. All of these things are covered. And currently we are running a sale, so please reach out if you are interested. Otherwise, stay subscribe our channel for more updates. Okay, so welcome back to another video for Azure Data Factory. तो आज हम मेनली बात करने वाले हैं कॉपी एक्टिविटी के बारे में. तो लास्ट क्लास तक हमने देख लिया था कि जितने भी फंडामेंटल्स थे एजोर डेटा फैक्ट्री के वो क्या क्या थे, एंड देन हमने थोड़ा बहुत समझने का कोशिश किया कि ओवरऑल डेटा फैक्ट्री होता क्या है. आज हम थोड़ा प्रैक्टिकल सेशंस स्टार्ट करेंगे आज से हम. सो वी विल ट्राई टू स्टडी ईच एक्टिविटी वन बाय वन. सो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक एक्टिविटी विच इज़ कॉपी एक्टिविटी. So for that, chalo, let's dive in. Let's not discuss any theoretical topics today. Let's keep it fully practical. So अभी सबसे पहले जो लास्ट क्लास तक हमने देखा कि लास्ट लेक्चर में हमने रिसोर्स ग्रुप्स बनाया था और रिसोर्स ग्रुप के अंदर हमने हमारा ADF के जितने भी रिसोर्सेज थे वो हमने एक पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप में बनाया था. जैसे कंसोल फॉर ADF वीडियो मैंने बनाया. सो इफ़ यू सी हेयर आई हैव अ फ्यू ऑफ द रिसोर्सेज. तो हमारे पास एक ADF भी है और मैंने कुछ स्टोरेज अकाउंट्स भी बनाए हुए हैं. ठीक है. सो लेट्स ओपन आर ADF. तो जैसे ADF ओपन करेंगे, लॉन्च स्टूडियो, एंड वी विल गो टू आर एज़्योर डेटा फैक्ट्री स्टूडियो, एंड देन सो मैं पहले आपको एक सिनेरियो एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि आज हम कॉपी एक्टिविटी के थ्रू करने क्या वाले हैं. ओके. सो हमारे पास वी विल हैव आर स्टोरेज अकाउंट. तो हमारे पास एक स्टोरेज अकाउंट होगा ADF हमारे एज़्योर एनवायरनमेंट में. सो वी विल बी हैविंग अ स्टोरेज अकाउंट. ठीक है. तो स्टोरेज अकाउंट हमारे पास एक है. स्टोरेज अकाउंट आप समझ सकते हो जैसे कि आपके पास गूगल ड्राइव होता है, एक ऑनलाइन स्टोरेज है. वैसे ही एज़्योर में अगर आपको कुछ फाइल्स वगैरह स्टोर करनी है तो उसके लिए हम स्टोरेज अकाउंट्स का यूज़ करते हैं. ठीक है. तो मैं आपको दिखाऊंगा कि स्टोरेज अकाउंट कैसे बनाना है एंड देन कैसे यूज़ करना है. तो बेसिकली अभी हम क्या करने वाले हैं कि विद इन दैट स्टोरेज अकाउंट हमारे पास कुछ कंटेनर्स होंगे. ठीक है. मान लो ये कंटेनर 1 है. लेट्स कॉल इट C1. एंड देन इस कंटेनर 1 से हमें क्या करना है, एक दूसरे किसी कंटेनर में C2 में हमें फ़ाइल को मूव करना है. लेट्स कॉल इट C2. ठीक है. तो इसमें हमारे पास कुछ फाइल्स हैं. लेट्स कॉल इट फाइल 1.csv. हमें यहाँ से फ़ाइल को कॉपी करना है और कॉपी करके यहाँ पे लेके जाना है. बट अब यहाँ पे कॉपी करते वक्त इसको हमें कन्वर्ट भी करना है. तो लेट्स कॉल इट कि फाइल 1.parquet. तो पार्केट फॉर्मेट में हमें इस फाइल को मूव करना है. सो हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट. ठीक है. अब ये चीज़ हम करने के लिए मैनुअली भी कर सकते हैं. देयर आर अदर वेज, बट अगर ADF के थ्रू करना होगा तो कैसे करेंगे. सो लेट्स ट्राई टू सी दैट. ओके. तो लेट्स गिव अ वेरी सिंपल सिनेरियो. अब मैं एक सैम्पल फाइल यूज़ करूँगा उसके लिए, और वो सैम्पल फाइल आप गूगल से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो. यू कैन टेक एनी CSV फाइल, एनी अदर फाइल, राइट. सो आई विल जस्ट गो एंड create a simple CSV file for now because I don't want to complicate the process. So let's use ChatGPT for that. Okay. So I will use ChatGPT to create a sample CSV file. ChatGPT and okay. So let's give a prompt. Create a simple CSV file data with at least 10 to 20 rows. Okay. Okay, it's giving me a Python code which I don't want. I can directly create the CSV content. Let's see what it's doing. Okay, so it's giving me this. Let's reprompt it. Give me the
CSV content directly instead of Python code. Okay, let's see what it does. Okay, so here's the CSV content. So हमें ये बस कॉपी करना है. ओके, सो मैं ये पूरा चीज़ कॉपी करूँगा. कॉपी करके एक सिंपल CSV फाइल क्रिएट करूँगा. ओके, सो लेट्स डू दैट. और मैं ये डेस्कटॉप पे रख देता हूँ फॉर नाउ. शिफ्ट. Okay, so let's create a new file here. It's open with VS Code. The new file. Yes, I trust. New file will be, let's say, users.csv. Okay, and then users.csv में हम हमारा कोड पेस्ट कर देंगे. Okay, so this is our users.csv. मैंने फाइल बना दी, इसको सेव कर लेते हैं. So this is our users.csv. If we check our desktop, so you can see this is our users.csv here, this one. ठीक है, अब इसी फाइल को हमें क्लाउड में ले जाना है और वहाँ पे अपने कंटेनर में प्लेस करना है ताकि हम अपना ADF का एक्टिविटी का प्रोसेस कंप्लीट कर सकें. तो सबसे पहले लेट्स गो टू आवर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर होम. ओके, तो यहाँ पे लेट्स गो बैक टू रिसोर्स ग्रुप्स अगेन एंड देन ADF यूट्यूब. दिस इज़ आवर रिसोर्स ग्रुप. इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर हमारे पास एक ऑलरेडी ADF है एंड देन 2 स्टोरेज अकाउंट भी है. सो मैं इस वाले स्टोरेज अकाउंट में इसको रखूँगा. So in this storage account, we will have containers on the left. Click on containers, and then यहाँ पे अभी कोई container है नहीं, so I will create a container. So let's call it container 1. Let's call it source. Okay, source. तो container का नाम मैंने रखा है source, and then we will click on create. So this is a container, and then we will create another container जिसमें हमें move करना है basically file को. Let's just for demonstration. तो उसका नाम रखता हूँ लेट्स से टारगेट. ओके, सो इन रियल प्रोजेक्ट्स दिस वुड नॉट बी अ सिनेरियो बिकॉज सेम स्टोरेज अकाउंट में विल नॉर्मली वी डोंट मूव इट. हम लोग अलग अलग सोर्सेज में मूव करते हैं. सो फॉर नाउ आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू हाउ वी कैन डू इट इन द सेम स्टोरेज अकाउंट. तो अब ये कंटेनर हमारा बन गया है. अब कंटेनर के अंदर हमारे पास फाइल्स एंड फोल्डर्स हो सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अभी फाइल को मैं अपलोड कर देता हूँ अपना. And then we will go to our file. This is our users.csv. Copy it, drag it here, and then upload. Okay, so this will upload our users.csv. Now in here, अब ये जो फाइल आया है हमें यहीं से कॉपी करना है. कॉपी करके यहाँ टारगेट वाले कंटेनर के अंदर प्लेस करना है, लेकिन पार्केट फॉर्मेट में. ओके, और ये हम ADF के थ्रू करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? And before we jump into ADF, let me show you how you can create this storage account, how you based on your requirement. So उसके लिए let's go to home, go click on create resource, then search for storage account, and then in here storage account you will have a list like this. So select this one, Microsoft storage account, and then यहाँ पे अपना सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करो and then select your resource group जिसके अंदर आपको create करना है, and then give a storage account name. So let's the storage account का जो नाम होगा उसमें आप कोई space या special characters वगैरह use नहीं कर पाओगे. you'll have to keep it small characters and in a running way. So let's say मैं अपना बनाना चाहता हूँ storage account like my storage account like this. ठीक है, so इस तरह से लिखूँगा. if I put a space somewhere it will give me error. okay, and then if I the storage account name my storage account is already taken. so this ये जो my storage account आपका नाम है ये एकदम यूनिक होना चाहिए. ऐसा नहीं कि किसी और ने ऑलरेडी ले रखा है. तो पूरे एज्योर में सिर्फ आपका अकाउंट ही नहीं और भी अकाउंट्स होंगे. तो ये स्टोरेज अकाउंट काइंड ऑफ एक यूनिक नेम होता है जो पूरे एज्योर में आपका यूनिक होना चाहिए. सो normally like you can add some prefix and suffix to make it unique. So I'm just gonna add console thread for this. Okay, so let's call it console player, and it's a storage account, so I'm just gonna end it with SA. ठीक है, console player SA. Now अब ये मैंने नाम रखा है, and then यहाँ पे आप region select कर सकते हो. It's up to you, whichever is your nearest zone. And then primary इस service में
you can select Azure Storage Blob Storage or Data Lake Storage Gen 2 because this is the most latest one. And Baki mein these are Azure files means like you can only create Azure files and other tables and queries. So the most common form of storage account that you will see in Azure is Azure Blob Storage or ADLS Gen 2. Okay, we call it, हम इसको short में ADLS Gen 2 भी बोलते हैं. Select this and keep the performance as standard because हमें कुछ high level performance का कुछ करना नहीं है. So we will keep it as standard. Geo redundancy, keep it however you want. Like you can keep local redundancy, geo redundant, I can keep it however you want. So I'm gonna keep it local redundant for now. Then click on next and keep all these systems, like all the settings as default. Click next and enable public access from all networks and all these things. Yes, हम जैसा default है वैसे ही रखेंगे. Click on next again, next. These will also remain like this. Blob and files also, okay, we will keep it like this only. Then next, and then we will come to review and then create. So मैं भी create कर नहीं रहा हूँ because मेरे पास already storage account बना हुआ है. So once you click on create, ये आपका storage account बना देगा and उस storage account में जाके you can create your containers and stuff. Okay, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले किया. ओके, सो हमारा स्टोरेज अकाउंट रेडी है. अब हम अपने ADF में उसको सेटअप करेंगे. ठीक है, तो ADF में यहाँ पे वी विल गो टू ऑथर एंड यहाँ पे जाके अभी देखोगे ब्लैंक ADF है. हमने लास्ट क्लास तक देख लिया था कि कैसे ADF क्रिएट करते हैं. सो अभी हमारे पास एक ब्लैंक ADF है. यहाँ पे हमें फाइल्स को मूव करने के लिए ज़रूरत होता है पाइपलाइंस का. ठीक है, सो हम यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू पाइपलाइन बनाएंगे. ठीक है, सो लेट्स, इसका नाम है पाइपलाइन 1. यू कैन कीप इट, यू कैन नेम इट एनीथिंग यू वांट. एंड देन यहाँ पे पाइपलाइन के अंदर हमारे पास एक्टिविटीज़ होंगे. तो फाइल को कॉपी करने के लिए या कोई भी डेटा कॉपी करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉपी एक्टिविटी. ठीक है, सो इफ़ यू जस्ट सर्च फॉर कॉपी, या दिस कॉपी डेटा एक्टिविटी इज़ व्हाट वी वांट. ठीक है, तो ये कॉपी डेटा एक्टिविटी है जिसको यूज़ करेंगे. इसमें सेटिंग्स में हमें सोर्स का एक ऑप्शन मिलता है और एक सिंक का ऑप्शन मिलता है. तो बेसिकली ये बोलेगा कि सोर्स से कॉपी करके सिंक में पेस्ट करना है डेटा ऐसे. ठीक है, बट सोर्स और सिंक में दोनों में हमें प्रोवाइड करना है एक डेटा सेट. जो अब डेटा सेट है, अब ये डेटा सेट हमें बनाना पड़ेगा. तो अभी लास्ट क्लास तक हमने देखा था डेटा सेट्स क्या होता है. डेटा सेट्स आर मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट योर फाइल और टेबल और वट एवर यू हैव. तो वो डेटा सेट हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा और डेटा सेट विल यूज़ योर कनेक्शन स्ट्रिंग का इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन लिंक सर्विस. ठीक है, तो हमें लिंक सर्विस बनाना पड़ेगा. सो लेट्स डू इट वन बाय वन. सो लेट्स गो टू आवर मैनेज हेयर एंड देन सबसे पहले हम लिंक सर्विस बनाएंगे ताकि हमारा ADF जो है हमारे स्टोरेज अकाउंट को कनेक्ट कर सके. सो वी विल क्लिक ऑन क्रिएट लिंक सर्विस एंड देन यहाँ पे वी विल सर्च फॉर डेटा लेक. इवन यू कैन ऑल्सो सर्च फॉर ब्लॉब स्टोरेज, एजोर ब्लॉब स्टोरेज. क्लिक ऑन दिस. और लेकिन हमारा अब ये एजोर ब्लॉब स्टोरेज जो है हमने ADLS Gen 2 और ब्लॉब स्टोरेज स्लैश करके चूज़ किया था. तो यू कैन ऑल्सो सर्च फॉर समथिंग कॉल एज एजोर डेटा लेक Gen 2, एजोर डेटा लेक. Yeah, Azure Data Lake Storage Gen 2. Both will work for our case. I'm gonna select Azure Data Lake Gen 2. Click continue, and then you can come here, and then यहाँ पे you can select the way of connecting. You can select account key, and then you can select the subscription. तो मेरे पास subscription मैंने select कर लिया. Storage account का नाम select कर लो. I'm going to select my storage account, CF YouTube ADF. एंड देन यहाँ पे क्लिक ऑन टेस्ट कनेक्शन. सो टेस्ट कनेक्शन करना ज़रूरी है. सो दिस विल बेसिकली चेक कि हम कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं. उस वक्त कनेक्शन फेल, लेट्स सी, कॉन्फ्लिक्ट अकाउंट फीचर्स. ओके, तो हमने एक्चुअली जो ये स्टोरेज अकाउंट बनाया है इसको ADLS Gen 2 में कन्वर्ट करने के लिए देर इज़ अ सेटिंग दैट वी नीड टू एनेबल ताकि ये Gen 2 में कन्वर्ट हो. बाई डिफ़ॉल्ट इट इज़ गोइंग टू बी अ ब्लॉब स्टोरेज सर्विस. सो उसके लिए इट्स बेसिकली सेइंग कि यहाँ पे द एंड पॉइंट सपोर्ट डज नॉट सपोर्ट ब्लॉब स्टोरेज इवेंट्स और सॉफ्ट डिलीट. प्लीज़ डिसेबल these account features if you would like to use this endpoint as a Gen 2 endpoint. So you can go ahead and you can just search for convert blob storage to Data Lake Gen 2. Okay, so upgrade your Azure Blob Storage with Azure Data Lake Storage capabilities. So you can come down
So you will see what are the features. Basically, the following features are supported for data lake storage accounts, but are not supported by the upgrade process. So these are the steps that you need to perform. So basically, blob snapshot, encryption scope, simulate storage, soft delete for blobs, soft delete for containers. These settings you need to basically disable it. ठीक है, तो अब ये सेटिंग्स आप डिसेबल करने का आप यहाँ पे जो है प्रोसेस देख सकते हो पोर्टल पे जाके. यू कैन सेलेक्ट डेटा लाइक जेन टू माइग्रेशन, यू कैन क्लिक ऑन द अकाउंट and then one by one you can follow the steps here. Okay, now let's go back here and then you will see an option somewhere. Let's see, yeah, data lake gen 2 upgrade. So if you click on this, यहाँ पे पूरा स्टेप्स दिया हुआ है. स्टेप 1 क्या करना है, स्टेप 2 क्या करना है, एंड देन स्टेप 3 क्या करना है. तो मैंने आपको ये प्रोसेस इसलिए बताया क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी में काम करोगे, मोस्ट केसेस में जो प्रोडक्शन रेडी सर्विसेज होते हैं वहाँ पे हम लोग नॉर्मली डेटा लाइक जेन 2 का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ नॉर्मल ब्लॉब स्टोरेज. ठीक है, तो अभी फ़िलहाल क्योंकि हम लोग नॉर्मल CSV फाइल के साथ हैंडल कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा हमें हाई मतलब जेन 2 का फीचर्स का ज़रूरत नहीं है. तो हम नॉर्मल ब्लॉब स्टोरेज की मदद से भी अगर काम करेंगे तो हमारा हो जाएगा. बट मैंने आपको दिखा दिया कि अगर आप नॉर्मली कोई स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो नॉर्मल ब्लॉब स्टोरेज वाले वर्जन में रहता है. डेटा लाइक जेन 1 भी हम कहते हैं उसको. बट अगर उसको आपको डेटा लाइक जेन 2 में अपग्रेड करना है जो थोड़ा हायर वर्जन है तो आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हो. ओके, सो फॉर नाउ आई एम जस्ट गोना लीव इट and we will change our connection here. So instead of data like gen 2 we will select blob storage. ठीक है, so जब blob storage आप select करोगे it will work directly and then you can select a subscription, CF YouTube ADF and then test connection. So now it's working. ठीक है, क्योंकि वो टाइप का कॉन्फ्लिक्ट था. अब अगर आपको gen 2 यूज़ करना है आप कन्वर्ट करके आप gen 2 का यूज़ करना कनेक्शन लिंक सर्विस टाइप. मैं ब्लॉब स्टोरेज का कर रहा हूँ बिकॉज मैंने कन्वर्ट या अपग्रेड नहीं किया है. नाउ अब यहाँ पे यू कैन क्लिक ऑन क्रिएट. सो द मोमेंट यू क्रिएट दिस इट विल क्रिएट अ लिंक सर्विस हेयर. तो ये एज्योर ब्लॉब स्टोरेज 1 नाम से लिंक सर्विस बन गया है. यू कैन बट अगर आपको कुछ और नाम रखना था यू कैन गिव इट सम अदर नेम. तो उसके लिए आपको डिलीट करना पड़ेगा. यू कैन नॉट रीनेम अ लिंक सर्विस, आपको डिलीट करके फिर रिक्रिएट करना पड़ेगा. ठीक है, फॉर नाउ आई एम जस्ट गोना लीव इट लाइक दिस एंड देन वी विल गो बैक टू आवर ऑथर एंड देन यहाँ पे हम एक डेटा सेट बनाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे क्या पास करना है सोर्स में डेटा सेट. सो वी गो टू डेटा सेट, क्लिक ऑन न्यू डेटा सेट एंड देन यहाँ पे भी सेम आपको टाइप सेलेक्ट करना है कि कहाँ से स्टोरेज कौन से स्टोरेज से आ रहा है. ब्लॉब स्टोरेज, कंटिन्यू. अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि फाइल का टाइप क्या है क्योंकि आप मेटा डेटा डिफाइन कर रहे हो कि ब्लॉब स्टोरेज में एक फ़ाइल है तो फाइल का टाइप पूछेगा तो वो सारी चीज़ें हम बताने पड़ेंगे. तो हमारा फाइल का टाइप है लेट्स से CSV. तो मैंने बोला कंटिन्यू एंड उस डेटा सेट का कुछ नाम रख सकते हो. ठीक है, फॉर नाउ आई एम जस्ट गोना नेम इट लाइक यूजर्स डॉट CSV और यूजर्स अंडरस्कोर CSV. ओके, यू कैन नॉट कीप, आप डॉट वगैरह सिंबल नहीं यूज़ नहीं कर सकते. तो यूजर्स अंडरस्कोर CSV बिकॉज ये डेटा सेट है तो मैं स्टार्टिंग में DS प्रीफिक्स रख देता हूँ जस्ट फॉर अ नेमिंग कन्वेंशन प्रोसेस. एंड देन लिंक सर्विस सेलेक्ट करेंगे ताकि हम बता सकें कि हम किस लिंक सर्विस के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं. ठीक है, कौन से स्टोरेज अकाउंट से कनेक्ट करना चाहते हैं. फाइल पाथ, कंटेनर, ये सब आप ब्लैंक रख दीजिए अभी. फर्स्ट रो ये सब आप रहने दीजिए एंड देन क्लिक ऑन ओके. नाउ दिस इज़ योर डेटा सेट. ठीक है, अब इस डेटा सेट के अंदर आपका फाइल का कंटेनर का नाम, डायरेक्टरी, फोल्डर ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा. अब ये मेंशन करने के लिए यू कैन इधर टाइप इट और यू कैन क्लिक ऑन ब्राउज एंड देन आप यहाँ पे कंटेनर्स देख सकते हो. तो हमारा सोर्स कंटेनर है. सोर्स कंटेनर के अंदर विल हैव यूजर्स डॉट CSV, क्लिक ऑन ओके. तो अब ये हम यहाँ पे प्रीव्यू डेटा अगर करेंगे तो यू कैन सी कि ये प्रीव्यू कर लेगा डेटा को. तो हमारे पास कॉलम्स भी आ रहे हैं, ID, नेम, ये सब. एंड देन यहाँ पे हमें एक ऑप्शन किया था फर्स्ट रो एज हेडर क्योंकि हमारा फर्स्ट रो जो है वो हेडर था उसमें ये कॉलम नेम्स. ठीक है, बट अगर फर्स्ट रो में हेडर्स नहीं है तो यू कैन अनचेक दिस एंड क्लिक ऑन प्रीव्यू. तब वो कॉलम नेम्स में नहीं जाएगा, अपने आप prop 0, prop 1, prop 2 ऐसे आएगा. ठीक है, बट क्योंकि हमारा फर्स्ट रो में हेडर्स है सो वी विल यूज़ दिस फर्स्ट रोज हेडर. ठीक है, एंड यू कैन डिफाइन अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका CSV में कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ नहीं है, लेट्स से इट्स सेमी कोलन सेपरेटेड या कोलन सेपरेटेड, तो यहाँ से आप कॉलम का डेलीमीटर वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हो. तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इट्स कॉमा बट यू कैन चूज अ डिफरेंट सेपरेटर एंड रेस्ट ऑफ थिंग्स मोस्टली फॉर CSV विल रिमेन लाइक दिस. एंड यहाँ पे आप ये हमारा सोर्स वाला डेटा सेट बन गया है. ठीक है, तो अब यहाँ पे सोर्स डेटा सेट को हम यहाँ पे जाके मेंशन कर लेते हैं. ओके, सो लेट्स
go here data set, so ds users csv, this is our source. जैसे ही सिलेक्ट किया तो अब ये सोर्स को उसको पता चलेगा कि अच्छा यहाँ से ये वाली फाइल लेके आने, क्योंकि पूरे फाइल की इन्फॉर्मेशन इस डेटा सेट में प्रेजेंट है। तो हमने बोला फाइल का टाइप जो है वो फाइल पाथ इन डेटा सेट, यानी कि डेटा सेट में जो डिफाइंड है आप वो यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। एंड देन यू कैन लाइक आपको कैसे कॉपी करना है, रिकर्सिव कॉपी करना है कि मतलब अगर मल्टीपल फाइल्स है उस नाम से, या एक फोल्डर के अंदर फाइल्स हैं, तो वैसे भी आप मेंशन करके आप कॉपी कर सकते हो। एंड दीज आर बेसिकली द एडिशनल सेटिंग्स। एंड देन सिंक में यू कैन मेंशन कि आपको कहाँ पे आपको डेटा को पेस्ट करना है, तो उसके लिए भी आपको एक डेटा सेट मेंशन करना है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने स्टोरेज अकाउंट में से गो टू डेटा स्टोरेज कंटेनर्स, तो यहाँ पे सोर्स में हमें CSV को उठाना है, और उठा के हमें क्या करना है, टारगेट में जाके हमें एक पार्केट फॉर्मेट में फ़ाइल को पेस्ट करना है, ठीक है, एक दूसरे कंटेनर में। तो यहाँ पे सिंक में कोई पार्केट टाइप का डेटा सेट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये CSV के लिए डेटा सेट बनाया, तो यहाँ पे एक नया डेटा सेट बनाना पड़ेगा क्योंकि फ़ाइल का टाइप अलग है। तो यहाँ पे हम पहले कनेक्शन के लिए सिलेक्ट करेंगे ब्लॉब स्टोरेज, एंड देन टाइप, फाइल टाइप इज़ पार्केट, तो पार्केट सिलेक्ट किया, कंटिन्यू। इसका नाम रख लेते हैं से डेटा सेट अंडरस्कोर यूजर्स अंडरस्कोर पार्केट, लेट्स से। ओके, ds users parquet, and then link service will be same because वो same storage account में है, and rest of the things will like this, click OK, and then यहाँ पे अभी browse करके you can select कि कहाँ पेस्ट करना है। तो target के अंदर अभी यहाँ पे हम किसी एक फाइल में पेस्ट करने वाले हैं, बट वो फाइल अभी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो फॉर नाउ जस्ट वी विल मेंशन कि कंटेनर का नाम क्या है, टारगेट। कंटेनर के अंदर कौन से फोल्डर में रखना है, तो फोल्डर नहीं, डायरेक्ट हमें डायरेक्ट कंटेनर के अंदर एक फ़ाइल चाहिए। तो हम यहाँ पे हम लिख देंगे फाइल का नाम। तो मैंने बोला कि सपोज यूजर्स डॉट पार्केट नाम से रखना है हमें, तो मैंने फाइल का नाम रख दिया। बट अगर सपोज आपको किसी फोल्डर के अंदर जाके रखना है तो यू कैन मेंशन द फोल्डर का नाम ऑल्सो, एंड देन रेस्ट ऑफ थिंग्स विल रिमेन लाइक दिस। अब यहाँ पे आप जाके पाइपलाइन 1 में जाके सिंक में यहाँ पे अपना पार्केट वाला डेटा सेट सेलेक्ट कर लोगे। सो नाउ दिस कॉपी एक्टिविटी नोज कि कहाँ से कॉपी करना है और कहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। एंड देन रेस्ट ऑफ थिंग्स ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं। एंड देन अब ये जो चेंजेस करें इसको हम पब्लिश कर लेंगे ताकि ये सेव हो जाए, तो पब्लिश ऑल, ठीक है। अभी आपकी डेटा फैक्ट्री में काइंड ऑफ सेव हो गया है। तो अब नेक्स्ट टाइम भी अगर आप ये क्लोज करके अब दोबारा डेटा फैक्ट्री ओपन करोगे तो ये पाइपलाइंस और डेटा सेट्स रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। नाउ फॉर नाउ अभी हमारा पाइपलाइन क्रिएट हो चुका है और ये चेंजेस भी पब्लिश हो गए हैं। अब हम इसको रन कर सकते हैं। इस कॉपी डेटा एक्टिविटी का नाम भी आप रीनेम कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ कॉपी डेटा वी कैन से कि कॉपी यूजर्स फाइल, ठीक है, और कॉपी यूजर्स फाइल CSV to पार्केट लाइक दिस। तो मैंने कुछ एक नाम दिया है इसको। अब ये यहाँ पे मैपिंग का भी एक ऑप्शन है, बट ये मैपिंग आपको तब डिफाइन करना है कि आप जब आपको पता है कि एग्जैक्टली आपका कॉलम का मैपिंग क्या है। सो इन क्लिक ऑन इंपोर्ट स्कीमास, तो जब आप इंपोर्ट स्कीमा करोगे सोर्स और डेस्टिनेशन का कॉलम का मैपिंग आएगा। सो इफ आई क्लिक ऑन इंपोर्ट स्कीमास इट विल ट्राई टू इंपोर्ट द मैपिंग। तो आपका सोर्स से कॉलम नेम वगैरह आ गया, डेटा टाइप वगैरह उसने आइडेंटिफाई किया, एंड देन उसका मैपिंग यहाँ पे मेंशन किया कि डेस्टिनेशन में किस फॉर्मेट में रखना है। लेट्स से कि आपको पता है कि आईडी जो है आपका इंटीजर फॉर्मेट में है, तो आप यहाँ से इसको इंटीजर सेट कर सकते हो। तो INT32 INT64 दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। सो मोस्ट केस में INT32 या 64 यू विल यूज़। एंड देन यहाँ पे एज क्या है, न्यूमेरिक है क्या है, आप सेट करके आप मेंशन कर सकते हो। तो डेस्टिनेशन में जाके भी वो उसी टाइप में आपका पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे कॉलम नेम भी अब सपोज आपको CSV फाइल में आपका ID नाम से है, बट पार्केट फाइल में आपको कॉलम नेम चेंज करना है। आपको लेट्स यू वांट टू कॉल इट एट यूज़र ID, तो कॉलम नेम का रीनेम भी आप कर सकते हो यहीं पे। तो यहाँ आप दूसरा नाम दे दो, यूज़र अंडरस्कोर ID लाइक दिस, ठीक है। तो आपका ये नाम जो डेस्टिनेशन में है वो नाम कॉलम का नाम जो है रीनेम हो जाएगा, ठीक है। बट फॉर नाउ मेरे को ये सब कुछ नहीं करना है, जस्ट वांट टू प्लेनली डू द कॉपी, और मैपिंग वगैरह मुझे कुछ डिफाइन नहीं करना है। आई एम जस्ट गोना डिलीट ऑल द मैपिंग्स हियर, ताकि उसको यहाँ पे क्लियर पे भी कर सकते थे। देन सेटिंग्स में यहाँ पे कुछ एडिशनल सेटिंग्स हैं, तो ये हम बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए हम लोग कॉपी करना चाहते हैं। सो यहाँ पे विल जस्ट टू कॉपी दिस वी विल जस्ट क्लिक ऑन डिबग, ठीक है। तो डिबग करके आप यहीं पे रन कर सकते हो पाइपलाइन को, एंड देन यू विल सी कॉपी यूजर्स फाइल CSV to पार्केट रन हो रहा है। ये पूरा पाइपलाइन रन हो रहा है जिसमें अभी एक एक्टिविटी है जो एग्जीक्यूट हो रही है।
ओके, सो ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है. नाउ इफ वी गो टू आवर डेटा सेट, आई मीन स्टोरेज अकाउंट, सो लेट्स गो टू स्टोरेज अकाउंट. टारगेट वाला अगर हम ओपन करते हैं, तो यहाँ पे यूजर्स डॉट पार्केट नाम से एक फ़ाइल होगा. ठीक है, अभी इस पार्केट फाइल के अंदर हमारा वही सेम डेटा है जो CSV में रखा हुआ था. सो हमने सक्सेसफुली क्या किया है, एक स्टोरेज अकाउंट में एक कंटेनर था सोर्स नाम से, वहाँ से CSV फाइल को रीड करके कॉपी करके हमने एक दूसरे कंटेनर में पार्केट फॉर्मेट में पेस्ट कर दिया. तो डेटा को कॉपी इस तरह से किया जाएगा. अब यही सेम कॉपी एक्टिविटी का यूज़ आप कर सकते हो अगर आपका डेस्टिनेशन सपोज कोई डेटाबेस है, या फिर मान लो कि आप सोर्स में आप CSV फाइल है उसमें से रीड करके किसी डेटाबेस में Azure SQL में या MySQL में कोई भी डेटाबेस है उसमें आपको पेस्ट करना है किसी टेबल के अंदर डेटा. तो आप सिंक में एक ऐसा डेटा सेट सिलेक्ट करोगे जो Azure SQL का होगा या SQL सर्वर का होगा. तो यहाँ पे आप नया डेटा सेट, न्यू डेटा सेट बनाएंगे. देन यू विल सर्च फॉर SQL. तो SQL के बहुत सारे डेटा सेट्स आप बना सकते हो. उसके लिए आपको लिंक सर्विस भी बनाना पड़ेगा. तो वो करके आप डेटा सेट मैंशन कीजिए, तो आपका सोर्स और सिंक में जो भी डेटा सेट होगा उसके अकॉर्डिंग वो डेटा को कॉपी करेगा. ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स आवर बेसिक्स ऑफ द कॉपी एक्टिविटी. नाउ लेट्स कम टू अ लिटिल मोर एडवांस थिंग्स. कि सपोज मान लो कि आपका CSV फाइल में कुछ एक रो करप्टेड है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉमा है, तो जिसकी मदद से क्या होगा कि ये वाला जो रो है ये काइंड ऑफ इनवैलिड रिकॉर्ड है, इसको हमें कॉपी नहीं करना चाहिए नॉर्मली, लेट्स से. तो लेट्स ट्राई टू डू दैट. लेट्स क्रिएट अ सिनेरियो जहाँ पे हमारा एक्टिविटी फेल होगा, राइट. सो सोर्स में गए users.csv. सो इन दिस इफ यू सी एडिट एंड देन यहाँ पे वी हैव ID, नेम एंड ऑल दोस थिंग्स. एक रो को हम मैं फेल करना चाहता हूँ, यहाँ पे इसमें एक एक्स्ट्रा कॉमा डाल दिया. ठीक है, या फिर लेट्स से लेट्स ऐड सम मोर कॉमास और कुछ भी इनवैलिड रिकॉर्ड है लेट्स से, एंड देन वी विल क्लिक ऑन सेव. ठीक है, जैसे ही मैंने इसको अभी सेव किया तो ये तो हमें CSV फाइल में डेटा है, बट अब मैं क्या चाहता हूँ, कॉपी करना चाहता हूँ उसको. सो लेट्स सी कि व्हाट विल हैपन. तो यहाँ पे इसको मैं जैसे एंड अगेन यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस किए थे, इसको पब्लिश कर लेते हैं. ओके, नाउ वी विल डिबग. क्लिक ऑन डिबग, इट विल रन. तो यहाँ पे ये पाइपलाइन फेल हो गया. इसमें एरर क्या आया, यूज़र कन्फिग्रेशन इशू एंड TSV फाइल फॉर्मेट टेक्स्ट समथिंग समथिंग, कुछ एक एरर आया रो नंबर 18 में. ठीक है, अब ये एरर आया. अब ये एरर एक रो में आया, एक रो में गड़बड़ था. अब मैं इसकी वजह से पूरा डेटा क्यों फेल करूँ. सपोज़ तुम्हें ऐसा करना है कि अगर कोई एक दो रो फेल हो रहा है या जो भी फेल हो रहा है, हम उसको मतलब कहीं पे नोट डाउन कर लेते हैं, एंड नोट डाउन करके बाकी डेटा कॉपी कर देते हैं काइंड ऑफ फॉल्ट टॉलरेंट वे में. तो उस केस में कॉपी डेटा एक्टिविटी में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, एंड देन यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन मिलेगा फॉल्ट टॉलरेंस का. तो यहाँ पे जाके वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस कि हमें जब कोई एरर आए तो क्या करना है. तो हमें क्या करना है, स्किप करना है. जब भी जो भी रो इनकम्पैटिबल होगा उसको स्किप करना है. तो स्किप इनकम्पैटिबल रोज पे सेलेक्ट करेंगे, एंड देन यहाँ पे एक एनेबल लॉगिंग का ऑप्शन है. तो हम क्या कर सकते हैं, उस फाइल जो भी रो फेल हुआ है उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हम कहीं पे लॉग करके सेव करके रख सकते हैं, नोट डाउन करके. तो यहाँ पे वी विल सेलेक्ट अ स्टोरेज कनेक्शन नेम. तो ये भी जो लॉगिंग होगी वो किसी एक फाइल में करेगा. तो यहाँ पे हम स्टोरेज कनेक्शन का स्टोरेज जो लिंक सर्विस है स्टोरेज अकाउंट का उसको सेलेक्ट करेंगे. एंड देन यहाँ पे लॉगिंग लेवल, किस तरह की लॉगिंग है, वार्निंग है, एरर है, तो किस वे में स्टोर करना है. लेट्स वांट सेव इट एज वार्निंग. एंड यहाँ पे रिलायबल रखना है, बेस्ट एफर्ट रखना है. तो नॉर्मली बेस्ट एफर्ट इज़ मोर फास्ट, बट रिलायबल में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी थोड़ी बहुत. तो यू कैन क्लिक ऑन दिस इन आई. तो यहाँ पे देख सकते, रिलायबल मोड विल फ्लश लॉग्स इमीडिएटली वंस द डेटा इज कॉपीड टू द डेस्टिनेशन. बेस्ट एफर्ट मोड विल फ्लश लॉग्स विथ बैच ऑफ रिकॉर्ड्स. ठीक है, तो मतलब बेस्ट एफर्ट में आपका जो है रो बाय रो मिलेगा, लेकिन लॉग मोड में क्या है, रिलायबल में क्या है, पूरा डेटा कॉपी हो जाएगा और पूरा एक बार में एरर बताएगा कि हाँ ये रोज फेल हो गए. बट बेस्ट एफर्ट में 2 रो 3 रो जितने ही फेल होंगे तो हर रो का अलग अलग आपको लॉगिंग मिलेगा. एंड यहाँ पे आप उस लॉग फाइल का पाथ मेंशन कर सकते हो. क्लिक ऑन ब्राउज, एंड देन यहाँ पे आप एक फ़ाइल का आपको पाथ मेंशन करना है. सो जो एरर आया था हमारे सोर्स फाइल में है, तो यहीं पे सपोज एक लेट्स क्रिएट अ फोल्डर कॉल्ड लॉग्स. ठीक है, तो लेट्स क्लोज दिस. तो सोर्स के अंदर लेट्स क्रिएट अ फोल्डर. लेट्स क्रिएट, ओके राइट नाउ यहाँ पे फोल्डर बनाने के लिए ऑप्शन तो नहीं है.
ओके, लेट्स डू इट बाय द ADF. तो ADF में अगर हम मेंशन कर देंगे तो विल बी एबल टू डू इट डायरेक्टली. सो यहाँ पे वी कैन मेंशन कि बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ से सिलेक्ट करना है. वी वांट टू कॉपी फ्रॉम सोर्स, राइट. सो क्लिक ऑन सोर्स, ओके, सोर्स, एंड देन उसके बाद स्लैश में वी वांट टू मेंशन अ लॉग्स फोल्डर, लॉग्स स्लैश एंड देन फाइल का नाम. तो इसमें बेसिकली हमें फ़ोल्डर का पाथ मेंशन करना है. तो मैंने बोला कि हमें फ़ोल्डर जो है वो सोर्स स्लैश लॉग्स इस तरह से मेंशन करना है. एंड देन यहाँ पे वी विल जस्ट क्लिक ओके, एंड देन यहाँ पे वी विल जस्ट रन दिस. ठीक है. तो अब क्या होगा, जो भी फेल्ड रिकॉर्ड होगा वो कहीं पे सेव हो जाएगा. ठीक है. अब इसको डिबग करते हैं. इस बार हमारा पाइपलाइन फेल नहीं होगा. वो 17 रोज़ को कॉपी करेगा, जो भी मिसिंग रो था. आई थिंक 20 रोज़ है तो 19 कॉपी करेगा, और एक रो में जो एरर है वो कहीं पे एक्स्ट्रा लॉक कर देगा. सो लेट्स रन दिस. ओके, पाइपलाइन रन सक्सेसफुल. अब यहाँ पे अगर सोर्स को रिफ्रेश करेंगे, वी विल हैव अ लॉग्स फोल्डर. लॉग्स के अंदर कॉपी एक्टिविटी लॉग्स नाम से फोल्डर बन गया है, और यहाँ पे कॉपी यूज़र्स फाइल जो हमारा जो एक्टिविटी का नाम था, कॉपी यूज़र्स फाइल CSV2 पार्केट, उसके नाम से फोल्डर है. और इसके अंदर हमारे पास ये रन आईडी है. तो जब भी हम रन करते हैं तो ये इस पाइपलाइन का रन आईडी आता है. तो उस रन आईडी के नाम से यहाँ पे फोल्डर बन गया. एंड यहाँ पे हमारे पास फाइल का एक रैंडम हैश आईडी है. ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो रन आईडी था वो एक्चुअली एक्टिविटी का रन आईडी है. सो इफ़ यू कम बैक हियर, दिस रन आईडी इज़ नॉट द पाइपलाइन रन आईडी बट एक्टिविटी रन आईडी. ठीक है. क्योंकि हर एक्टिविटी का कुछ न कुछ एक रन आईडी होता है. ठीक है. सो इफ़ यू सी, ये पाइपलाइन का रन आईडी है, एक्टिविटी का भी एक रन आईडी होता है. ठीक है. सो इफ़ यू सी द आउटपुट, कितना फाइल कॉपी हुआ, क्या हुआ, सब कुछ यहाँ पे आ रहा है. एंड देन लॉग फाइल का उसने पाथ यहाँ पे दिया हुआ है. कम डाउन हेयर समवेयर वी विल सी एक्टिविटी आईडी. इनपुट में नॉट दिस वन, that's a hidden property, so there are other ways to we can identify. Yeah, this one, activity run id. see, तो ये एक्टिविटी रन आईडी के नाम से फोल्डर बना था वहाँ पे ये. और इसके अंदर फिर हमारे पास एक रैंडम हैश फाइल है, मतलब हैश नेम से फाइल है, एक रैंडम यूनिक नेम है. उसके अंदर एक उसने टेक्स्ट फाइल में उसने लॉग किया है. तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करोगे, यू कैन, ओके, दिस इज only blobs can be edited in portal वगैरह वगैरह. okay, let's download this file and then view it because it's a normal text file. We can open it. So यहाँ पे you can see timestamp, level, operation and operation item and message. ठीक है. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिल गई है. तो उन्होंने बोला कि किस टाइम पे किया था हमने कॉपी ये और किस टाइप का एरर था. वार्निंग लेवल का था. टेबलर रो स्किप हमने किया. कौन सा रो स्किप किया? ये वाला. ये पूरी चीज़ उसने स्किप करी. 17 क्विंसी 27 इंडिया पॉलिसी, ये वाली वैल्यू तो थी. एरर फाउंड इन प्रोसेसिंग CSV TSV फॉर्मेट, ये उसका एरर था, जो भी एरर का मैसेज था. विथ रो नंबर 16 फाउंड मोर कॉलम्स देन एक्सपेक्टेड. ये पूरा डिटेल में उसने एरर बताया कि क्या है. मतलब जितना एक्सपेक्टेड कॉलम थे उससे ज़्यादा कॉलम्स मिल गए, क्योंकि हमने क्या किया था, एक्स्ट्रा कॉमा लगा दिया था यहाँ पे ऐसे, जिसकी वजह से उसको एक्स्ट्रा कॉलम्स के वैल्यूज़ मिल रहे थे. वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4 ऐसे करके. सो दैट वाज द डिटेल्ड एरर. तो अभी इसमें हमें क्या हुआ कि एक फॉल्ट टॉलरेंट वे में हमने डेटा को कॉपी किया, कि एक सोर्स से कॉपी किया, कुछ एक दो फाइल एक रो करप्ट है, हमने उसको इग्नोर करके बाकी जो सही वाला डेटा था वो मूव कर दिया, और जो एरर वाला रो था उसको हमने कहीं पे एक्स्ट्रा लॉक कर दिया. दिस इज़ हाउ यू विल नॉर्मली डू इन अ वेरी स्टैंडर्ड प्रोसेस. ठीक है. ओके, सो दैट कंप्लीट्स आवर कॉपी एक्टिविटी. सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. नेक्स्ट क्लास में वी विल लुक एट हाउ वी कैन मेक दिस एंटायर पाइपलाइन डायनेमिक, जहाँ पे आपको एक से ज़्यादा फाइल्स को अगर कॉपी करना हो, और आपको सपोज़ कोई एक लिस्ट ऑफ फाइल्स से आपको कॉपी करना है, आप अलग अलग कॉपी एक्टिविटी नहीं बनाना चाहते हो, आप एक फॉर लूप जैसा कुछ चला के मल्टीपल फाइल्स को एक ही एक्टिविटी से कॉपी करवाना चाहते हो. सो हाउ यू विल डू इट, सो लेट्स सी दैट. सो दैट्स इट फॉर टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. ओके, सो आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम डायनेमिकली फ़ाइल्स को कॉपी कर सकते हैं. तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से हम सिंगल एक फ़ाइल को कॉपी करना हो तो कैसे करेंगे, बट अभी अगर सपोज़ हमें मल्टीपल फाइल्स कॉपी करने हैं और हमें डायनेमिकली करना है तो कैसे करेंगे. सो उसके लिए सेम एग्जांपल हम लोग लेने वाले हैं इस बार. वी विल गो टू आवर सोर्स कंटेनर. हमारे पास सोर्स कंटेनर है और एक टारगेट कंटेनर है सेम स्टोरेज अकाउंट में.
सोर्स में हमारे पास दो CSV फाइल्स हैं, मैंने एक रैंडम CSV फाइल रखा है, दोनों का डेटा फॉर्मेट अलग है, दोनों में अलग अलग कॉलम्स हैं। हमें दोनों को कॉपी करना है, पाकेट फॉर्मेट में कॉपी करके हमें पेस्ट करना है दूसरे कंटेनर में, विच इज़ आर टारगेट कंटेनर। ठीक है, टारगेट में भी यूजर्स वाला फाइल है। लेट्स डिलीट दिस अगेन। तब ये खाली हो गया। अब यहाँ पे हमें ये प्रोसेस एक्टिविटी के थ्रू करना है, कॉपी डेटा एक्टिविटी के थ्रू। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज़, अभी जो हमारा ये कॉपी डेटा एक्टिविटी था, तो इसके जनरल में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास सोर्स में यूज़र्स वाला फाइल हमने मेंशन किया था और यहाँ पे फाइल पाथ इन डेटा सेट मेंशन किया हुआ है, राइट। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि इंस्टेड ऑफ फाइल पाथ इन डेटा सेट, फाइल पाथ अगर ओपन करोगे तो यहाँ पे यूजर्स डॉट CSV मेंशन कर रहा है स्पेसिफिकली, राइट। हमें इस फाइल को तो मूव नहीं करना, हमें इसके साथ एक और फाइल मूव करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मेक यूज़ ऑफ वाइल्ड कार्ड पाथ। तो वाइल्ड कार्ड पाथ ऑप्शन जब सेलेक्ट करोगे इधर में पाइपलाइन में कॉपी डेटा में, यू विल हैव ऑप्शन टू स्पेसिफाई एक वाइल्ड कार्ड पैरामीटर। तो यहाँ पे हम बेसिकली हमारे जो भी फाइल्स हैं सारी CSV फाइल्स हैं, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे star.csv। ठीक है, star.csv का मतलब एनी फाइल विथ .csv नेम। ठीक है, तो नाम में कहीं भी .csv हो, नाम अगर .csv से एंड हो रहा है कंटेनर के अंदर, यहाँ पे .csv के नाम से अगर एंड हो रहा है तो वी कैन यूज़ दैट, वी नीड टू कॉपी दैट। एंड देन सिंक साइड में हमारे पास ds यूजर्स तो पार्केट जो हमने बनाया था, इसके अंदर हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ था यूज़र्स डॉट पार्केट, इस तरह से हमने फाइल का नाम मेंशन किया हुआ था, राइट। तो जो कि एक स्पेसिफिक फाइल में जाके फाइल को कॉपी कर रहा था। बट अभी हमें क्या करना है, वी वांट टू कॉपी 2 डिफरेंट फाइल्स। तो हमें यहाँ पे डेस्टिनेशन वाला जो डेटा सेट है इसमें फ़ाइल का नाम मेंशन नहीं करना है, वी विल लेट ADF डिसाइड कि क्या फ़ाइल रखना है उसमें। तो ADF खुद डिसाइड करेगा फ़ाइल का नाम। तो इस केस में वो अपने आप जब सोर्स में से 2 अलग CSV कॉपी कर रहा है तो वो अपने आप डिफरेंट फॉर्मेट में डिफरेंट फाइल्स क्रिएट करेगा। अब बस तुम्हें ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जब हम सिंक साइड में जाएंगे तो सिंक साइड में यहाँ पे कॉपी बिहेवियर में यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। मर्ज फाइल्स मतलब कि दोनों फाइल को मर्ज करके एक फाइल बनाना है, तो हमें ऐसा तो नहीं करना। फ्लैटन हायरार्की ये सब कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, प्रिजर्व हायरार्की करना है। जैसा मतलब सोर्स में है 2 अलग फाइल्स हैं, यहाँ पे डेस्टिनेशन में भी वैसा ही चाहिए। तो यहाँ पे हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे प्रिजर्व हायरार्की, और यहाँ पे फाइल नेम नहीं देंगे कोई भी डेस्टिनेशन वाले डेटा सेट में। एंड इतना सेट करके हम क्या करेंगे, अपने कॉपी एक्टिविटी को रन करेंगे। चेंजेस हमने क्या किए, कॉपी एक्टिविटी का सेटिंग सोर्स में फाइल पाथ इन डेटा सेट की जगह वाइल्ड कार्ड पाथ सेट किया और यहाँ पे star.csv लिख दिया फाइल नेम में। सिंक में जो डेटा सेट था उसमें हमने कॉपी बिहेवियर प्रिजर्व हायरार्की और उस डेटा सेट के अंदर फाइल नेम हटा दिया, बस ये चेंज करना है। इतना करके जब हम रन करेंगे, डिबग करेंगे, तो ये क्या करेगा, फाइल को कॉपी करेगा, 2 अलग अलग फॉर्मेट में पेस्ट कर देगा। लेट्स सी, सो इट्स रनिंग, इट्स ट्राइंग टू कॉपी बोथ द फाइल्स। ओके, तो अभी ये हमारा कॉपी CSV फाइल टू पाकेट कंप्लीट हो गया है। अभी अगर हमारा कंटेनर्स हम चेक करते हैं, सोर्स में 2 फाइल्स थे। लेट्स गो बैक टू टारगेट। टारगेट के अंदर अभी हमारे पास 2 पाकेट फाइल होंगे, तो इसने 2 पाकेट फाइल में कॉपी कर दिया है क्योंकि हमने फाइल पाथ मेंशन नहीं किया था। तो ADF ने अपने आप जो सोर्स का नेमिंग था वही प्रिजर्व कर दिया। ठीक है, सो दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको ऐसे एक ही डायरेक्टरी में नहीं, आपको सपोज मल्टीपल फाइल पाथ्स हैं, आपको उनको कॉपी करना है अलग अलग फोल्डर से, एंड देन यू वांट टू मूव इट इनटू वन लोकेशन। तो वो कैसे करेंगे, तो उस केस में व्हाट वी विल डू इज़ वी विल मेक यूज़ ऑफ फॉर लूप या फॉर ईच लूप फॉर ईच एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे वी विल हैव अ फॉर ईच एक्टिविटी आइट्रेशन में, सो वी कैन यूज़ दिस फॉर ईच। और इस फॉर ईच के अंदर हम एक कॉपी एक्टिविटी डालेंगे और उसमें हम फाइल नेम्स को आइट्रेट करके हम मूव करेंगे। बट कैसे करेंगे, तो फॉर ईच में अगर देखोगे, फॉर ईच एक्टिविटी में यू विल हैव सेटिंग्स, एंड यहाँ पे आप जनरल में अगर आप देखोगे सेटिंग्स एंड एक्टिविटीज़ में, तो यहाँ पे बेसिकली इट नीड्स आइटम्स। तो यहाँ पे एक लिस्ट प्रोवाइड करनी होती है बेसिकली उसको। तो ये जो है दिस प्रॉपर्टी शुड बी पैरामीटराइज बोल रहा है, इसको हमें डायनामिकली मतलब वैल्यूज़ पास करने हैं। अब वो कैसे आएंगे, वो किसी प्रीवियस एक्टिविटी से आने चाहिए। अब वो प्रीवियस एक्टिविटी क्या होगा, लिस्ट ऑफ फाइल्स होगा। ठीक है, सो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सिनेरियो बना रहे हैं यहाँ पे। तो लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे वी विल मेंशन, लेट्स मेंशन इट लाइक
ओके सो लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे एक हम हमारा जो सोर्स वाला कंटेनर है इसके अंदर हम ये फाइल को डायरेक्ट यहाँ ना रख के अलग अलग फोल्डर में रखते हैं, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। तो पहले वो फोल्डर स्ट्रक्चर मैं यहीं पे बना लूँगा हमारा। ओके सो लेट्स गो टू डेटा सेट्स। ये पूरा फोल्डर में अपलोड कर दूंगा, मेरे पास जो डेटा सेट है पूरा फोल्डर यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ लाइक दिस। ओके सॉरी, मेरे को यहाँ पे पहले अपलोड क्लिक करना पड़ेगा, अपलोड एंड देन यहाँ पे कंटोसो डेटा वेयर हाउस का पूरा फोल्डर अपलोड किया। ओवरराइट अगर एग्जिस्ट करता है तो ये डन। ये कंटोसो डेटा वेयर हाउस फोल्डर के अंदर हमारे पास ये फाइल्स हैं, डिम अकाउंट, डिम डेट, ये सब फाइल्स हैं, राइट। नाउ लेट्स गो बैक। सोर्स के अंदर वी विल हैव ये वाला डिम अकाउंट को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। ओके सो ये यूज़र्स फाइल कॉपी करना है एंड देन मुझे क्या करना है, मुझे इस कंटोसो डेटा वेयरहाउस वाले फोल्डर के अंदर डिम अकाउंट कॉपी करना है और लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, डिम प्रोडक्ट कैटेगरी सपोज ये वाला, जैसे ये CSV फाइल है, लेट्स कॉपी दिस डिम प्रोडक्ट कैटेगरी CSV एडिट। तो यहाँ पे एक्चुअली फर्स्ट रो में कुछ इनवैलिड रिकॉर्ड्स हैं, सो इट्स नॉट डू दैट। डिम डेट CSV देखते हैं, एडिट, दिस लुक्स फाइन, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। डिम डेट CSV को कॉपी करते हैं एंड देन यहाँ पे हमारे पास लेकिन इसमें जो है कॉमास तुम देख सकते हो, कॉमा सेपरेटर है, कॉलम नेम्स हैं, सो दिस इज़ देयर, सो दिस इज़ गुड। अब ये डिम डेट और डिम अकाउंट ये दो फाइल कॉपी करने हैं, बाकी फाइल्स को कॉपी नहीं करना है, ठीक है। सारा फाइल्स नहीं करना, सिर्फ ये दो फाइल्स कॉपी करने हैं। तो कैसे करेंगे, तो उस केस में वी विल नीड टू मेक यूज़ ऑफ अनदर फाइल। उस फाइल में हम मेंशन करेंगे क्या क्या फाइल्स कॉपी करने हैं, ठीक है। सो लेट्स क्रिएट दैट फाइल फर्स्ट। तो मैं एक नया फाइल बना रहा हूँ यहाँ पे, न्यू फाइल विल बी लेट्स से फाइल लिस्ट डॉट txt, ठीक है। और इसमें फाइल्स के लिस्ट का हम पाथ का लिस्ट देंगे बेसिकली। तो मेरा फोल्डर का नाम क्या है, कंटोसो डेटा वेयर हाउस। तो पहला फाइल है कंटोसो dw स्लैश, उसके बाद क्या है, उसके अंदर डिम अकाउंट डॉट CSV है, डिम अकाउंट डॉट CSV, दिस इज़ द फर्स्ट फाइल। सेकेंड फाइल इज़ डिम डेट, राइट, दिस इज़ द सेकेंड फाइल एंड देन देर इज़ अ थर्ड फाइल जो कि हमारे सोर्स के अंदर डायरेक्टली यूज़र्स डॉट CSV नाम से है। तो यहाँ पे मैंने लिखा यूज़र्स में यू स्मॉल है डॉट CSV, ओके दैट्स इट। अब ये मुझे क्या करना है, इसको यूज़ करना है एज अ फाइल, एज अ पैरामीटर या समझ लो, ठीक है। सो व्हाट वी विल नाउ डू इज़ वी विल रीड दिस। अब ये पूरा फाइल को सेव किया, ठीक है, टेक्स्ट फाइल। इस टेक्स्ट फाइल को हम वहाँ पे अपलोड करेंगे, यहाँ पे सोर्स में डायरेक्ट यहीं पे तुम कर सकते हो, यू कैन अपलोड इट हेयर और कैन कीप इट एनीवेयर एल्स इफ़ यू वांट। like this I'm going to upload। तो ये फाइल लिस्ट डॉट txt है। अब इसको हमें वहाँ पे रीड करना है और एज अ लिस्ट हमें आइटरेट करना है, ठीक है। सो लेट्स डू इट वन बाय वन। तो कोई भी फाइल को अगर रीड करना होता है, उसका डेटा हमें रीड करके किसी और एक्टिविटी को पास करना होता है, तो हम यूज़ करते हैं लुकअप। तो एक लुकअप एक्टिविटी है जो बेसिकली फाइल को रीड करने का काम करेगा। लुकअप के अंदर सेटिंग्स में वी विल मेंशन डेटा सेट कि क्या डेटा सेट है, कौन सा फाइल है, क्या है ना। So in this we will go to we will create a data set for our text file, so new data set, and then this will be blob storage, continue, CSV file और text file दोनों same delimited text में ही आएगा, continue, and this is let's say our text file, right। So file list, ठीक है, data set file list underscore txt, okay। एंड देन यहाँ पे ये नाम कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, मैं नॉर्मली फाइल्स का नेम, डेटा सेट का नाम ऐसे रखता हूँ बिकॉज आई लाइक इट। एंड देन यहाँ पे यू कैन सिलेक्ट द फाइल, कौन सा फाइल है, तो मैंने बोला सोर्स के अंदर इट्स योर फाइल लिस्ट डॉट टेक्स्ट, इसको ओके किया एंड देन ओके करते हैं, ठीक है। सो दिस विल कंटेन द मेटा डेटा, दिस डेटा सेट विल कंटेन द मेटा डेटा फॉर योर टेक्स्ट फाइल, ठीक है। अब ये टेक्स्ट फाइल के अंदर ऑल दिस इज फाइन, तो मल्टीपल लाइन्स हैं, देन गो टू पाइपलाइन 1 एंड देन लुकअप में वी विल मेंशन आवर डेटा सेट विच इज़
फाइल लिस्ट txt वाला डेटा सेट, एंड देन इसके अंदर इफ़ यू क्लिक ऑन प्रीव्यू डेटा करोगे तो यहाँ पे इस तरह से हमें आ रहा है। एंड देन यहाँ पे हमने एक और चीज़ की है, वी हैव मेंशनड फर्स्ट रो ओनली, इसको हटाना है। एंड देन इस डेटा सेट के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है फर्स्ट रो एज हेडर, इसको ऑफ करना है क्योंकि हमारे पास कोई फर्स्ट रो वगैरह नहीं है, ठीक है। एंड देन वी विल गो टू पाइपलाइन 1, देन क्लिक ऑन this and preview data, so now we will get the full list, ठीक है, prop 0 and this is the file 1, file 2, file 3, ठीक है। now let's try this। अब हम क्या करेंगे, इसको एज अ पैरामीटर पास करेंगे इसमें, और इसको यहाँ पे ऐसे में पास करेंगे कनेक्ट करके कि ये फर्स्ट एक्टिविटी ये रन होना चाहिए, तो ये रन होगा तो इसमें ये लुकअप से क्या करेगा, फाइल्स का लिस्ट निकाल लेगा इस फाइल से, एंड देन उसके बाद फिर इसको पास कर देगा। और ये ग्रीन कलर से हमने पास किए, तो इसमें अगर देखो कनेक्शंस में इसको सक्सेस, फेलियर, कंप्लीशन, स्किप, ठीक है, 3 तरह के कनेक्शंस होते हैं। तो ग्रीन इज सक्सेस कि मतलब जब ये एक्टिविटी सक्सेसफुली कंप्लीट होगा तभी हमें नेक्स्ट एक्टिविटी रन करना है, तो ये डिपेंडेंसी है। और प्लस ये डेटा को मूव करने में भी हेल्प करता है कि इसका रन का आउटपुट हम इसमें पास कर सकते हैं। अब इसके अंदर यहाँ पे आइटम्स मेंशन करना है, तो ये आइटम्स कहाँ से आएंगे, वो इस लुकअप एक्टिविटी का आउटपुट होगा बेसिकली, ठीक है। तो फॉर नाउ मैं बाकी एक्टिविटीज़ को यहाँ से डिलीट करने वाला हूँ, सिर्फ लुकअप को रन करते हैं। लेट्स सी कि ये क्या आउटपुट देता है। तो इसको डिबग पे क्लिक किया, रन किया, सो लेट्स रन दिस एंड लेट्स सी कि क्या आउटपुट आता है। पाइपलाइन सक्सीडेड, और नीचे हमारा पाइपलाइन का एक्टिविटी दिख रहा है। तो ये लुकअप 1 एक्टिविटी था, इसका इनपुट देख सकते हो क्या क्या इनपुट दिया है हमने, और आउटपुट इस आउटपुट से क्या आया। तो इसमें एक जेसन ऑब्जेक्ट बाहर निकला, और इस जेसन ऑब्जेक्ट में हमारे पास काउंट एक प्रॉपर्टी और एक वैल्यू प्रॉपर्टी, और वैल्यू के अंदर एक लिस्ट है, और इस लिस्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हर ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास prop 0 करके एक प्रॉपर्टी है, और prop 0 में हमारे पास फाइल का नाम है। तो ये वैल्यू प्रॉपर्टी हमें पास करनी है, एक लिस्ट पास करनी है हमें फॉर ईच वाले एक्टिविटी में। तो मैंने बोला फॉर ईच, इसको कॉपी किया और यहाँ पे इसको पास कर दिया। अब इसके अंदर हमें सेटिंग्स में आइटम्स में उसका वो जो पैरामीटर था वैल्यू वाला वो पास करना आउटपुट से। तो यहाँ पे ऐड डायनेमिक कंटेंट का ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करो। देन यहाँ पे नीचे तुम डायनेमिकली खुद सिलेक्ट कर सकते हो, तो लुकअप 1 एक्टिविटी आउटपुट या लुकअप 1 वैल्यू एरे। तो हमें वैल्यू वाला जो एरे था वो पास करना है, इसको सिलेक्ट करो, अपने आप ये फिल कर देगा। तो ये @एक्टिविटी जो लिखा है ये मतलब सिंटैक्स है तुम्हारा ADF के लिए जो डायनेमिक वैल्यूज़ को पास करना होता है। तो फंक्शंस यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, पैरामीटर्स यूज़ कर सकते हो, वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हो, एवरीथिंग, ठीक है। तो एक्टिविटी लुकअप 1 इज़ रेफरिंग दिस एक्टिविटी, एंड देन उसका आउटपुट है, और आउटपुट के अंदर एक वैल्यू एरे था, ठीक है, जो हमने देखा था। तो उसको हम कॉल कर रहे हैं और पास कर रहे हैं, इसको ओके किया। तो अब ये आइटम्स में इस फॉर ईच में जो आइटम्स हैं वो ये गए हैं, एंड देन इस आइटम्स के अंदर अब फॉर ईच के अंदर एक्टिविटीज़ को ओपन करेंगे, और यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉपी एक्टिविटी को रन करना है। तो यहाँ पे लेट्स कॉल आर कॉपी एक्टिविटी, कॉपी डेटा, एंड देन यहाँ पे सोर्स में हमें मेंशन करना है हमारा डेटा सेट। तो डेटा सेट यूज़र्स वाला डेटा सेट है, और यहाँ पे वाइल्ड कार्ड फाइल पाथ है, ठीक है। तो वाइल्ड कार्ड फाइल पाथ में यहाँ पे तुम फोल्डर पाथ मेंशन कर सकते हो, एंड देन फाइल का नाम मेंशन कर सकते हो, ऑल दोज थिंग्स यू कैन मेंशन। फॉर नाउ व्हाट वी विल डू इज़ वी विल लाइक यूज़ दिस फाइल पाथ नेम, और इसमें हम डायनेमिकली हमारा उस फाइल का नाम मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड डायनेमिक फाइल कंटेंट में गए, फॉर ईच का जो करंट आइटम है, तो जब फॉर ईच चलेगा तो हर आइटरेशन में उसको एक एक आइटम मिलेगा, तो वो आइटम इस @आइटम से रेफ़र कर सकते हैं। और उस @आइटम यानी कि एक जो लिस्ट था, एरे था, मैं दिखाता हूँ, इसको कैंसिल करते हैं, पाइपलाइन 1। तो इसका जो आउटपुट था देखो, फिर सी द आउटपुट। तो आउटपुट में ये पूरा एरे है, एरे के अंदर क्या है, ये एक आइटम है, ये सिंगल आइटम। इस आइटम के अंदर क्या है, prop 0 नाम से प्रॉपर्टी है, तो आइटम डॉट prop 0 करोगे तो ये वैल्यू आएगा, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी वांट। तो इसको ओपन करते हैं, एंड देन वी विल हैव कॉपी एक्टिविटी, और यहाँ पे हमें मेंशन करना है। तो यहाँ पे मैंने बोला आइटम डॉट prop 0,
ठीक है, लाइक दिस। इसको ओके करते हैं, एक बार स्पेलिंग देख लेते हैं उसका। पाइपलाइन 1 में गए, बाहर क्लिक किया तो ये लुकअप 1 आउटपुट prop अंडरस्कोर 0 p कैपिटल, ठीक है। तो ये prop 0 में ये है वैल्यू। एंड देन इसमें अभी हम अगर देखेंगे सेटिंग्स में लाइक दिस, तो ये हमारा वैल्यू है, राइट। नाउ वी विल डू वन थिंग, इस एक्टिविटी को, इसके अंदर जो इफ़ एक्टिविटी है, फॉर ईच एक्टिविटी है, और इसके अंदर कॉपी एक्टिविटी है, इसके अंदर हमने prop 0 मेंशन कर दिया जो कि फुल फाइल नेम है। एंड देन सिंक साइड में हमें डेटा सेट सेलेक्ट करना है और डेटा सेट में पार्केट फाइल का सिलेक्ट करना है। बट यहाँ पे तो फाइल का नाम मेंशन करने का ऑप्शन आ नहीं रहा है, तो हाउ वी विल डू इट। तो उस केस में हमें हमारा जो डेटा सेट है पार्केट, इसको भी डायनेमिक बनाना पड़ेगा। सो हाउ वी विल डू इट, डायनेमिक बनाने के लिए हमें ये जो मैनुअली मेंशन किया है फाइल पाथ, डायरेक्टरी, फाइल नेम, इनको हम डायनेमिक बना सकते हैं। तो मैं भी फिलहाल फाइल नेम को डायनेमिक करके दिखाऊंगा, ऐड डायनेमिक कंटेंट। तो यहाँ पे तुम्हें कुछ एक पैरामीटर जैसा यूज़ करना पड़ेगा। तो इस डेटा सेट को हमें एक पैरामीटराइज डेटा सेट बनाना पड़ेगा। तो डेटा सेट में गए, पैरामीटर्स, न्यू पैरामीटर, और ये पैरामीटर का नाम लिखा फाइल नेम, ठीक है। और कनेक्शन में यहाँ पे उस फाइल नेम पैरामीटर को यूज़ करेंगे। तो ऐड डायनेमिक कंटेंट पैरामीटर्स में फाइल नेम, ओके किया, तो ये फाइल नेम पैरामीटर को यूज़ कर रहा है। अब अगर हमारे पाइपलाइन में जाएंगे, कॉपी डेटा एक्टिविटी, तो यहाँ पे वो पूछेगा फाइल नेम का नाम। तो जब भी हम इस डेटा सेट को किसी एक्टिविटी में यूज़ करेंगे तो हमें फाइल नेम का पाथ वहाँ मेंशन करना पड़ेगा, फाइल नेम का वैल्यू यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐड डायनेमिक कंटेंट में यू कैन मेंशन द फाइल नेम। अब जो फाइल नेम है वो हमें क्या चाहिए, फाइल नेम वी वांटेड लाइक समथिंग डॉट पार्केट, ठीक है। तो जो भी हमारा सोर्स का फाइल पाथ होगा, सो इफ़ यू ओपन दिस, वी वांट कि ये जो नाम है इसी नाम में एंड में यहाँ पे डॉट पार्केट लग के आ जाना चाहिए। सो लेट्स से दिस इज़ व्हाट वी वांट, ठीक है। सो हाउ वी विल डू इट, तो उसके लिए वी विल गो टू ऐड डायनेमिक कंटेंट, ठीक है। अब ये कॉपी एक्टिविटी के अंदर जो फॉर ईच है, ये उसके अंदर कॉपी एक्टिविटी है, तो हम हर बार आइटम को एक्सेस कर सकते हैं, आइटम डॉट प्रॉप 0, ठीक है। तो आइटम डॉट प्रॉप 0 इज़ आर फाइल नेम, तो उसमें क्या मिलेगा उसको, ये फाइल नेम मिलेगा। बट इसमें से हमें CSV की जगह रिप्लेस करके क्या चाहिए, पार्केट चाहिए। तो हमें इसको पास करना है एक फंक्शन के लिए। तो हम यहाँ पे जाएंगे, इफ यू गो हेयर, क्लिक ऑन फंक्शंस, तो यहाँ पे काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, स्ट्रिंग फंक्शंस हैं। स्ट्रिंग फंक्शंस में एंड्स विथ एंड इंडेक्स ऑफ, रिप्लेस, तो रिप्लेस फंक्शन हम यूज़ करके CSV को पार्केट से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कर रहे हैं। तो ये आइटम कॉमास आइटम जो है ये वाला हमें वो वैल्यू दे रहा है। अभी हमें रिप्लेस फंक्शन को पास करेंगे, तो रिप्लेस कॉल किया। रिप्लेस में 3 पैरामीटर है। पहला पैरामीटर इज़ योर स्ट्रिंग, ठीक है, जिसको हमें क्या बोलते हैं, जो ओल्ड स्ट्रिंग है, ठीक है। एंड देन इसमें अगर तुम देखोगे, इफ यू सी दिस, ठीक है, रिप्लेस में स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग। अब यहाँ पे पहला वाला हमें जो है पुराना स्ट्रिंग मेंशन करना है, एंड देन उस स्ट्रिंग में कौन सा पार्ट को रिप्लेस करना और किससे रिप्लेस करना है। तो हमारा है स्ट्रिंग ये आइटम डॉट प्रॉप 0, ठीक है। इसको इस स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोट्स में लिखना CSV, इसको हमें रिप्लेस करना है पार्केट से, तो मैंने लिखा पार्केट, ठीक है। इनफैक्ट लेट्स मेक इट डॉट CSV विथ डॉट पार्केट, सो रिप्लेस डॉट CSV विथ डॉट पार्केट। तो अब ये क्या करेगा, फाइल का नाम उठाएगा, उठा के डॉट CSV की जगह डॉट पार्केट कर देगा, एंड देन ओके कर देगा, ठीक है। सो लेट्स ट्राई कि लेट्स सी इफ इट वर्क्स, एंड देन हम इसको हम रन करेंगे, ठीक है। तो फॉर ईच में पहले ये लुकअप चलेगा, फाइल का लिस्ट निकालेगा, उसको पास करेगा। फॉर ईच में वो 1 बाय 1 ईच एक्टिविटी को, ईच फाइल नेम को पास करेगा हमारे इस कॉपी एक्टिविटी में। तो सोर्स में हमने पास कर दिया फाइल का नाम, और सिंक में हमने मेंशन कर दिया है CSV को रिप्लेस करके पार्केट, और उसको एज अ फाइल नेम पास कर दिया है। अब इसको रन करते हैं, लेट्स सी, इसको ओके करते हैं, डिबग। Let's see if this works. I think इसमें शायद एक एरर आएगा, बट लेट्स सी। देखो, तो अभी वो कॉपी एक्टिविटी 3 बार चला रहा है, क्योंकि 3 फाइल्स थे वहाँ पे, 3 लिस्ट आया। लुकअप एक्टिविटी का आउटपुट जो आया यहाँ पे तुम देख सकते हो, लुकअप 1, 3 वैल्यूज़ थे, 3 वैल्यूज़ ये पास कर रहा है। एंड देन फिर यहाँ पे कॉपी डेटा 1 जो है, ये किसी एक फ़ाइल के लिए फेल हुआ, 2 फाइल के लिए पास हो गया। लेट्स सी किस में क्या हुआ।
तो ये इनपुट तुम देख सकते हो कौन सा फाइल था, users.csv, ये फेल हुआ है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो है एक्टिविटी सक्सेसफुल हो गया, इसने पास किया एंड देन उसने वहाँ पे मूव कर दिया है, एंड ये भी तुम देख सकते हो मूव हो गया। सो लेट्स सी आर डेस्टिनेशन कि यहाँ पे टारगेट में क्या गया, ठीक है। सो लेट्स क्लोज दिस टारगेट, एंड टारगेट के अंदर वी कैन सी वी हैव अ कंटोसो डेटा वेयर हाउस फोल्डर, एंड देन उसके अंदर हमारे पास dim account डॉट पाकेट dim date डॉट पाकेट नाम से फाइल आया है, एंड देन यहाँ पे यूजर्स डॉट पाकेट। ये dim account डॉट पाकेट जो था ये पिछले वाला हम लास्ट क्लास में हमने जो किया था वो वाला है, ठीक है। सो इफ यू डिलीट दिस यू विल गेट टू नो। और ये यूजर्स डॉट पाकेट कॉपी हुआ नहीं, देयर इज बिकॉज ऑफ वन रीज़न आई विल शो यू। एंड इफ़ यू गो टू इनसाइड दिस कॉपी डेटा वन, इसमें हमने सेटिंग्स में फॉल्ट टॉलरेंस सेट नहीं किया था, ठीक है। तो अगर तुम्हें याद होगा लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इन द सोर्स इन दिस यूजर्स फाइल users.csv देयर इज़ अ इनकरेक्ट रिकॉर्ड, दिस वन, इस वजह से एरर आया। तो हमें फॉल्ट टॉलरेंस अगर ऐड कर देंगे तो वो हमारा वर्क करने लगेगा। फॉल्ट टॉलरेंस स्किप इनकम्पैटिबल रोज़, लॉगिंग कहाँ करनी है, लॉगिंग हमें करनी है ब्लॉब स्टोरेज में, और कौन से फोल्डर में करना है, वी वांट टू लॉग इट इनटू सोर्स कंटेनर, सोर्स के अंदर लॉग्स, ठीक है, इस फोल्डर में हमें मेंशन करना है। एंड देन दैट्स इट। एंड देन इतना लिख के अगर हम फॉल्ट टॉलरेंस एनेबल करके फिर से पाइपलाइन को रन करेंगे, लेट्स क्लियर दिस डेस्टिनेशन फॉर नाउ। टारगेट को मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ ताकि तुम्हें ज़्यादा समझ में आए। सो टारगेट ये भी रिमूव कर देते हैं, लेट्स रिमूव दिस, ओके फाइल आई थिंक यहाँ से रिमूव कर देंगे, ओके रिमूव दिस, लेट्स गो बैक, so there is no folders now, and then we will come here and we will run this again. So this time it will copy properly. देखो, so we ran the lookup पहले चला, lookup complete हुआ, उसने आउटपुट में ये ऑब्जेक्ट दिया जिसमें वैल्यू के अंदर एक एरे था, एरे में हर एक आइटम में ये ऑब्जेक्ट जा रहा है, और आइटम के अंदर prop 0 के अंदर हमें ये मिलेगा, आइटम डॉट prop 0 में फाइल नेम है, वो हम पास कर रहे हैं वन बाय वन फॉर ईच में, और फॉर ईच में वन बाय वन वो एक एक करके कॉपी डेटा एक्टिविटी को पास कर रहा है। तो पहले वाला जो कॉपी डेटा हुआ वो उसके अंदर तुम इनपुट में देखो तो उसको पास किया है ये वाला फाइल नेम, ठीक है। एंड देन उस दूसरे वाले को हमने दूसरा फाइल दिया, ऐसे कर करके उसने तीनों फाइल पास किए और तीनों अलग अलग कॉपी उसने परफॉर्म करें, क्योंकि हर साइड में हमने पैरामीटर्स के थ्रू उसको कॉन्फ़िगर कर दिया था। तो इसके अंदर देखो कॉपी डेटा वन, कैन सी सोर्स, एंड देन यहाँ पे हमने इस तरह से मेंशन किया, ठीक है। यू कैन डू दिस इन अदर वे ऑल्सो, तुम इस डेटा सेट को पैरामीटराइज बना सकते थे। यहाँ पे डेटा सेट ओपन करके यहाँ पे फाइल नेम वगैरह अगर तुम यहाँ पे ना रख के पैरामीटर्स में जाके न्यू पैरामीटर फाइल नेम इस तरह से मेंशन करते, एंड देन यहाँ पे उस फाइल नेम पैरामीटर को यूज़ कर लेते लाइक दिस, जैसा हमने डेटा सेट डेस्टिनेशन वाले के लिए किया था, ठीक है। तो ये कर दिया। अब यहाँ पे पाइपलाइन वन में जब जाओगे तो यहाँ पे तुम फाइल पाथ इन डेटा सेट सेलेक्ट करके फाइल नेम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो इसमें वही चीज़ हमें करना पड़ेगा जैसा हमने किया था, राइट। सो इफ़ यू सी दिस वन, ये @item करके वाला, तो इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके ऐड डायनेमिक कंटेंट फॉर ईच का आइटम डॉट prop_0। तो ये थोड़ा केस सेंसिटिव है, ध्यान रखना पी कैपिटल होना चाहिए लाइक दिस। तो अब ये उस आइटम का फाइल नेम पास करेगा, वो फाइल नेम जाएगा इस डेटा सेट के पैरामीटर में, तो पैरामीटर में यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी और वो वैल्यू हम पास कर देंगे यहाँ पे फाइल नेम में। तो इस तरह से हम डायनामिक पाइपलाइंस बना सकते हैं, डायनामिक कॉपी एक्टिविटी यूज़ कर सकते हैं, फॉर ईच का यूज़ कर सकते हैं। तो बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि इस फॉर ईच को एक एरे चाहिए होता है, वो एरे कहाँ से मिलेगा, किसी दूसरे एक्टिविटी से मिलेगा। तो वो लुकअप यूज़ कर सकते हो या कोई दूसरा एक्टिविटी यूज़ कर सकते हो जो एक एरे प्रोवाइड करे, ठीक है। मोस्ट केसेस में वी यूज़ लुकअप एक्टिविटी। So that's all about dynamic copy activity, and the next class we will see कि हम किसी फाइल को मूव कैसे कर सकते हैं। So let's see, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से डायनेमिक कॉपी एक्टिविटीज़ का यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से पैरामीटर्स का यूज़ कर सकते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे किस तरह से फ़ाइल को मूव करना होता है, ठीक है। मूव करना मतलब कि लाइक दिस,
we want to, let's say we have a storage container here, and let's take an example of our target file, target container. तो यहाँ पे मान लो ये users.parquet है, मुझे यहाँ से उठा के इधर लेके जाना है, तो और मुझे कॉपी नहीं करना है, मुझे मूव करना है, मतलब इधर से उठा के इधर ले जाना चाहिए और यहाँ पे ये फाइल नहीं रहना चाहिए. सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज मूविंग अ फाइल. तो अब मूव करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कोई कॉपी एक्टिविटी की तरह मूव एक्टिविटी नहीं होता है, तो हमें यूज़ करना पड़ेगा एक जुगाड़. सो व्हाट वी विल डू इज़, हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे यहाँ पे और उसके बाद इसको डिलीट कर देंगे. तो 2 स्टेप में करना पड़ेगा. सो लेट्स ट्राई टू डू दैट. सो व्हाट वी विल डू इज़ create a new pipeline for this and let's call it move files. Okay, move files, and then inside this move files we will create a scenario. तो सबसे पहले हमें चाहिए copy activity, जो कि क्या करेगा कि उस यूज़र्स फाइल को यहाँ से उठा के इस फोल्डर में ले जाएगा. ठीक है, एंड देन यहाँ पे what we will do is we will mention source, एंड सोर्स में we need to mention a data set कि कहाँ पे हमें कॉपी करना है, कहाँ से कॉपी करना है और कहाँ पे कॉपी करना है. सोर्स विल बी ds_users.parquet, और ये हमने लास्ट क्लास में हमने डायनेमिक बना लिया था. सो इफ़ यू सी दिस यूजर्स पाकेट, हमने फाइल नेम इज़ ऑलरेडी डायनेमिक. ठीक है, अब यहाँ पे वी विल मेंशन कि इसको कहाँ से कहाँ लेके जाना है, एंड देन दिस डायरेक्टरी इज़ द बेसिकली फोल्डर नेम. फोल्डर नेम को भी लेट्स कम बैक टू यूजर्स, वेट, वेयर इज़ द मूव फाइल्स, या दिस इज़ द मूव फाइल्स. यहाँ पे हम फाइल नेम मेंशन करेंगे. डेस्टिनेशन में हमें वही सेम डेटा सेट यूज़ करना है और यहाँ पे फाइल नेम मेंशन करना है कि डेस्टिनेशन में क्या होना चाहिए. राइट, तो सोर्स में हमारा फाइल है users.parquet. ओके, users.parquet. फोल्डर नेम हमारा खाली है तो डायरेक्ट मैं मेंशन कर रहा हूँ, विच मीन्स, और हमारा जो कंटेनर है इसमें यूज़र्स में, तो देखो कंटेनर इज़ टारगेट, तो टारगेट के अंदर डायरेक्ट users.parquet का हम कॉल कर रहे हैं. सिंक में हम बोल रहे हैं कि फाइल नेम विल नॉट बी users.parquet, इट विल बी contoso tw/users.parquet. ठीक है, तो मैं प्रॉपर फोल्डर के साथ मेंशन कर रहा हूँ. इससे क्या होगा कि हमारा फोल्डर के अंदर जाके मेंशन करेगा. ठीक है, सो इफ़ यू सी दिस यूजर्स, टारगेट के अंदर ये खाली है डायरेक्टरी ऑलरेडी, फाइल नेम के अंदर ही मैंने फोल्डर का नाम और फाइल नेम दोनों ऐसे पास कर दिया. तो अब ये टारगेट के अंदर कंटोसो डेटा वेयरहाउस के अंदर, फिर उसमें फोल्डर के अंदर ये users.parquet बनाएगा. तो सोर्स हम डेटा सेट सेम यूज़ कर रहे हैं बट पैरामीटर अलग पास कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो 2 अलग लोकेशंस को पॉइंट कर सकता है. सोर्स में users.parquet, डेस्टिनेशन में सिंक में contoso dw/users.parquet. नाउ इफ़ यू रन दिस, ये क्या करेगा, फाइल को कॉपी करेगा इधर से इधर, तो इसके अंदर हमारे पास users.parquet आ जाएगा. बट मूव करने के लिए हमें इस फाइल को यहाँ से रिमूव भी करना होता है. तो इसके जस्ट बाद वी विल ऐड अ डिलीट, और इस डिलीट को इसके कनेक्ट सक्सेसफुल के बाद होने के डिलीट को चलाएंगे. तो यहाँ पे वी विल जस्ट से डिलीट यूजर्स फाइल या डिलीट सोर्स फाइल, समथिंग लाइक दैट. एंड देन सोर्स में यहाँ पे वी विल मेंशन अ डेटा सेट, वही सेम डेटा सेट यूज़ कर रहे हैं. एंड देन यहाँ पे वी विल मेंशन द फाइल नेम. तो फाइल नेम इज़ आर users.parquet. ठीक है, सो जो फाइल हमने इस कॉपी डेटा में सोर्स में रखा था वही सेम पैरामीटर यहाँ पे डिलीट में रखेंगे. तो नाउ इफ यू रन दिस, इट विल बी एक्चुअल मूव प्रोसेस. ठीक है, तो यहाँ पे इसको रन करेंगे इन द डिबग, एंड ओके, डिलीट में लॉगिंग मेंशन करना होता है. सो इन दिस वी नीड टू मेंशन लॉगिंग, एंड फोल्डर पाथ विल बी, लेट्स मेक इट टारगेट के अंदर target/logs. ओके, एंड देन इसको रन करते हैं. So if we run this, ठीक है, सो ये target/logs जो है हमारे पास, ये टारगेट कंटेनर के अंदर यहाँ पे logs फोल्डर के अंदर वो लॉगिंग करेगा. तो दिस लॉगिंग इज़ रिक्वायर्ड कि अगर बाई चांस डिलीट करने में कुछ एरर आया तो उसका लॉगिंग कहाँ करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं. सो वी आर रनिंग दिस नाउ, इसको रिफ्रेश करते हैं. लेट्स सी द आउटपुट. फर्स्ट पहले कॉपी होगा एंड देन वी विल हैव डिलीट. Let's wait for it.
डिलीट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड. नाउ लेट्स रिफ्रेश एंड चेक. देखो तो यहाँ पे यूज़र्स वाला पाकेट चला गया और इसके अंदर यहाँ पे यूज़र्स डॉट पाकेट आ गया. तो डायरेक्टली हमने लाइक कोई ऐसा सिंगल मूव एक्टिविटी नहीं किया. हमने पहले कॉपी किया, कॉपी करके सोर्स को डिलीट कर दिया. सो अगर कभी भी मूव करने का रिक्वायरमेंट आए, सो दिस इज़ हाउ वी डू इट. वी नीड अ कॉपी एक्टिविटी, वी नीड अ डिलीट एक्टिविटी, और दोनों को एक के बाद एक चलाना है. So that's all about moving files, and let's meet you in the next class. Okay, so welcome back to another series of Azure Data Factory. So this time अभी हम लोग क्या करने वाले, एक सिंपल सा मिनी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं यूजिंग Azure Data Factory. लास्ट क्लास तक हमने कॉपी डेटा एक्टिविटी के सारे वेरिएशंस देख लिए थे. मूव करना फाइल्स को कैसे करते हैं वो देखा था. डिलीट एक्टिविटी देख लिया था. फॉर ईच एक्टिविटी देख लिया था. पैरामीटराइज्ड एक्टिविटीज़ टू मेक डायनेमिक पाइपलाइंस, वो सब कुछ देख लिया अभी तक हमने. अभी हम उन सभी कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके एक नया प्रोजेक्ट पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे. एंड प्लस वी विल डू वन मोर थिंग, दैट इज़ योर you make use of Databricks notebooks to do the processing and then finally save that data into SQL. तो मतलब हम जो प्रोजेक्ट है उसमें हम ब्लॉब स्टोरेज से फाइल को रीड करेंगे, डेटा फैक्ट्री में प्रोसेस करेंगे, एंड देन प्रोसेस किया हुआ डेटा ब्लॉब स्टोरेज में हम पॉकेट फॉर्म में सेव करेंगे. उसको ADF की मदद से फिर SQL में हम मूव कर देंगे. सो नाउ लेट्स सी दैट. तो द प्रोजेक्ट जो होगा उसमें हमारे पास रॉ फाइल्स होंगी ब्लॉब स्टोरेज में, कंटेनर में. उसको हम वो CSV फाइल्स होंगी सारी, और उसमें कुछ लाइक फॉर्मेट इश्यूज़ वगैरह होंगे, तो हम वो ADF की मदद से कॉपी करके ब्लॉब स्टोरेज में ही एक स्टेजिंग कंटेनर में उसको सेव करेंगे, ताकि वहाँ से हम Databricks में उसको ईजिली प्रोसेस कर सकें. सो यू कैन थिंक ऑफ दीज रॉ फाइल्स एज योर क्लाइंट एनवायरनमेंट एंड द स्टेजिंग एनवायरनमेंट इज़ आर प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट. एंड देन उसके बाद Databricks में उसको प्रोसेस करने के लिए हम अपने नोटबुक्स लिखेंगे जो प्रोसेसिंग करेगा. फिर Databricks से हम उसको वापस ब्लॉब स्टोरेज में प्रोसेस्ड फाइल्स के फॉर्म में सेव कर देंगे इन अ डिफरेंट कंटेनर. एक बार जब प्रोसेस्ड फाइल्स आ जाएंगी उसको हम लोग Azure SQL में टेबल्स में मूव कर देंगे, और ये सारा जितना भी एक्टिविटीज़ होगा सारा कुछ ADF के थ्रू हम लोग कंट्रोल करके एक ऑटोमेटेड पाइपलाइन बनाएंगे. सो दिस इज़ द ओवरऑल प्रोजेक्ट. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम अपना जो रॉ फाइल्स वाला ब्लॉब स्टोरेज है उसको सेटअप करेंगे. सो फॉर दैट लेट्स गो टू द सोर्स. दिस इज़ आवर कंटेनर और द स्टोरेज अकाउंट. यहाँ पे एक सोर्स कंटेनर बनाया है, एक मैंने स्टेजिंग कंटेनर बनाया है, एंड देन आई विल क्रिएट अनदर कंटेनर फॉर प्रोसेस्ड फाइल्स. लेट्स कॉल इट प्रोसेस्ड. ओके, लेट्स क्रिएट दैट प्रोसेस्ड कंटेनर. तो इसमें प्रोसेस्ड फाइल्स रहेंगी. ठीक है. समटाइम्स वी कॉल दिस एज मार्ट फाइल्स ऑल्सो. सो हम कभी कभी कुछ प्रोजेक्ट्स में तुम देखना कि वी विल हैव दिस नेमिंग कन्वेंशन एज रॉ, स्टेजिंग एंड मार्ट, और मे बी रॉ, ब्रॉन्ज, गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर. इस तरह के अलग अलग फोल्डर के नेमिंग हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर. फॉर नाउ वी आर गोइंग टू कीप इट वेरी सिंपल: सोर्स, स्टेजिंग एंड प्रोसेस्ड. ओके. सोर्स के अंदर वी हैव अ फोल्डर कॉल्ड WWI, and this entire folder is basically having our CSV files. So इसमें हम लोग CSV files set करेंगे. For now I will show you how you can set this up. I'm going to delete this folder entirely. So I will delete all these files for now. Let's delete this. Okay, so the folder is now removed. Now we will re-add this folder. So जो files होंगी वो already मैंने Google Drive में shared location में रखा हुआ है. I will share that Google Drive link with you in the description. You can download these files from there. So you will download all these files. Okay, so I already have this downloaded here in my local like this. So this is all, these are all the CSV files. We are going to upload this entire folder now. Okay, so I'm just going to move this entire WWI folder into this. So WWI is basically worldwide importers. That's the name of the data set. तो यहाँ पे अपलोड, एंड अपलोड में जाके सोर्स के अंदर यहाँ पे हम अपलोड कर रहे हैं. पूरा फोल्डर अपलोड करूँगा मैं. सो आई एम जस्ट गोना ड्रैग दिस हियर लाइक दिस एंड ड्रॉप इट एंड देन अपलोड. तो ये WWI के अंदर हमारा फाइल को अपलोड करेगा. सो लेट्स वेट फॉर दैट. सो आफ्टर वेटिंग फॉर अबाउट 2-3 मिनट्स हमारे फाइल्स अपलोड हो चुके हैं. सो ये फाइल हमारे अपलोड हो चुके हैं. अब इन फाइल्स को हमें प्रोसेस करना है, काइंड ऑफ स्टेज करना है. स्टेज करने के लिए वी विल मूव दिस फाइल्स इनटू पॉकेट फॉर्मेट, और पॉकेट फॉर्म में मूव करके हम इसको रखेंगे हमारे
स्टेजिंग कंटेनर के अंदर इधर नहीं, ठीक है. So I have a test file here. I'm just gonna remove this for now. Remove this, so it's empty right now. So we can move all the CSV files as Parquet file in this container. ठीक है. Now अब हम अपना ADF pipeline set करेंगे. So I'm just gonna remove all this right now. Okay. So for this process, let me just clean all of these data sets, and I will set this up in again. Okay, सबसे पहले हम बनाएंगे हमारा एक pipeline, new pipeline, and let's call this pipeline as staging pipeline. So let's call it PL_staging, and then okay, and इसमें हमें copy activity चाहिए होगा. So let's add a copy activity, and इसके source में we will need a data set. So let's create our data sets. So let's create a new data set. Data set will be of type blob storage. Okay, blob storage में type will be delimited text, and data set का नाम रखते हैं ds_source_csv and then link service, and then okay. अब यहाँ पे कंटेनर का नाम जो है पैरामीटराइज कर देते हैं. गो टू पैरामीटर्स, कंटेनर, न्यू फाइल नेम, और ये दोनों पैरामीटर को यहाँ पे यूज़ करेंगे. कंटेनर एंड देन फाइल नेम विल बी फाइल नेम. अब इससे क्या होगा कि हम लोग जब भी इस डेटा सेट को कॉपी एक्टिविटी में यूज़ करेंगे, वी कैन पास डायनेमिक वैल्यूज़, और बाकी पैरामीटर्स वुड रिमेन लाइक दिस. फर्स्ट रो इज हेडर, PL staging. Let's give this a name as copy CSV. Source में we will keep the CSV file. Container name is source. File name is wwi/dimcity.csv. So this is the first file. तो पहले हम एक फाइल के लिए ट्राई करते हैं. Let's click on preview data. चेक करके देखते हैं कि क्या डेटा है इसमें. तो इसमें अगर देखोगे तो यू कैन सी कि हमारा कॉलम नेम्स कुछ अच्छा नहीं आ रहा है. कॉलम नेम्स यहाँ पे फर्स्ट लाइन में आ रहा है, और यहाँ पे prop 0 prop 1 ऐसे आ रहा है. ठीक है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा CSV फाइल में ही प्रॉब्लम है. सो इफ़ आई शो यू द CSV फाइल, उसमें कुछ इस तरह का डेटा है. फर्स्ट लाइन में सिटी डायमेंशन लिखा है और ऐसे कॉमा कॉमा लगाया हुआ है. तो ये वाला जो रो है ये कॉलम नेम्स में जाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से एम्प्टी कॉलम नेम्स आ रहे हैं, prop 0 prop 1 ऐसे, और जो एक्चुअल कॉलम नेम्स है वो सेकंड लाइन में है. तो हमें किसी तरह से इसको, इस लाइन को स्किप करके यहाँ से डेटा को रीड करना है. तो उसके लिए इसमें कॉपी में सोर्स में एक पैरामीटर है स्किप लाइन काउंट. कितने लाइन स्किप करने हैं वो मेंशन कर सकते हैं. सो स्किप लाइन काउंट में लेट्स पुट 1. ठीक है, एंड 1 को पुट करके नाउ क्लिक ऑन प्रीव्यू डेटा. तो अब ये वर्क करेगा, देखना. नाउ इट विल गेट द कॉलम नेम्स करेक्ट. ठीक है, एंड देन कॉलम नेम में यहाँ पे स्पेस भी है. तो हमें जब डेस्टिनेशन में इसको सेव करेंगे तो हमें बस ध्यान रखना है कि उसको मैपिंग से हमें रीनेम करना पड़ेगा, क्योंकि पार्केट में कॉलम नेम में स्पेस नहीं हो सकता. सो इन द सिंक साइड वी नीड a data set for Parquet. So new data set, blob, continue, Parquet. So this will be data set underscore Parquet and link service will be blob storage. And ये सब हम पैरामीटराइज करेंगे. कंटेनर नेम को we will create a parameter first. Container, create a new parameter for file name, connection, and then we will put the container parameter here. File name में we will put the file name. Okay, so now this is parameterized and used. अब इस वाले staging pipeline में जाके sync में we will use Parquet. Okay, so इसका नाम एक बार rename कर देते हैं CSV to Parquet. Okay, sync is Parquet, and यहाँ पे this will be staging container. तो container का नाम staging. File name will be let's say wwi/dimcity.parquet. ओके, सो इस तरह से हमें रखना है.
एंड देन इफ़ वी रन दिस, इफ़ वी गो टू, देखो अभी यहाँ पे मैंने कोई भी मैपिंग नहीं डाला है, तो जो भी सोर्स का कॉलम नेम होगा वही वहाँ पे डेस्टिनेशन में जाने की कोशिश करेगा, उस वजह से एक एरर आएगा, क्योंकि हमारे सोर्स में जो कॉलम नेम्स है उसमें स्पेस है. सो इफ आई शो यू दिस, कॉलम नेम्स में यहाँ पे स्पेस है, देखो स्टेट स्पेस प्रोविंस, है ना. देन लेटेस्ट रिकॉर्ड पॉपुलेशन, ये इसमें स्पेस है जो कि अलाउड नहीं है पार्केट फाइल में. तो मैपिंग हम इसमें इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट स्कीमास, तो सोर्स फाइल से मैपिंग उठाएगा. और यहाँ पे हमें कॉलम्स को रीनेम करना है. सो व्हाट वी विल डू इज वी विल मेक द सिटी की एज सिटी अंडरस्कोर की, में जहाँ जहाँ स्पेस है उसकी जगह अंडरस्कोर कर देंगे, दिस एंड दिस वन एज वेल, like this, and this will be underscore and this will also be underscore. तो डेस्टिनेशन में अभी अंडरस्कोर कर दिया, तो अब ये वर्क करेगा. ठीक है, तो नाउ इफ वी रन दिस डिबग, सो लेट्स टेस्ट इट. पहले हम एक फाइल को कॉपी करने की कोशिश करेंगे, देन उसके बाद बाकी फाइल्स के लिए करेंगे. ओके, तो ये कंप्लीट हो गया. नाउ लेट्स सी द स्टेजिंग कंटेनर. इसके अंदर फोल्डर बनना चाहिए WWI का, और यहाँ पे dimcity.parquet नाम से फाइल बन गया, राइट. नाउ वी विल ट्राई टू क्रिएट कॉपी एक्टिविटीज़ फॉर अदर फाइल्स. अब उसके लिए हमें, जैसे 6 फाइल है तो 6 अलग कॉपी एक्टिविटी बनाना पड़ेगा, राइट. तो एक बेटर तरीका है कि हम इसको, क्योंकि पैरामीटर्स यूज़ कर रहे हैं, हम फॉर ईच लूप करके हम सारे फाइल्स के लिए एक साथ कर सकते हैं. ठीक है, अभी मुझे लिस्ट ऑफ फाइल्स चाहिए, तो लिस्ट ऑफ फाइल्स का नाम कहाँ से आएगा, तो लिस्ट ऑफ फाइल्स का नाम वगैरह सब कुछ हम एक काम करते हैं, क्योंकि इसमें देखो मैपिंग में हर फाइल का कॉलम नेम का मैपिंग अलग होगा. तो हम इसको एक बेटर तरीके से कर सकते हैं अगर हम मैपिंग भी किसी तरह डायनेमिक कर दें. ठीक है, तो मैपिंग को डायनेमिक करने के लिए यहाँ पे वी हैव एन ऑप्शन ऐड डायनेमिक कंटेंट. तो यहाँ पे पूरा एरे में हमें एक मैपिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा, और वो मैपिंग का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, एक जेसन स्ट्रक्चर होगा. तो उसके लिए सिलेक्ट दिस कॉपी एक्टिविटी एंड देन व्यू सोर्स कोड. और यहाँ पे अगर तुम देखोगे वी विल हैव ए ऑब्जेक्ट कॉल्ड मैपिंग. ठीक है, ये तो ये मैपिंग हमें वहाँ पे पास करनी है एक एरे के फॉर्म में. ठीक है, तो उसका एरे का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए, ये वाला, दिस वन, लाइक दिस. तो ये पूरा मैपिंग का जो एरे है ये हमें चाहिए. सो इफ आई पुट दिस ऑन एन हेयर, सो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये मैपिंग कुछ इस तरह का रहेगा. एरे होगा, हर एरे में यहाँ पे सोर्स नेम टाइप फिजिकल टाइप सिंक, एंड सिंक में क्या टाइप होना चाहिए, एंड यहाँ पे कॉलम नेम क्या होना चाहिए, ये सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है. तो इस तरह से हमें हर फाइल का अलग अलग मैपिंग क्रिएट करना पड़ेगा कि सोर्स में क्या है, डेस्टिनेशन में क्या चाहिए, सोर्स में क्या है, डेस्टिनेशन में क्या चाहिए, एंड देन वी कैन पुट दिस मैपिंग इनसाइड कॉन्फिग फाइल, और उसको फिर रीड करके हम आइटरेट करेंगे. ठीक है, सो लेट्स क्रिएट आवर कॉन्फिग फाइल फर्स्ट. ठीक है, तो एक कॉन्फिग फाइल बनाते हैं जिसमें सारे 6 के 6 फाइल्स का डिटेल्स होगा. सो कॉन्फिग फाइल में जो है कुछ इस तरह का डिटेल्स रखने वाला हूँ मैं. सो इट विल बी एन जेसन ऑब्जेक्ट काइंड ऑफ अ थिंग. तो एक एरे बनाते हैं, जेसन एरे, और इस जेसन एरे में हम यहाँ पे रखेंगे हमारे एक्टिविटीज़. ठीक है, तो एक्टिविटीज़ के अंदर में यहाँ पे हम रखेंगे लेट्स से फॉर एग्जांपल फाइल नेम. ओके, सोर्स फाइल नेम, कि सोर्स में क्या फाइल नेम होना चाहिए, एंड डेस्टिनेशन फाइल नेम या सिंक फाइल नेम, सिंक फाइल नेम. ठीक है, सोर्स फाइल नेम, या फिर सिंक फाइल नेम की जगह कैन मेक इट टारगेट फाइल नेम. ठीक है, तो सोर्स फाइल नेम इज़ www.dimcity.csv. तो ये सोर्स है, और डेस्टिनेशन में इट विल बी जस्ट बिकमिंग पार्केट. ठीक है, तो ये फाइल नेम का पैरामीटर आ गया.
ठीक है, अब ऐसे ही फिर हम लोग करते हैं सोर्स कंटेनर का, सोर्स के कंटेनर का नाम क्या है, सोर्स का कंटेनर है सोर्स, ठीक है, और डेस्टिनेशन या टारगेट कंटेनर का क्या नाम है, टारगेट कंटेनर विल बी दिस कंटेनर, टारगेट कंटेनर का नाम है स्टेजिंग। ओके, तो बेसिकली मैं जितने भी हम यहाँ पे पैरामीटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ना इसमें, सोर्स का ये वाला सिंक में कंटेनर एंड फाइल नेम है ना, तो ये सारी चीज़ें मैं उसमें पास करना चाहता हूँ। एंड देन यहाँ पे एक सोर्स में एक ऑप्शन था स्किप लाइन काउंट, तो ये भी हमें पास करना है, ठीक है, स्किप लाइन काउंट, ठीक है, तो कितने लाइन स्किप करने हैं। सो फॉर दिस डिम सिटी वी हैव लेट्स से 1 row we have to skip. Next parameter is your mapping, ठीक है, मैपिंग में हमें पूरा एरे चाहिए, तो अभी हमने जो एरे निकाला ये पूरा तुम्हारा इसमें आप पेस्ट कर देंगे। सो दिस विल बी योर मैपिंग। सो लेट्स सी if we are getting any object here. Okay, so now we have the array, ठीक है, तो ये हो गया सेव, ठीक है, इसको अगर मैं सेव करता हूँ, सेव करके let's put it somewhere, let's put it on the desktop only, config config .json, ठीक है, config.json नाम से फाइल बनाया, डेस्कटॉप में सेव कर लेते हैं, सेव किया, और इस फाइल को मैं वहाँ पे पुट करूँगा, ठीक है, हमारे स्टोरेज में स्टेजिंग के लिए यहाँ पे हम कॉन्फ़िग बना सकते हैं, ठीक है, तो स्टेजिंग के यहीं पे मैं कॉन्फ़िग बना लेता हूँ। सो अभी जो सोर्स है हमारा उसको हम क्लाइंट एनवायरनमेंट मार रहे हैं, तो हम उसमें कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, हम यहीं पे करेंगे। तो यहाँ पे वी विल क्रिएट अ कॉन्फ़िग फाइल तो डेस्कटॉप में मेरा फाइल है, दिस इज़ कॉन्फ़िग, इसको मुझे वहाँ पे अपलोड करना है। सो यहाँ पे अपलोड एंड देन यू विल अपलोड दैट फाइल लाइक दिस, एंड देन इसको ओवरराइट करेंगे, तो ये कॉन्फ़िग है। अब इस कॉन्फ़िग फाइल को वहाँ पे रीड करेंगे तो हमें डेटा आ जाएगा, राइट। तो लेट्स सी, अब वो हमें यहाँ पे एक लुकअप एक्टिविटी से रीड करेंगे, लुकअप, जैसे लास्ट टाइम हमने एक फाइल टेक्स्ट फाइल से लिस्ट ऑफ फाइल्स रीड किया था, इस बार हम जेसन फाइल से कॉन्फ़िगरेशन रीड कर रहे हैं। तो लुकअप विल बी बेसिकली, इसका नाम रखते हैं रीड कॉन्फ़िग, ठीक है, और यहाँ पे हम रखते हैं डेटा सेट। तो अभी जेसन के लिए एक डेटा सेट बनाना पड़ेगा कॉन्फ़िग फाइल का, न्यू डेटा सेट, दिस विल बी जेसन, और ब्लॉब स्टोरेज में है तो ब्लॉब स्टोरेज, टाइप ऑफ फाइल इज जेसन, कंटिन्यू, ओके, सो दिस विल बी योर डेटा सेट अंडरस्कोर जेसन, link service, blob storage. For now we will let's make it dataset config underscore json, और इसको मैं डायनेमिक नहीं बनाने वाला, इसको मैं स्टैटिक बनाऊंगा डायरेक्टली। तो स्टेजिंग के अंदर वी हैव दिस config.json, सेलेक्ट करके ओके करते हैं, ठीक है, इंपोर्ट स्कीमा वगैरह कुछ नहीं करेंगे, नन रखेंगे इसको, क्लिक ओके, ठीक है, देन वी हैव दिस, लेट्स गो टू पेल स्टेजिंग, और यहाँ पे हम हमारा डेटा सेट सेलेक्ट करेंगे एंड देन इसको प्रीव्यू करते हैं। सो आई विल शो यू व्हाट वी विल गेट। सो व्हेन वी क्लिक ऑन प्रीव्यू वी विल गेट दिस जेसन, और इसमें ये पूरा डेटा आएगा। तो ऐसे जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, आई जस्ट शो यू, सो इनसाइड दिस एरे वी हैव 1 ऑब्जेक्ट फॉर 1 फाइल, ऐसे हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे टोटल 6 फाइल्स के लिए। सो एक फाइल का स्ट्रक्चर ये होगा, दूसरे फाइल के लिए भी एक और ऐसा सेम रेप्लिकेट करेंगे फॉर डिफरेंट फाइल्स, तब हमारा पूरा जो ये स्टेजिंग का पाइपलाइन है कॉन्फ़िगर हो जाएगा यूजिंग आवर कॉन्फ़िग फाइल, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू डू दैट, सो लेट्स डू दैट फॉर नाउ यूजिंग द कॉन्फ़िग। तो अब इसको हमें इसके बाद रन करना है और पास करना है एक फॉर ईच एक्टिविटी में, तो ये वाला कॉपी एक्टिविटी यहाँ पे नहीं आएगा।
इसको रिमूव करते हैं, इसका कनेक्शन सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं। लेट्स ऐड अ फॉर ईच, ठीक है। बट बिफोर दैट लेट्स ट्राई टू टेस्ट कि ये क्या आउटपुट दे रहा है। तो मैं इसको डिसेबल करके सिर्फ इसको रन करूँगा डिबग करके। सो लेट्स सी व्हाट आउटपुट दिस इज गिविंग। सो लेट्स रन दिस लुकअप and let's see what value we are getting. It's running now and let's wait for it. Pipeline completed. तो इसका आउटपुट जो है वो हमें ध्यान से देखना है। तो आउटपुट का फर्स्ट रो के अंदर में यहाँ पे ये पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं ये फर्स्ट रो वाला ऑब्जेक्ट हटा दूँ, पैरामीटर हटा दूँ दिस, इसको अगर मैं यहाँ से फर्स्ट रो हटा दूँ तो सारे वैल्यूज़ रीड करेगा, ठीक है। अभी करेंटली वो डायरेक्टली ये रीड कर रहा है, हमें पूरा एरे लिस्ट रीड करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फर्स्ट रो ऑप्शन डिसेबल करके फिर से डिबग करता हूँ। लेट्स रन इट अगेन। कंप्लीटेड एंड देन इसका आउटपुट देखते हैं। तो इसके आउटपुट में काउंट होगा और एक वैल्यू होगा। इस वैल्यू में हम देख सकते हैं कि देयर इज़ अ लिस्ट और एरे, और इसमें एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट में इस फाइल के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। ये पूरा चीज़ हमें पास करना है हमारे एक फॉर ईच एक्टिविटी को। तो यहाँ पे फॉर ईच एक्टिविटी लेते हैं, फॉर ईच, और इसमें पास कर देंगे लाइक दिस, ठीक है। पास करने के बाद इसके अंदर हमें ये कॉपी एक्टिविटी डालना है उठा के। सो आई एम जस्ट गोना एनेबल दिस फर्स्ट, एक्टिवेट। इसको कंट्रोल एक्स से कट करके इसको एडिट करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अब वो एक्टिविटी इसके अंदर आ जाएगा। नाउ अब इसको हमें फॉर ईच को, ठीक है, फॉर ईच, इसका नाम चेंज करते हैं फॉर ईच फाइल, ओके। एंड देन इसके सेटिंग्स में हमें आइटम्स मेंशन करना है कि कौन से कौन से एरे में हमें आइट्रेशन करना है। तो इसमें वो एरे आ जाएगा जो इधर से मिल रहा है आउटपुट में। तो इसका आउटपुट में क्या आ रहा है, इसके आउटपुट में यू कैन सी वैल्यू प्रॉपर्टी में रखा हुआ है, ठीक है। सो गो इनसाइड दिस आइटम्स कंटेंट एंड देन यू कैन सी रीड कॉन्फिग वाला जो प्रॉपर्टी ये वाला लुकअप है, उसका रीड कॉन्फिग का वैल्यू एरे, इसको डायरेक्ट सेलेक्ट करो, अपने आप ये पूरा पॉपुलेट हो जाएगा। ओके करेंगे तो इसमें से वैल्यू इसमें आ जाएगा। एंड देन वी हैव एक्टिविटीज़, और इसके एक्टिविटीज़ में यहाँ पे कॉपी एक्टिविटी है, इसको ओके करते हैं, ओपन करते हैं। कॉपी CSV में यहाँ पे सोर्स में ये मैनुअली लिखा हुआ है, इसको हम अपने पैरामीटर से लेंगे। तो फॉर ईच में जो करंट आइटम होगा उसको रीड करना है। तो करंट आइटम का स्ट्रक्चर कैसा है, कैन सी हेयर ये। तो ईच आइटम, तो आइटम के अंदर ये है। तो आइटम डॉट सोर्स कंटेनर अगर करेंगे तो हमें ये मिलेगा, डॉट सोर्स फाइल नेम ये मिलेगा, डॉट मैपिंग ये मिलेगा। तो ऐसे डॉट डॉट लगा के इनको हमें पास करना है वहाँ पे, ठीक है। तो इसमें कॉपी एक्टिविटी सेलेक्ट किया, एडिट करके कॉपी एक्टिविटी, सोर्स में कंटेनर क्या होगा, सोर्स कंटेनर। तो यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, आइटम डॉट सोर्स कंटेनर, क्योंकि यही है हमारा यहाँ पे पैरामीटर या प्रॉपर्टी। इसको ओके किया। फाइल नेम विल बी सोर्स फाइल नेम। तो यहाँ से @item डॉट सोर्स फाइल नेम, तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। एंड देन ओके। देयर इज़ वन मोर पैरामीटर फॉर सोर्स विच इज़ स्किप लाइन काउंट। तो ये रहा स्किप लाइन काउंट, इसको भी डायनेमिक करेंगे। दिस विल बी आइटम डॉट स्किप लाइन काउंट, ठीक है। बाकी सोर्स का ठीक है, सिंक का साइड का पैरामीटर सेट करना है। सो दिस विल बी आइटम फंक्शन डॉट वी विल टारगेट कंटेनर, एंड इसमें भी हमें करना है। सो दिस विल बी टारगेट फाइल नेम, ओके। सो दिस इज डन। और तो कुछ इसमें सेटिंग बचा नहीं। हाँ, वन मोर थिंग, मैपिंग। तो ये मैपिंग अभी डायनामिकली यहाँ पे लिखी है, इसको हम यहाँ से क्लियर करने वाले हैं ठीक है। इसको पूरे को क्लियर करेंगे, डायनेमिक कंटेंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पूरा मैपिंग डाल देंगे। तो आइटम डॉट मैपिंग, तो मैपिंग के अंदर ये हमें पूरा एरे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से ओके करते हैं। सो विल गेट दैट मैपिंग, ठीक है। मैपिंग इक्वल टू आइटम डॉट मैपिंग। नाउ वी हैव दिस रेडी,
अब मैं इसको, अभी हमने कॉन्फ़िग फाइल में एक ही ऑब्जेक्ट डाला है राइट, तो इसको टेस्ट कर सकते हैं इजीली। तो टेस्ट करते हैं कि एक फ़ाइल कॉपी हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो वी हैव द स्टेजिंग के अंदर ये पार्केट फाइल है, इसको डिलीट करते हैं। फाइल डिलीट हो गया। अब मैं इसको रन करूँगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ से डिबग करता हूँ। रन डिबग करते हैं, तो एक ही एक्टिविटी है, तो अभी एक ही एक्टिविटी रन होगा उसमें। लेट्स वेट इफ इट वर्क्स। सो पाइपलाइन इज़ रनिंग। रीड कॉन्फ़िग ये वाला चल गया, फॉर इच चल रहा है, फॉर इच के अंदर कॉपी वाला एक्टिविटी में वैल्यूज़ पास हो रहे हैं। इट्स रनिंग। इनपुट में हमने ये सब चीज़ें पास किया है, एंड लेट्स वेट फॉर इट टू कंप्लीट, एंड इट हैज़ फेल्ड। लेट्स सी द एरर। एरर क्या है? कॉलम नेम इज़ इनवैलिड, कॉलम नेम कैन नॉट कंटेन दीज कैरेक्टर्स। इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर वाला इशू आ रहा है। लेट्स सी। Okay, so we have source name column underscore ही है। Okay, I think the mapping is not passed correctly. Let's do some research. How do we pass dynamic mapping? Okay, I think we have missed one thing. So ये mappings equal to करके ऐसे करके लिखना पड़ेगा। तो हमें ये पूरा ऑब्जेक्ट चाहिए एक्चुअली। सो लेट्स ऐड दिस स्ट्रक्चर हेयर। सो हमने मैपिंग इक्वल टू करके ये पूरा एरे दिया था। इंस्टेड ऑफ दिस एरे लेट्स ट्राई टू डू दैट स्ट्रक्चर। इसको यहाँ से कट करते हैं, कट एंड देन पुट एन एरे, सॉरी ऑब्जेक्ट, देन उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टीज टाइप कोलन tabular translator, then we have mappings, and then mappings will be this array जो मैंने कॉपी किया हुआ है उसको मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा। Let's save it and then update our config file here. So upload, डेस्कटॉप में ये फाइल है, इसको मैंने अभी अभी अपडेट किया है। इसको अपलोड करते हैं। ओवरराइट फाइल इफ ऑलरेडी एग्जिस्ट, अपलोड, इसको ओवरराइट कर दिया। नाउ लेट्स ट्राई रनिंग दिस अगेन, क्योंकि हमने मैपिंग तो ऑलरेडी पास कर रखा है। वी जस्ट नीड टू सी हाउ इट्स वर्किंग। लेट्स रन अगेन। In the meantime, let's go through this. Okay, pipeline has now succeeded. See, so अब ये काम हो गया। So the only thing that we were missing earlier was the structure of the mapping. ठीक है, तो ये जो मैपिंग ऑब्जेक्ट हम लोग डायनेमिकली पास करेंगे उसमें ये दो प्रॉपर्टीज़ होना ज़रूरी है। एक एरे, पहले तो ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए एरे की जगह, और उसके अंदर यहाँ पे टाइप टैबुलर ट्रांसलेटर, और मैपिंग्स के अंदर फिर एरे होना चाहिए। हमने डायरेक्ट एरे पास किया था, बट हमें इस तरह से पास करना है।
तो बस ये छोटा सा चेंज करके हम लोग ने कॉन्फ़िग फाइल अपग्रेड कर दिया. तो अभी हमने टेस्ट कर लिया है दैट इट्स इज वर्किंग फॉर वन फाइल. सो वी विल जस्ट कॉपी दिस, इनफैक्ट रेप्लिकेट दिस लाइक दिस, इसमें कॉमा लगाएंगे एक, एंड दूसरे फाइल के लिए हम इसको सेट करेंगे. सो दूसरा फाइल चेक कर लेते हैं. लेट्स गो टू आवर फाइल. सो डिम सिटी कर लिया है. लेट्स ट्राई डिम एम्प्लॉय. इसको मैं डायरेक्ट नोटपैड में ओपन करके चेक करूँगा कि किस तरह का डेटा है. ओके, इसमें कोई स्किप लाइन काउंट नहीं चाहिए और दीज आर द कॉलम नेम्स, राइट. सो लेट्स डू दैट. एंड टू जनरेट दैट स्ट्रक्चर, राइट, कि ये जो स्ट्रक्चर है मैपिंग्स वाला, ये मैपिंग वाला स्ट्रक्चर जनरेट करने के लिए आई विल टेक हेल्प ऑफ चैट जीपीटी. मेरे को मैनुअली सारे स्ट्रक्चर जनरेट नहीं करने हैं. सो लेट्स मेक यूज़ ऑफ चैट जीपीटी. So I will give it the structure for this one. मैं ये पूरा कॉपिंग करने वाला हूँ. ओके, ये पूरा मैंने जेसन इसको दिया. इसको बोलूँगा कि अंडरस्टैंड दिस जेसन स्ट्रक्चर फॉर column mapping from source to sink in ADF copy activity. Then based on this, create a new mapping for the following columns such that in the sink we don't have any spaces in column, names. Okay, तो exactly this prompt, and then उसके बाद हम यहाँ पे अपने column names को mention करेंगे. ये डिम एम्प्लॉय के कॉलम्स हैं, इसको उठाया, यहाँ पे पेस्ट किया, एंड देन इसको रन करते हैं. ठीक है, लेट्स वेट फॉर इट. ओके, सो नाउ इट्स वर्किंग. सो इट अंडरस्टूड व्हाट इट नीड्स टू डू एंड इट्स गिविंग मी द मैपिंग स्ट्रक्चर. आई एम जस्ट गोना कॉपी दिस एंटायर थिंग. Okay, so copy this entire thing, go back to your file here. इसको mapping का यहाँ पे replace कर देंगे, paste it. This is for employee table, तो इसका बस नाम change होगा employee. और dim employee में हमारे पास skip line नहीं करना है, तो इस लिए 0 हो जाएगा. ठीक है, तो dim employee हो गया. Let's do this for another one. Okay, so next file क्या है हमारा? Next file is fact sale. राइट क्लिक करके edit in notepad करते हैं. इसके कॉलम नेम्स को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ से. सारे कॉलम नेम्स उठाए और उठा के चैट जीपीटी को उसी प्रॉम्प्ट में हम मेंशन करेंगे. Do the same for this. ठीक है, तो अब ये फिर से जेसन स्पेसिफाई करेगा फॉर these columns. ओके, सो लेट इट जनरेट. टिल दैट टाइम लेट्स सी. इसमें हमें ऊपर में स्किप लाइन काउंट करना नहीं है. सो लेट्स गो टू दिस एंड चेंज दिस. दिस विल बी फैक्ट सेल. ठीक है, तो दोनों को फैक्ट सेल कर दिया. एडिट. स्किप लाइन काउंट चाहिए नहीं. मैपिंग विल चेंज. सो मैपिंग हम चैट जीपीटी से निकाल देंगे. Let's wait for it to complete. Still generating. Okay, so now it's completed. Let's copy this and go to our config file. And यहाँ पे ये mapping का object जो है इसको replace कर देंगे like this.
then let's minimize this again. Okay, so this is there. Now let's copy this again, paste. So now let's do this for another file. dim customer के लिए कर लेते हैं, right click, edit in notepad. Okay, so इसमें column names different है और इसमें skip line count भी करना है. Okay, so let's copy this and here do the same for this. जब तक generate करेगा तब तक file change कर देते हैं. This will be dim customer. Okay, dim customer, skip line count is 1 and mapping अभी generate हो रहा है. Let's see. Copy this structure, replace this object. Okay, done. And then replicate this for a different file. So next file is your dim date. Right click, open with notepad, edit with notepad कर लेते हैं. ओके, इसमें हमारे पास ऊपर में कोई स्किप लाइन करने का ज़रूरत नहीं है, तो लेट्स जस्ट कॉपी द लिस्ट ऑफ कॉलम नेम्स एंड पुट इट टू ChatGPT. डू द सेम फॉर दिस. Now let's come back to our config file and let's, ये customer, this will be dim date. And skip line count will be 0. Okay. Okay, so this is done. Let's copy the structure and replace this here. Done. And then we have this. Then replicate this for last file. And the last file is dim stock item. Okay, so let's edit this again. Edit in notepad. First line को skip करना है and then we have these column names. So let ChatGPT generate this. Do the same for this and then it will generate. And तब तक हम अपना ये edit कर लेते हैं. This will be dim stock item. Dim stock item. Okay, dim stock item. ओके, टारगेट कंटेनर का नाम मैंने गलत लिखा हुआ है. इट शुड बी स्टेजिंग. सो लेट्स एडिट एवरीवेयर. कंटेनर को रिप्लेस करके वी विल मेक इट स्टेजिंग. ओके, सो नाउ इट्स डन. ओके, डिम स्टॉक आइटम का भी हम वेट करते हैं. डिम स्टॉक आइटम में स्किप लाइन काउंट विल बी 1 एंड मैपिंग हमें मिल जाएगा अभी. गो बैक डाउन हियर, लेट इट जनरेट. कॉपी हो गया and paste. Okay, so now it's done. Okay, so we have all the mappings here. पूरा config file बन गया है and now we can just go and replace it in the storage account. Storage account हमारा है यहाँ पे, इसको हम upload करेंगे and then we will just replace this config file there. config file is in desktop. इसको यहाँ से उसमें अपलोड करना है. overwrite files, upload. फाइल अपलोड हो गया है. हमारा पाइपलाइन ऑलरेडी सेट है. पाइपलाइन में कुछ चेंजेस करने नहीं है, सारे पैरामीटर्स सेट हैं.
अब बस इसको रन करना है. So let's debug it. Let's wait for it. ओके, तो अब ये कॉपी CSV टू पार्केट, मल्टीपल एंट्रीज हैं इसमें 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 हमने एंट्रीज डाले थे उधर में. सो फॉर 6 फाइल्स इट्स डूइंग. इसमें एक में सक्सेसफुल हुआ है और बाकी में एरर आया. लेट्स सी क्यों. ओके, कॉलम मैपिंग कैन नॉट बी फाउंड. क्रेडिट लिमिट नाम का कोई कॉलम है, उसका मैपिंग नहीं मिल रहा है. लेट्स सी किसमें है इशू. डिम कस्टमर में इशू है. और इसमें क्या है, कॉलम मैपिंग कैन नॉट बी फाउंड, टोटल समथिंग. देयर इज़ अ कॉलम कॉल्ड टोटल जिसका नहीं मिल रहा है मैपिंग. लेट्स सी मैपिंग में क्या गलती है. लेट्स आइडेंटिफाई द फेल्ड एक्टिविटीज़ फर्स्ट. ठीक है, तो सारा सक्सेसफुल नहीं हुआ, 3 एक्टिविटीज़ फेल हुए. सो यहाँ से लेट्स फिल्टर इट. ऑल स्टेटस की जगह फेल्ड को फिल्टर करते हैं. एंड देन लेट्स सी क्या है इसमें. सो okay, so these 3 files failed. So finally I have figured out what was the issue in the file. So the issue was कि हमने जो मैपिंग जनरेट किया था चैट जीपीटी से, चैट जीपीटी ने वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया. तो कुछ कुछ कॉलम नेम्स में उसने फुल कॉलम नेम अच्छे से मैपिंग नहीं किया, कहीं कहीं पे स्पेस छोड़ दिया, कॉलम नेम की स्पेलिंग्स गलत कर दी. सो ऐसे कुछ कुछ में एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रहे थे. So those were some of the issues. So I have fixed the config file right now. तो मैंने अपना CSV फाइल को मैच करके config फाइल सही से अपडेट कर दिया है. तो अब it is working fine. So मैं आपको ये config फाइल भी शेयर कर दूँगा. So I've already created a GitHub repository for this. तो यहाँ पे आपको GitHub repository का ये लिंक है, ये आपको शेयर कर दिया जाएगा आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. तो आप डिस्क्रिप्शन से जाके इस लिंक को ओपन करें और यहाँ से आप कॉन्फ़िग फाइल को डाउनलोड कर लीजिए. डेटा सेट फाइल यहाँ से आप डाउनलोड कीजिएगा. ठीक है, डेटा सेट विल बी इनसाइड दिस फोल्डर. सो यू कैन डाउनलोड दिस these files, all of these files, and then you can use it in your project. Now since the config file is fixed, now let's try running the pipeline. So this is that pipeline. इसको हमने फिक्स कर दिया है, इसको रन करते हैं. Let's click on debug. It will read from the config, and for each of the object or the file name that we are passing, it will copy the data into Parquet format. Okay, so once this is completed, let's wait for it. Running and almost completed. One file is left and हमारा pipeline complete हो गया सक्सेसफुली. तो सारे files copy हो गए. Now let's check our directory. Staging में हम wwi वाला folder को check करते हैं. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सारे files Parquet format में यहाँ पे copy होके stage हो गए. So this completes our step 1 of the project, जिसमें हमने फाइल को स्टेज करके अपने स्टेजिंग कंटेनर में Parquet फॉर्म में स्टेज कर लिया है. नेक्स्ट वीडियो में वी विल ट्राई टू रीड दीज फाइल्स इन Databricks एंड डू सम माइनर ट्रांसफॉर्मेशंस, एंड देन उसको हम लोग SQL में सेव करने के लिए प्रोसेस फाइल फॉर्मेट्स को सेव करेंगे. ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. ओके,
सो लास्ट लेक्चर तक हमने ये देखा था कि किस तरह से हमने इस प्रोजेक्ट का जो मिनी प्रोजेक्ट हम लोग अभी कर रहे हैं उसमें ब्लॉब स्टोरेज में रॉ फाइल्स थी, उसको हमने CSV से पार्केट में कन्वर्ट करके एक दूसरे कंटेनर में स्टेजिंग नाम का कंटेनर में पार्केट फॉर्म में सेव कर लिया था यूजिंग ADF, ठीक है। एंड देन हमने इस पूरे प्रोसेस को डायनेमिक भी बनाया था बाय यूजिंग अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल एंड एक ऑप्टिमाइज्ड लाइक इंजेक्शन पाइपलाइन जैसा हमने एक स्टेजिंग पाइपलाइन क्रिएट किया। अब हमें नेक्स्ट फेज़ ऑफ द प्रोजेक्ट में आगे बढ़ना है, जिसमें हमें क्या करना है, हमारा डेटा ब्रिक्स का सेटअप करना है, जिसमें हम इस स्टेजिंग फाइल्स को रीड करके प्रोसेस करके एक प्रोसेस्ड फाइल जनरेट करेंगे और उसको यहाँ पे दोबारा हमारे ADLS में सेव कर देंगे। एंड देन यूजिंग ADF वी विल मूव दैट फाइल इनटू Azure SQL table. So let's quickly set up our Databricks environment. So let's go to our cloud. So this is our cloud. And यहाँ पे let's first create our Azure Databricks. So in order to create Azure Databricks, you need to click on create resource and then select Azure Databricks. So यहाँ पे create resource and then search for Databricks. So in this, I'm just going to search for Databricks here in the marketplace, and then you will see Azure Databricks. Click on create Azure Databricks, and after clicking on create we have resource group. तो resource group में अपना YouTube कंसोल फेयर ADF YouTube द सेम रिसोर्स ग्रुप जो हम पहले यूज़ कर रहे थे वही मैंने यूज़ किया। वर्क स्पेस का कुछ एक नाम देना है, सो लेट्स गिव इट CF ADB YouTube. ओके, सो आई एम जस्ट गिविंग इट दिस नेम एंड देन उसके बाद यहाँ पे रीजन वगैरह सेलेक्ट करेंगे। सो प्राइसिंग टियर, प्रीमियम एंड ऑल दोज थिंग्स आर देयर। सो यहाँ पे ड्रॉप डाउन से यू कैन चूज़ अ ट्रायल फॉर प्रीमियम का ट्रायल ले सकते हैं। स्टैंडर्ड Spark using Microsoft Entra ID, you can choose whatever pricing tier you want. I'm just gonna go with premium for now, and then just create managed resource group name. So this is kind of optional parameter, so ये fill नहीं भी करोगे चलेगा। Then click on next. Deploy Azure Databricks with secure cluster connectivity with no public IP. No, so हमें public access चाहिए, so I'm just gonna keep this like this. Encryption will be also default, and this will also be default, and then we'll just click on review and create. So after a few minutes it will create the Azure Databricks resource. After clicking create here, it's now doing the deployment for us. So let's wait for a few minutes. Okay, so after a few minutes हमारा Azure Databricks का जो resource है वो create हो गया है. We will click on go to resource, and then we will click on launch workspace. So this will open our Databricks workspace environment. Okay, so workspace is ready. The first thing that we need is our compute resource, यानी कि हमारा cluster हमें create करना पड़ेगा सबसे पहले. So we will click on create compute, and then let's create a single node. Let's keep it very minimal, and single user is fine. This will be 4 cores, 16 GB. Let's keep this as minimum, and yeah, these look fine to me. And there's a Proton accelerator, we just want to disable that, we don't need this. And this has Unity catalog features, so it's fine. Click on create. Okay, so while this is getting created, let's quickly set up our notebooks जिसको हमें run करना है using ADF for processing the tables. So we will click on workspace on the left side, and inside this workspace we have shared. So inside this shared, okay, let's click on workspace here, and inside this workspace click on create, and then you can create notebooks here. I'm just gonna create a folder for now, right out in the workspace folder, and I'm just gonna call it sample. Okay, let's call it ADF project or something like that. Okay,
and then this is the folder, and inside this folder मैं यहाँ पे कुछ notebooks create करूँगा, but जो सबसे पहला notebook मुझे create करना है that will be a simple utility notebook जिसको हम call करेंगे. So click on this notebook, and इस utility notebook में there are few things that we are going to create, so that would basically help us in the long run. सबसे पहला चीज़, let's call it utils, and then in this utils we will have the code. Okay, so the first code that we want to write here is basically to create the mount points create करने हैं हमें, and then एक बार जब mount points create हो जाएंगे उसके बाद we will be able to read it. Okay, so this is the utils notebook, and inside this we'll create a function called as create mount or something like that, and I'm just gonna generate all these like code using AI for now, because I don't want to get stuck with the Databricks development, and because अभी हमें ADF का project focus करना है, तो ADF is more important for us. Databricks हम लोग quickly wrap up करेंगे यहाँ पे. So here there is an option for toggle AI assistant. You can click Control I also. Okay, so that's this. So I'm just gonna click on toggle AI assistant and just say create a function to create a mount point to Azure blob storage, make it generic with parameters. Okay, so let's make that. Okay, so it's giving me this code, storage account key and all those things it is giving me. I'm just gonna click on this, so it has given me this, and then we are just gonna add another check, add checks to recreate mount if mount already exists. Okay, so it's done. So basically अभी ये क्या करेगा कि based on the parameter it will check कि अगर जो हम mount point बनाना चाहते हैं वो mount point exist करता है कि नहीं. अगर वो mount point exist करता है it will like unmount that mount point and then recreate that mount point. अभी हमें बस ये storage account name, container name, mount point और storage account की ये कुछ parameters हमें provide करने, and यहाँ पे हम storage account की और storage account name ये सब मैं अभी for now hard code करने वाला हूँ. I'm just gonna keep the mount point here as a first parameter, and rest of the things I will make them optional. Storage account name and ये सारी चीज़ें हम यहाँ से copy करेंगे. So we will just go to storage account, this one, and यहाँ पे जाके we have overview, and inside this overview we have the resource group, and then we have the subscription ID, and then here we should have our resource details somewhere. So let's see where it is. Click on JSON view, and when you click on JSON view you will get all these details. So endpoints, storage accounts. Okay, yeah, this is the storage account name, CF UTF ADF kind of. This is the name of the storage account, and then we will just put the storage account name equal to like this for now, and container name we can mention it here. So this we can also make it as a parameter for this part like this. तो कंटेनर नेम भी हम पास करेंगे, माउंट पॉइंट भी पास करेंगे, स्टोरेज अकाउंट की हम लोग अभी हार्ड कोड करने वाले हैं. And don't worry, I'm just even though you see the storage account key and all those things, you won't be able to use it क्योंकि मैं ये सारे resources remove करने वाला हूँ after this video is completed. So let's okay. So let's add the storage account key. So where is the storage account key? So if you come here, there are some properties. Let's see if we can find the key.
Okay, key resource, key 1, allow shared access key. Okay, let's go on the left side and try to create settings, and then we have endpoints. Here we have, okay, these are primary endpoint, secondary endpoint. Okay, I'm really forgetting this, कहाँ पे होता है? Okay, list storage account keys. Data management, security, networking, access keys. Okay, so here we have the access keys on the security and networking tab, and here we have the key 1 and connection string and all the stuff. So you can use any of the keys. I'm just gonna use this key here, so just copy this entire key, go to our Databricks and put that value there. So अब ये हमारा value हमें optional हो गया. अब ये जब भी हमें mount point बनाना होगा, we'll just call this create mount point function and it will do that for us. So remove this, and this is our utilities notebook, and let's run this here. Okay, so let's see if we have the cluster available for us. Yeah, cluster is ready. Now here we will just call this create mount function. We will pass the parameters like this /mnt/youtube ADF like this. So अभी हमें एक source के लिए बनाना, एक हमारा staging जो है container उसके लिए बनाना है. Container name is staging. Okay, so we will call it like this, and then we will run this. So ये एक mount point बनाएगा, which will, this /mnt will point to the staging container. Okay, so let's wait for that to complete, and then let's create another for processed. Okay, so this is the processed point. Click on run. It's running, it's creating the mount points. Okay, so now let's quickly check if we are able to access these mount points. So I'm just gonna use %fs and do a list on that mount point, and if it is working, it हमें list of file folders and सब कुछ details आ जाएंगे staging container का. Let's see. Okay, so हम यहाँ के सारे folders and files हम देख सकते हैं, which is working. Processed वाला भी, let's check that. So that is also working. Abhi currently the processed container is empty, so it's we don't have any data there, but yeah, we know that this is working. Now अब ये जो create mount point है, ये हमें बार बार नहीं करना है, हमें इसे एक ही बार करना है. So we will do this in a different notebook. So this is utilities notebook. इस utilities notebook में हम normally सारे functions का definition रखते हैं, so that whenever we need it, we can call it anywhere. And here we will create another notebook called init. So init will be doing our all the setup for the environment. So init, let's call it init. Init में let's give it a, let's call those functions here, call this utils notebook there in fact. So I'm just gonna use %run, and then just gonna call this utils. So /utils, so it will call that utils notebook. तो यहाँ पे पूरा notebook run होगा, और इस utils से हमें ये create mount point वाले code को remove करना है. So just need the functions there. और init notebook में we will call this function. So let's click on interrupt for now, and then run it again, and then we will add this also. Okay, so this is done. Run all. So this will do that staging and processed mount point creation, and then few more setups we need to do. We need to create 2 databases. So यहाँ पे if you go to catalog, you will have few options like CF YouTube catalog is there. There is a system catalog, then all those things are there. So inside this CF YouTube,
and then default we these are few of the schemas of the database. So inside CF YouTube ADF, CF ADB YouTube, okay, CF ADB YouTube, this is the catalog name. Inside the catalog we will have databases, and inside databases we will have our tables. So these are some tables. So this is like all the Unity catalog features here. Okay, so Unity catalog tables are there, and then यहाँ पे हमें टेबल्स को क्रिएट करने के लिए एक डेटाबेस चाहिए. सो मैं अपने जितने भी स्टेजिंग वाले टेबल्स होंगे जो हम लोग प्रोसेस करने के लिए यूज़ करेंगे, उनको मैं एक स्टेजिंग डेटाबेस के अंदर रखूँगा, और जितने भी हमारे प्रोसेस डेटा होंगे उनको एक मैं लाइक प्रोसेस्ड या फाइनल या इस तरह का कुछ एक क्रिएट करेंगे. सो लेट्स कॉल इट मार्ट डेटाबेस टू बी स्पेसिफिक. So okay, so let's go to workspace again. Let's go to the notebook here. So ADF project and then init notebook. Okay. So here we will create our database and stuff. So click on let's write the code, and we are going to use Spark SQL for most of the stuff. Create database if not exist, and let's give a database name. So हमारे पास एक catalog है which is called CF ADB YouTube. Okay, that's the default catalog name. Okay, and then you can put dot database name staging dot and dot staging. So basically ये क्या करेगा, CF YouTube CF ADB YouTube जो catalog हमने देखा था उसके अंदर हमें एक database बनाएगा which we call as staging. Or you can directly you like do something like this, create database if not exist, but तब वो default के अंदर बनेगा, right? So there is another default catalog, but we want to create it inside this. So CF ADB YouTube dot staging. This is one database, and the other one is Mart. Okay, so we just run this. Okay, so this is our init. कि हमें एक बार रन करना है, बार बार नहीं, पूरे प्रोजेक्ट में. And then we will add our staging notebooks. Okay, so let's create a folder for staging, and then let's create a folder for Mart. Okay, so staging and Mart. So inside staging we will create a notebook, and this notebook इस staging notebook में हम 2-3 tables को read करने वाले हैं, और उसका like 2-3 files को read करेंगे, files को read करके उनके tables create करेंगे उसी staging वाले database के अंदर. Okay, so first notebook that we are going to do is that we are going to create is for dim date. Okay, so dim date. So इसका नाम हमने dim date रखा है क्योंकि हम dim date table को read करने वाले हैं. So how we are going to do it is we are going to just write spark, okay, df equal to spark dot sql, and we're just gonna not the spark dot read, and then dot format, and format में we have parquet files, तो parquet, and then यहाँ पे हमें उसके parameters वगैरह देने हैं. So just gonna put load and then all these parameters. So in this mnt/staging inside staging container हमारे पास wwi folder है, और folder के अंदर फिर हमारे पास dim date dot parquet file है. Okay, this is that, and then we can add a few more parameters here. Option info schema, okay, true, info schema is true, ताकि वो अपने आप को data types वगैरह identify करे, and then we just run this. So when it will run, it will get the data in the df, and df dot display अगर हम करेंगे तो हमें दिख जाएगा data. Let's run this. Okay, this path does not exist, it's saying. Let's see क्या फाइल है हमारे पास. So हमारा mount point already created है, so we can just do a %fs and then ls mount staging.
Okay, it's giving me the staging mount point, but let's see where it is. Let's go to our init notebook and see what we have done. Okay, it's saying staging has been unmounted. Yes, that's the problem. इसको हमें process पे point करना है. Okay, let's run this again. Once this completes, we should be able to get the staging has been unmounted, and then it will remount it with that staging. Just wait for a minute. Okay, now I think it's done. Staging has been done. Let's run this again. We will get the list of directories. So ये है wwi के अंदर folders होने चाहिए. Now let's run this bottom code. Okay, we got the data, and let's run this df.display. So here we have our data, right? So ये हमें data मिल गया यहाँ पे. Now in this we have this date column. इसमें हमारे पास जो values हैं, these are in string format, and इसका format जो है MDY format में है. So this is first value is month, and then we have date, and then we have year. So let's first change this columns into string. Okay, so that would be much better. And in order to do that, so there is a better way to handle this. So what we will do is we will create the table schema. Okay, so what we will do is set this smart and not in the staging. Yeah, so हमने dim date बनाया, तो यहाँ पे dim date के अंदर we will write our code to create the table first. Okay, so let's remove this cell. Let's add a cell for, okay, let's add text here, and we will just add a heading for dim date so that we know that we are processing dim date table. Okay, dim date, and then हम create करेंगे. So create table if not exist, and we will create the table named, okay, cf youtube adb. I know that cf adb youtube. I think ये हमारा catalog का नाम है. dot staging. Let's check the catalog first कि वो schema बना है कि नहीं. Okay, cf adb youtube के अंदर staging और mart नाम का दो डेटाबेस बना हुआ है. तो हमें इस स्टेजिंग के अंदर एक टेबल बनाना है जिसमें हम स्कीमा को पहले से प्री डिफाइन कर देंगे. सो लेट्स ट्राई दैट. ओके, सो वेयर इज आवर डिम डेट. या तो यहाँ पे स्टेजिंग डॉट डिम डेट नाम से टेबल बनाना है हमें, एंड उसका स्कीमा हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं. ओके, सो इन ऑर्डर टू क्रिएट द स्कीमा, व्हाट आई विल डू इज आई विल यूज दिस df to quickly generate the schema. Okay, so I'm just gonna use AI again. Create a function to generate create table command for a df. Okay, so this is what we have here. Click on accept, and then we're just gonna put this back into our utils notebook. We can do that. Just copy this here into the utils so that अगर future में भी ज़रूरत पड़ेगी, we can just call this utils. So this is going to do that, and then for now just call the utils notebook on the top.
%run dot slash dot slash. So we will go back one directory and then we will call the utils. Okay, let's run that. We executed that and then we need this create table command, right? So create table command के लिए just need to copy this and put it here. And in fact we can put the print right over here. Okay, so let's run this. Okay, तो हमारा df ये defined है, इसने ये create table command दिया है, and just gonna copy all this and just gonna change the data types wherever needed. So in this we will mark this as date. Data type will be date and this will be day number is string, that's fine. As the things are fine, as other things are not very big deal. तो अब इतना अगर run करते हैं, so this will create our table. And then what we want to do is we want to insert the data from this df into that particular table. Okay, insert into table from df. Use Spark SQL. Use Spark SQL. Okay, so this is how we normally do it. So इसको accept करेंगे. So first we create a temporary view from this df here like this. उससे हमें ये एक temporary view बना के देगा temp dim date नाम से. And then we can run our SQL code. तो मैं यहाँ पे direct %SQL से just gonna do something like that, insert into, because हमारा table already created है, right, this one. So now we can just do insert into this and then we can put the column names, right? So we can put the column names here. Column names are this, right? And then we can do values, or we can values, instead of values we can just also do select and start from temp date, right? Something like this. अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि कॉलम नेम स्पेसिफाई करना है किस कॉलम में क्या जाएगा. सो लेट्स क्रिएट अनदर फंक्शन. Create a function to give the list of column names from df. Okay, def column names from this. Accept, go to this notebook here, run the utils again. तभी हमारा वो column available होगा, get column names, and we can just do df columns. Okay. Okay, so we have this df and then get column names and we will pass df here and then we will just run this. तो हम देखना चाहते हैं df में क्या क्या column names हैं. So these are the column names. We'll just copy this and put it here. Now instead of these single quotes, I will just remove them for now. Control H, not Control H. I think I can replace this like this. Control D and then click backspace. तो अभी हमारा column names आ गया है. And we will do this like this. Click on backspace again. So list of column names हमने यहाँ पे डाल दिया है. अब यही list of column names हमें यहाँ भी चाहिए. Like this. Okay, so that's what we are doing. And then we will just do it like this. So that हमें पता हो कि हम किस column में क्या value insert कर रहे हैं. Date की date, day number में date. Now in this date column हमें इसको बस किसी तरह cast करना है. Okay, so
cast date column to date by converting from a given date string format, right? Something like this. So it's doing cast date as date, but we don't want to do that. Use create from format. Okay, so now it's having this here. अब यहाँ पे जो कास्ट लगाया है इट माइट नॉट वर्क फॉर अस बिकॉज उसमें डेट का फॉर्मेट इतना स्पेसिफाइड नहीं है. सो लेट्स ट्राई टू यूज़ SQL. Okay, Databricks SQL create from string format. Okay, so we can use the toDate function. Okay, toDate, and we can specify the format. So let's use that. So use Control I, use toDate function. Okay, so now we have done that. अब यहाँ पे हमें बस फॉर्मेट मेंशन करना है. सो फॉर्मेट इज़ m/d/yyyy. ओके, सो नाउ इफ वी रन दिस इट विल वर्क. ओके, ये लास्ट में बस फ्रॉम टेम्प बार बार आ गया है. उसको रन करते हैं. You can do all these things in like Python code also, but I prefer using Spark SQL, so I'm doing that. Now if we check our table, which is this one, like this, इसमें हमें डेटा मिलना चाहिए. Select star from this. So इसमें अभी क्योंकि डेट वगैरह हमने डिफाइन किया हुआ था. Okay, now it's not giving us. Okay, it's inserted as null. Let's see why. Let's try to run this select command first, and let limit 10. It's not working. toDate is not working. Okay, I know what's the problem. हमने जो फॉर्मेट दिया वो गलत है. So format is not m hyphen, it's m slash. So run this again. So now we are getting the proper date values, right? So this need to change this hyphen to slash, like this. Okay, now क्योंकि अभी हमने इसमें insert लगाया है get column names, we just now ran it. We can remove this now. Now here we have this insert. तो insert से पहले हमें टेबल को क्लियर भी करना पड़ेगा ताकि अगर ये नोटबुक दोबारा रन हो तो हमारा जो dim date टेबल है वो क्लीन हो जाए, एंड देन फिर से री इंसर्ट करें. दिस विल इंश्योर कि हमारा जो टेबल है उसमें डुप्लीकेट डेटा नहीं है. Okay, so यहाँ पे, और otherwise we can just drop and recreate also. We can do that process. So let's do that. In fact, let's create a drop create instead. %SQL drop table if exist, and then give this name there. And यहाँ पे we can remove the if not exist check because यहाँ पे हम drop कर रहे हैं. We'll drop that, and then this will be date, and we can also make this as primary key. Okay, because date is unique here. Then run this. Okay, now it's executed. DF we are running, and then we run this again, and then we will run this. तो अभी हमारा
डिम डेट टेबल में डेटा आ चुका है और ये डेट कॉलम में वैल्यूज़ भी सही है. ओके, सो नाउ वी आर जस्ट गोना डू दिस अगेन फॉर वन मोर टेबल इन द स्टेजिंग नोटबुक. यहाँ पे वी विल क्रिएट वन फॉर आवर फैक्ट सेल. ठीक है, तो मैं इसको फ़िलहाल के लिए ये सिलेक्ट वाला कमांड यहाँ से मैं हटा भी सकता हूँ, बट फॉर नाउ आई एम जस्ट गोना कीप इट. एंड ये पूरा नोटबुक मैं क्लोन करूँगा. सो जस्ट गोना क्लिक ऑन क्लोन एंड वी विल डू दिस फॉर फैक्ट सेल क्लोन. तो फैक्ट सेल नाम से नोटबुक बना दिया है. जस्ट गोना रिप्लेस ऑल दिस थिंग्स. फैक्ट सेल. ओके, इस डिम डेट में हम ये वाला प्रिंट कमांड हटा सकते हैं. वी डोंट नीड दिस हियर. ओके, दैट्स डन. फैक्ट सेल. Then for fact sale you just need to read from fact sale. So let's run the fact sale data. DF we will create here, fact sale, and while this is running we will also call this function here. Run this utils once and यहाँ पे fact sale table के लिए we will generate the command. Okay, so we have got this create table command. इसको copy करते हैं this, and then we will call fact sale here. And then we will put the command here. और यहाँ पे हमें कुछ कॉलम नेम्स को चेंज करना है, बिकॉज जो पाकेट फाइल है उसमें स्ट्रिंग है बट हमें टेबल में प्रॉपर फॉर्मेट चाहिए. तो यहाँ पे जैसे क्वांटिटी जो है इसको मैं इंटीजर कर दूँगा. यू कैन मेक इंट एंड देन पैकेज एंड ऑल दिस थिंग्स आर फाइन. प्रॉफिट विल बी डेसिमल, so decimal, and we'll put the size here, so 10,2 like this. Then we have total excluding tax. This will also be decimal. Tax amount will be decimal. Total including tax decimal होगा. ये integer होगा. ये integer होगा. Lineage key we can keep it like that. Tax rate will be decimal. Unit price will be decimal. And invoice date key, this will be date, and delivery date key will be date. Bill to customer key and all those things are fine. Okay, so now we can just run this. तो ये एक टेबल क्रिएट कर देगा हमारे लिए. And then just do a df.columns. I have these column names here. Just copy that, put this here like this, and replace all this exclamation mark. Select and press Ctrl D, तो अपने आप वो select करेगा सब कुछ. We'll remove this we need it here, so उसको नहीं करना है remove. Okay, so these are the columns where we are inserting, and इसको select में भी डालना है. So we'll just put it here into select this, and ये वाला command we will just copy and replace the date वाला part. तो invoice date की में यहाँ पे replace कर देंगे इसको. So invoice date की, क्योंकि invoice date की में भी same वही like data का issue है. जो column है वो इस format में है, string format में, हमें date में convert करना है. So we need to use toDate function, and then we will copy this thing. And paste it here and paste it here. Rest of the things will work, so we can just run this now. And this will be fact sale. Okay, temp date नहीं होगा, ये temp fact sale होगा. Fact sale, and then insert into will also be fact sale.
run this again, run this, and let's see if the data is there. Okay, so हमारा जो डेटा है आई थिंक लोड हो चुका है. वी कैन सी द डेटा हेयर. डेट में डेटा है, बाकी में स्ट्रिंग एंड न्यूमेरिक जहाँ पे भी ज़रूरत था वी हैव मेड दैट चेंज. सो नाउ इट्स वर्किंग. नाउ व्हाट वी विल डू इज़ वी विल जस्ट try to run all both of these notebooks in the staging pipeline. So let's go to our ADF. So ADF में after we do the staging notebook we will run after we do the copy activity we will run the staging notebooks here. So यहाँ पे हमें staging notebooks को run करना है one by one. तभी मैं you can also like हम ये वैल्यूज़ भी हम अपने रीड कॉन्फ़िग वाले पार्ट में भी प्रोवाइड कर सकते थे किस नोटबुक को रन करना है, नोटबुक का नाम क्या है, देन वी कैन मेक अ जेनरिक हेयर इनसाइड दिस फॉर इच. बट फॉर नाउ वी विल जस्ट मेक इट स्टैटिक. सो वी हैव नोटबुक एक्टिविटी. तो हमें क्या करना है, ADF से इस नोटबुक को जो डेटाब्रिक्स में नोटबुक है उसको रन करना है. सो विल कॉल दिस नोटबुक एक्टिविटी. सो ये वाला डेटाब्रिक्स नोटबुक एक्टिविटी. सो फर्स्ट वन इज़ dim date. Okay, so dim date underscore staging or something. Okay, so हमें dim date को रन करना है. लेट्स नॉट कॉल दिस अंडरस्कोर staging. एंड देन डेटाब्रिक्स में यहाँ पे कनेक्शन सेट करना पड़ेगा, कौन सा कनेक्शन यूज़ करना है. तो इसके लिए हमें एक लिंक सर्विस क्रिएट करना पड़ेगा डेटाब्रिक्स का जो हमारे डेटाब्रिक्स एनवायरनमेंट से कनेक्ट करेगा. क्लिक ऑन न्यू एज और डेटाब्रिक्स वन. यू कैन कॉल दिस वट एवर यू वांट. एंड सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करके वी विल सेलेक्ट आवर डेटाब्रिक्स and it will automatically select these options. So now here you can choose new job cluster or you can choose an existing job cluster. I will use existing job cluster. And then we have access token and all these things. So यहाँ पे we will go to our Databricks environment और यहाँ पे account में जाके from this side we will have go to click on settings. And settings में we will need to create our access token. Okay, so यहाँ पे identity and access, service principal, no not that one, development में नहीं, इसमें भी नहीं होगा. Access token. So on the left side users, developer, click on access token, click on manage, generate new token. Okay, so let's call this ADF token. Okay, and expiry will be 90 days. You can put whatever you want. Copy this value and then go to this part here, ADF, and put the access token there. Okay, but in production you would normally want to keep this in Azure keyword. मतलब key vault में रखेंगे, key vault से फिर fetch करेंगे ताकि ये कोई भी change ना कर सके यहाँ से और कोई किसी को भी actual key value दिखे ना. And existing clusters में you can click on drop down, select this cluster and then test connection. Okay, test connection is working. Click on create and then we will just connect this like this. तो same चीज़ को duplicate करके we will do this for fact sale. So let's rename this to fact sale. और इन दोनों में कोई डिपेंडेंसी नहीं है आपस में. just need to select the notebooks. So settings में जाएंगे, इसमें अभी settings में जाके we will select our notebook. So यहाँ पे go to browse and then in the browse we will select our ADF project folder और यहाँ पे हमारा staging के अंदर we will have dim date. इसको कॉपी करके इसमें यहाँ पे पेस्ट करेंगे सेटिंग्स में और इसको रीनेम करके फैक्ट सेल नोटबुक का नाम रख देंगे. Now if we run this entire pipeline, सारा डेटा कॉपी करेगा, कॉपी करके दोनों ब्राउन्स नोटबुक एग्जीक्यूट कर देगा, which will work. And before we do all of this, we also need a init pipeline जिसमें वो init नोटबुक को एग्जीक्यूट करेगा ताकि हमारे डेटाबेस और जो माउंट पॉइंट वगैरह है वो पहले से क्रिएटेड रहे. क्योंकि अभी हमने एक बार ऑलरेडी init रन कर दिया तो हमें अभी फ़िलहाल के लिए तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बट इफ़ यू रन दिस it will work for, it will copy all the tables and then run the dim date and fact sale. इसी तरह से हमें बाकी के टेबल्स को भी लोड करना है हमारे कैटलॉग टेबल में इन डेटाब्रिक्स एनवायरनमेंट. बट वी विल डू दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, सो
until the last lecture हमने हमारा प्रोजेक्ट का 2 पार्ट कंप्लीट कर दिया है. फर्स्ट पार्ट वाज जिसमें हमने कॉन्फ़िग फाइल की मदद से एक डायनेमिक इंजेक्शन प्रोसेस क्रिएट किया जिसमें हम लोग रॉ फाइल्स को कॉपी करके पार्केट में सेव कर रहे हैं इन अ स्टेजिंग कंटेनर. एंड देन फिर हमने डेटा ब्रिक्स एनवायरनमेंट सेटअप करके उसमें 2 नोटबुक्स क्रिएट किए थे फॉर प्रोसेसिंग द basically the parquet files into Databricks catalog tables. तो ये हमने कर लिया है 2 टेबल्स के लिए. अभी हम बाकी के 4 टेबल्स को हम लोड करेंगे एंड आफ्टर डूइंग दैट वी विल क्रिएट अ प्रोसेस्ड आउटपुट और उसको हम फिर अपने स्टोरेज अकाउंट में एक प्रोसेस कंटेनर के अंदर सेव करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So the next file that we are going to load now is our dim customer table. So I'm just gonna duplicate this dim date. So यहाँ से इसको duplicate करेंगे, clone. Let's change the name to dim customer and clone. So this is our dim customer table and within this we have the logic. So यहाँ पे इसको बस rename करना है. This will be for dim customer and then this will be your customer. Okay, so our cluster is not running as of now. Let's quickly run this. Okay, the cluster is getting started. So by the time it gets started, let's prepare the notebooks. So this will be dim customer. ये वाला भी dim customer होगा. And this will be dim customer as well. हमारा बस यहाँ पे टेबल का स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है. So I'm just gonna keep as empty for now. This will be dim customer. इसको भी रिप्लेस करेंगे. ये वाले कॉलम नेम्स यहाँ पे रिप्लेस हो जाएंगे. This will be changed. Okay, so this is done. Now let's quickly replicate this. For dim employee. इसको रिप्लेस करेंगे. Cluster is still starting, so let's clone this and do the other 2 tables. Next 2 tables is dim city and dim stock item. So we have done this for dim city now.
ओके आई थिंक एक छोटा सा प्रॉब्लम हुआ है, डिम सिटी को हमने सेलेक्ट नहीं किया था. लेट्स सी, okay, we made the changes on a different notebook. okay, ये कस्टमर है, ये डिम एम्प्लॉई है. एंड सिटी वाले के अंदर में we have the code for dim employee. Okay, now we need to rename this. Let's rename this. And this will become dim city. Okay, now this is done. Now let's replicate this again for dim stock item. Clone. Stock item. And after clicking on clone, we will select this file this time so that we don't miss it. इसको paste करेंगे यहाँ पे. So we are basically replacing every dim city with dim stock item here. Table structure, we will do this in a minute. Okay, now it's done. Now we can just go to the files. सबसे पहला file था dim customer, so we will run that. So let's see the cluster if it is ready or not. Okay, the cluster is ready. Now let's run one notebook at one cell at a time. Okay, so now we need the structure. For that we just need to run this first, and then we will just do this here, print and generate create table command df, and the name of the table is dim customer. So now it's given the structure. Now let's copy this. And we will paste it here. So in here we need these things are fine, and then there's this column called credit limit. We want to make this as decimal, and 10,2. Rest of the things are fine. Now we can remove this. Now we will just try to get the column names here. So we'll do df.columns. I'm just gonna copy all of this, paste it here, replace all the single quotes with empty string. So Control D to multiple select, then backspace, and then we will copy this here into the select part. एंड यहाँ पे हमें इस क्रेडिट लिमिट कॉलम को हैंडल करना है, बिकॉज इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो स्ट्रिंग में है एंड उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं. सो लेट मी शो यू व्हाट आई मीन. सो इफ आई जस्ट पेस्ट इट हियर एंड देन रन इट, select command separately, you would see there are some values here. Yeah, so in this अगर तुम देखोगे क्रेडिट लिमिट में क्वेश्चन मार्क और ये हाइफन आ रहा है और ये इस तरह के स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है. सो वी विल हैंडल दिस इन द सेलेक्ट कमांड. सो हम क्या करेंगे, वी विल यूज़ द क्रेडिट लिमिट कॉलम हियर विथ सम स्ट्रिंग फंक्शंस. वी विल यूज़ रिप्लेस, and we are going to replace question mark with empty string, and whatever result we get we are going to apply replace again. तो उस पर फिर से replace लगा के इस बार hyphen replace करेंगे so that hyphen clean हो जाए, and then last में इस पूरे पे trim लगा देंगे. So now if I run this, we should get credit limit in
numeric form. Okay, now there is one more thing left. There is some commas here, so ये हमें replace करने हैं, तो एक और replace लगाना पड़ेगा. Replace in this string with comma replaced as empty string. Now if we run this, we should get the result. अब comma वगैरह replace हो गया. Now we can try to cast this as, so for that we will use try underscore cast function, this value as decimal, and it will be 10,2, and we will assign this as credit limit. Okay, so now let's see the credit limit column. Yeah, we are getting this credit limit value here. Now there are few columns like valid from and valid to. ये जो दो कॉलम है हमें ज़रूरत नहीं है. तुम चाहो तो हम अपने टेबल के स्कीमा में इनको रिमूव कर सकते हैं, बट फॉर नाउ आई एम नॉट गोना डू दैट. इफ़ यू वांट यू कैन हैंडल दैट, but for now we just copy this part here and replace with our insert command. तो यहाँ पे credit limit की जगह we will paste that. So now we can just remove this part here, and then we will run this. Cannot be found. Okay, I think we need to run the create table command. Okay, so yeah, now it's working. Create table is done. I will run the insert now. Insert is done, and let's run this one. So now we have the data here. ठीक है, तो अभी हमारा डिम कस्टमर लोड हो गया है. इसी तरह से हमें डिम एम्प्लॉय, स्टॉक आइटम और सिटी को लोड करना है. सो लेट्स क्विकली डू दैट. कोड हमने लिखा हुआ है, हमें जो स्ट्रक्चर चाहिए. सो फॉर दैट आई विल रन दिस फर्स्ट एंड देन also need to run the util so that we can get the function. तो वो generate वाला function चाहिए हमें, उसको हमें print में पास करना होगा, and we will pass this generate create table command df, and table name is dim employee. Now we got the column names. Let's copy this, paste it here. These are fine. Is salesperson, this will be integer, so let's make it integer. That's fine, rest of the things are okay. Let's run this. And then run the df.columns. Copy all the column names, paste it here, replace all the single quotes. If somebody doesn't know how I'm selecting multiple cursors, here is by using the Control D key. Okay, so now we can just run this, and then this one. So first it will try to insert, and then after inserting
it will show this. Okay, so dim employee is done. Let's do the dim city. Run the utils first and the df so that we can get the data in df, and then uske baad we will run print command on generate create table command, and then यहाँ पे we will pass the df and table name as dim city. Okay, so now this is done. Now I can copy this and put it here. So column names are fine, we don't need any case data type change here, so this is fine, and then we can remove this. Let's run this part and then run the df.columns. इसके बाद हमें df.columns को रन करना है. इसको रन करके कॉलम नेम्स का लिस्ट आएगा, इसको यहाँ पे इस तरह से डिस्प्ले करेंगे, and then यहाँ पेस्ट करके we will replace all the single quotes. अब ये जो कॉलम नेम्स हैं ये यहाँ पे रखने हैं बस हमें. Then run this and this one. Okay, dim city वाला command नहीं चलाया था create, so this will now create the table. After that we need to run this. Okay, so now dim city is also done. Let's wait for the result. Yeah, so now city table is completed. Last table is dim stock item. Let's quickly do that as well. So we will print generate create table command, and then df, and the name of the table is dim stock item. Now let's copy the column names. Put it here. So इसमें अभी हमें okay, so इस चिलर स्टॉक नाम का एक कॉलम है इसमें, दिस वन, जिसमें इस तरह से हाइफन आ रहा है. ठीक है, सो फॉर दैट वी विल हैव टू यूज़ स्पेशल कैरेक्टर लाइक दिस. सो नाउ दिस इज फाइन. हाँ, यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ये हट जाएगा. सो नाउ इट्स वर्किंग. सो स्पेशल कैरेक्टर्स में हाइफन इज़ नॉट अलाउड डायरेक्टली, सो उसको स्पेशल कैरेक्टर्स के साथ एनक्लोज करके लिखना पड़ेगा. सो दिस इज़ द स्पेशल कैरेक्टर. यू नीड टू यूज़ द टिल्ड सिंबल, एंड देन दैट्स डन. लेट्स रन दिस. लेट्स सी इफ द टेबल क्रिएट्स. Okay, table is now created. Now let's scroll down. We can remove this print command now, and then run this, and then just do a df.columns. df.columns. Now we will get the column names, copy it from here like this, and then put it here. Here we will remove all these single quotes, and इस chiller stock column में we will just put a tail symbol around it because that's our special column. And then now we can copy all of this and paste it, and then run this. Now let's see if we are getting the data.
ओके, स्टॉक आइटम टेबल इज़ नाउ लोडेड. नाउ अभी हमारे पास सारे स्टेजिंग टेबल्स रेडी हैं. अब बाय यूजिंग दीज टेबल्स वी आर गोइंग टू क्रिएट आर मार्ट टेबल और द प्रोसेस टेबल. सो उसके लिए लेट्स गो टू मार्ट एंड लेट्स क्रिएट अ सिंपल मंथली सेल्स टेबल. ओके, जिसमें मंथ वाइज हमें टोटल सेल्स वगैरह दिखाना है. So let's do that. So we are going to create a new notebook and in this we will say monthly sales report or something. And यहाँ पे let's create a text heading. So I'm using markdown for that. So this will be, let's say, monthly sales. So अभी हमें क्या करना है कि जो मंथली सेल्स का आउटपुट होगा पहले उसको प्रिपेयर करते हैं यूजिंग जस्ट select commands. So let's write select and since we are using Spark SQL तो हम magic queries यूज़ करेंगे. %SQL select and let's do a select star from fact sale first. fact sale. अब ये fact sale जो है वो हमारे स्टेजिंग डेटाबेस के अंदर है जो कि है CF_ADB YouTube dot staging dot fact sale. So that's how the naming convention is. अभी मैं बहुत बार मैं स्टेजिंग के टेबल्स को एक्सेस करने वाला हूँ तो मैं इस कैटलॉग का नाम बार बार नहीं लिखना चाहता. तो मैं क्या करूँगा कि आई विल राइट अनदर कमांड हेयर विच विल बी यूज़ कमांड. तो मैं यहाँ पे लिखूँगा यूज़ CF_ADB YouTube dot staging. अब इससे क्या होगा कि मेरा करंट डेटाबेस सेट हो जाएगा इस डेटाबेस में. तो इसके बाद डायरेक्टली आई कैन जस्ट कॉल select star from fact sale. Now what we are going to do is we are going to join this table with our date table to calculate monthly revenue and monthly profit and all those things. So यहाँ पे fact sale को let's call it A and doing a left join on dim date and then इसके बाद इसको let's call it B. Condition will be on A dot and there is a column called invoice date key equal to B dot date column. That's how we are going to do the join. And after doing the join यहाँ पे हम लोग B table से month column निकालेंगे. A table से we will take out the total including tax, not excluding but total including tax. Okay, total including tax इसका हम sum करने वाले और we will call this sum as revenue. Okay, और इस output को यहाँ पे रख देंगे. Let's format the code and then we will do the same thing for profit and other calculations. Okay, so we will A dot profit here and then this will be profit and then this would be your next column is okay, profit spelling is wrong. This will be profit and then this would be revenue and और इसमें हम लोग let's make use of the quantity column. Quantity को we will sum it and we will call it as quantity sold. Okay, so this will give us total quantity sold till now. So this is total quantity sold and I think that's pretty much it for now. Let's keep it very simple. Let's not complicate the process and then इसको run करते हैं. Okay, so it's not getting okay. Group by is missing. We need to add a group by on month. Group by B dot month. Now let's run this. So अब ये month wise aggregate करके revenue, profit and quantity sold हमें इस तरह से table format में दे देगा. Now with the month we also want our financial year or the fiscal year. So there is a column called fiscal year. So we will do B dot fiscal year, comma, and we need to add the group by also here like this, and then we will get the result month year and like that. The fiscal year will be having underscore here. Okay, now it's done. So we have a result like this: month, year, revenue, profit and quantity sold. अब ये जो आउटपुट है मैं अपने एक प्रोसेस्ड कंटेनर में सेव करूँगा एंड देन वहाँ से हम SQL डेटाबेस में ले जाएंगे. तो ये एक एग्जांपल था जिसमें हमने मंथली सेल्स का डेटा या टेबल क्रिएट किया. ऐसे और भी बहुत सारे प्रोसेस टेबल्स तुम बना सकते हो. You can make a table where you are showing like customer related information, employee related information. So the requirement can be up to you.
I'm not going to stretch this far here. मैं इसको यहीं पे stop करूँगा for processing. So let's take this as an example now. तो अब ये जो आउटपुट है इसको मैं एक टेबल के फॉर्म में सेव करना चाहता हूँ. सो वी कैन जस्ट ऐड अ क्रिएट कमांड हियर, क्रिएट टेबल, एंड टेबल नेम इज लेट्स से monthly sales as this particular select command. Okay, so it will create the table called monthly sales, and it will also insert all these records into that table. So now we know how many, whatever data we have here. So now if we add another line, and then just to verify we say select star from monthly sales, we will get this here like this. Now there is a small problem, since we हमने यहाँ पे create table लिखा है डायरेक्ट, और हमारा current database staging था, बट ये मंथली सेल्स हमें मार्ट डेटाबेस में रखना है, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली पूरा नाम लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो CF ADB YouTube.mart and then the monthly sales. Okay, so this is what we want, and right before this we will keep a drop command ताकि जब ये नोटबुक रन हो तो कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो उसमें. %SQL, we will do drop table if exist and then the table name, and then we will run this. So this will do that, and then we just need to put here like this. So mart के अंदर हमारे पास monthly sales आ जाएगा. And finally this mart dot monthly sales, we are going to save it into a parquet file also. तो ये जो table है, इस table को हम एक parquet file में भी save करने वाले हैं. So how are we going to do that is we can do one thing, let's change the approach. तो हम एक काम करते हैं, select command को उठा के एक data frame बनाते हैं, and then we do that way. ठीक है, so df is equal to spark.sql, and then इसके अंदर हमारा कोड डाल देंगे. So I'm just gonna use multi-line string like this, and इसमें अपना कोड पेस्ट कर देंगे, and then we will run this. तो ये सारा आउटपुट हमारे df में आ जाएगा, and then we will write df dot write dot mode override save as table, and then we will name the table here. So the table name would be this one. This is our TF. Okay, this is our table name. Mode override save as table, and then we do this. Now we can remove this part. So ये क्या करेगा कि इस table को यहाँ पे replace करके create कर देगा, and then we can test it if it is working or not. First run this one, then run this one, and then run this one. Okay, so we are getting the data. अब हमें बस एक चीज़ करना है कि df टेबल में तो सेव कर रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग अभी एक फाइल में भी सेव करने वाले हैं. df dot write dot okay, so let's generate the code. I don't remember the syntax. Save my df into a parquet file in the following location. Location is mnt/processed/monthly sales. Okay, so let's AI do the job. Let's click on accept. So df.write.override parquet, and then we save it like this. So now if we run this, it will save the data into monthly sales. Okay, in fact let's make it monthly sales dot parquet. So now it's saved there. Now let's check our storage container. Let's go to home. I think I already have the storage container somewhere. Yeah, this one. So in this we are going to check our processed container. Let it load first, and on the left side we will click on data storage and then containers, and then inside the containers we will go to the processed
container, and then inside this processed we should have our data. Somehow it's not showing up. Why? Now let's test it. Okay, I did not mention the full path here, like this. Now it should work. Now let's cross check it. Okay, so now let's refresh. The command is completed. So now here we have the data. Monthly sales dot parquet. This is the result. See if the document is completing. That's done. See, so monthly sales dot parquet नाम से यहाँ पे फाइल हमने सेव किया हुआ है, और ये जो फोल्डर है, this is different. This is for your this is basically maintained by your catalog table where it is. Yeah, this particular thing हमने जब यहाँ पे सेव किया तो मंथली सेल्स नाम से एक टेबल बना और उस टेबल के अंदर जाके ये सेव हुआ. ठीक है, सो दिस इज दैट पार्ट. सो व्हेन इट स्टार्टेड, व्हेन इट एंडेड, ऑल दोस थिंग्स, राइट. बट वी आर इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर फाइल बिकॉज इसमें एक ही फाइल में सारा डेटा रखा हुआ है. नाउ लेट्स wrap this video here, and in the next video we will move this data from the Parquet into the Azure SQL environment. So that's it for today, and let's meet you in the next video. Okay, welcome back to the last video for this mini project. So far हमने process data process करके using the Databricks हमने यहाँ पे अपने process container में इस monthly sales dot parquet नाम से यहाँ पे फाइल को सेव किया हुआ है. इस फाइल को हमें कॉपी करना है और कॉपी करके हमारे Azure SQL में लेके जाना है. तो Azure SQL अभी हमने क्रिएट किया नहीं है. लेट्स क्विकली क्रिएट एन Azure SQL environment. So let's go to Azure SQL. Let's select this Azure SQL. Click on create. And then select the type of the database. So we will create a SQL database, single database. So these are different types. Elastic Pool Database Server. We are going to create a single database. Click on create. And then उसके बाद यहाँ पे we will select our resource group, which is the one that we were using earlier, this one. And then after that we will give it a name. So let's give it a name, a database name here. So let's call it CF AZSQL DB. Okay, and then let's give it a server. So server अभी हमारे पास है नहीं. Let's create a new server. So let's give it a unique name, CF AZSQL server. Okay, CF AZSQL YouTube, something like this. And then let's give it a region. Subscription does not have access to create server in this region. Let's select a different region then. Let's select US or Asia Pacific. We can select, I think, Central India is fine. And then type of authentication, we are going to use SQL and Microsoft Entra authentication both. Set an admin. So in this we will set my own ID as admin, just the cloud ID. So you can, in your case you would want to select your own account as the admin. And then let's create an admin here. So let's create an admin account. Let's set the password. I'm going to put a very simple password for now. Okay, I think it needs special characters. So okay, so I've set the password. Click on OK. And then in this part we want to use Elastic SQL Pool. That's fine. Workload will be development, and then the compute storage will not be serverless. We will use a different compute. We will use DTU based pricing, and we will use standard. This is the most budget friendly, and we don't need super high performant database. We just need a 10 DTU database, which would be like this much, 1400 rupees a month, which is close to $20. And then if you want a even more smaller configuration, you can use basic, which would be just 5 DTUs.
and it would be half the price. I mean, even it would be somewhat one third the price actually, and you can use that. For now, I'm just gonna use standard because basic is very slow, and just gonna apply that. This is an important step, otherwise you will end up paying a lot of money. And then यहाँ पे this is fine. Networking में this is again important, so I'm just gonna enable public endpoint and allow Azure services and resources to access server. Let's put this as yes, so that ADF can access it. Add my current IP address, yes, and connection policy is fine. These things are fine. Security is also fine. Ledger we don't need. These things are fine. Additional settings, leave it like that. Create and then create. So this will create the server and the database that we need. So it will first initialize the deployment for the server and the database. So let's wait for a few minutes for it to create. Okay, so the resource has been created. Let's click on go to resource, and then इस database के अंदर हमें हमारा table वगैरह create करना है, right? So for that, let's not waste any time. Let's go to our ADF here, and inside this ADF, after running this, so ideally you would want to add the other notebooks for processing. For now we are not, since मेरे example में
मैंने बाकी टेबल्स का इतना ज़्यादा कुछ खास यूज़ किया नहीं है, सो मैं इन दो नोटबुक्स को ही रखूँगा, बाकी नोटबुक्स वी कैन ऐड लेटर। एंड ये स्टेजिंग है, ऐसे ही एक और प्रोसेसिंग का नोट पाइपलाइन बना लेते हैं। सो दैट्स हाउ वी नॉर्मली डू इट। एंड देन pl_mart you can have, and then inside this we will have a notebook activity like this, और इस notebook activity में we will run the monthly sales वाला notebook. So let's select the Databricks connection, and then let's select our notebook. So the notebook is here somewhere, ADF project, and ADF project में mart, और mart के अंदर हमारे पास है monthly sales report, run that, and then this is fine, and then we can just test to run this again, so let's see if it is working. So when we run this, it will run the notebook and create the process file. Right after this, we want to actually copy the data into our SQL environment. So for that, उसके लिए मुझे copy activity की ज़रूरत पड़ेगी. So use copy data. Copy data के source में we are going to have source, and in the source we will have a parquet file. So हमने already parquet का बना रखा है. इसमें मैं container का name specify करूँगा processed, and it's already parameterized, so हमें अलग अलग फाइल के लिए अलग अलग डेटा सेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. फाइल नेम would be processed के अंदर हमारे पास हमने बनाया है monthly sales, right? So it would be monthly_sales.parquet. तो जो फाइल का नेम हमने Databricks से सेव किया है उस फाइल को यहाँ पे रीड करने वाले हैं, एंड देन इसको रीड करके हम यहाँ पे सिंक में एक SQL में पुट करेंगे. बट SQL का कोई डेटा सेट है नहीं, तो उसको क्रिएट करना पड़ेगा न्यू डेटा सेट. सर्च फॉर SQL, सो दिस विल बी Azure SQL. यहाँ पे दिस इज Azure SQL database. क्लिक कंटिन्यू, एंड दिस इज वी विल नीड अ लिंक सर्विस. तो लिंक सर्विस से पहले डेटा सेट का नाम रख लेते हैं. लेट्स कॉल इट ds_azsql. ओके, एंड लिंक सर्विस है नहीं तो क्रिएट कर लेते हैं. मैं नेम ऐसे रख दूंगा. Azure SQL में सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करते हैं. लेट्स सेलेक्ट द सर्वर नेम. सर्वर नेम इज this one, CF_AZSQL YouTube. Database name will be, let's see, it's the database name, it should be CF_AZSQL DB or something like that. Let's refresh that. Some reason it's not showing up. Let's see, क्वेरी एडिटर ओपन करके देखते हैं यहाँ पे क्या है हमारे पास. CF admin का पासवर्ड ऐड करना पड़ेगा. ओके, टेबल्स में यहाँ पे अभी कोई टेबल है नहीं, ठीक है. लेट्स गो टू द ADF अगेन. नाउ लेट्स सी, डेटाबेस में वी हैव मास्टर एंड CF_AZSQL DB. सो हम अभी इस डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे. कनेक्शन टाइप will be managed principal identity or stuff like that you can use, ठीक है. system assigned managed identity you can use, but for now मैं use करूँगा SQL authentication. यहाँ पे user name will be CF admin, password whatever password I have used, and let's do a test connection. Let's see if this is working. It's working. Click on create. So link service बनेगा, and then we will create the dataset. Dataset में table name पूछ रहा है. We will select enter manually and click on OK. We don't want to import any schema. Click OK. And then यहाँ पे ये dataset में table का नाम पूछ रहा है, right? So इसको भी dynamic कर लेते हैं. तो यहाँ पे हम करेंगे schema, sorry parameters. Parameters में let's create two parameters. One for schema name, and the other one will be for table name. Okay, so let's go to connection, and यहाँ पे इसको use कर लेते हैं. schema name will be schema name, table name will be table name, and then इस data set को हमारे mart वाले notebook में I mean pipeline में जो copy है उसको copy activity को pass कर देंगे sync में AZSQL.
देन यहाँ पे वी विल पास द टेबल नेम. सो लेट्स से कि हमें DBO स्कीमा में एक मंथली सेल्स नाम का टेबल चाहिए, मंथली अंडरस्कोर सेल्स. ठीक है. एंड ये इंसर्ट होगा कि अपसर्ट होगा, यू कैन मेंशन ऑल दिस लॉजिक. सो इफ़ यू वांट टू डू एन अपसर्ट तो यहाँ पे प्रॉपर इंक्रीमेंटल लोड का लॉजिक बताना पड़ेगा. ठीक है. एंड बट हमें इंसर्ट करना है सिर्फ, एंड बल्क इंसर्ट करना है कि क्या करना है तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. रो बाय रो करना है, बल्क इंसर्ट करना है. वी वांट टू डू अ बल्क इंसर्ट एंड देन यूज़ एग्जिस्टिंग टेबल या ऑटो क्रिएट टेबल. क्या करना है कि टेबल ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाना चाहिए या फिर एग्जिस्टिंग कोई टेबल है उसको यूज़ करना चाहिए. वी आर गोइंग टू सिलेक्ट ऑटो क्रिएट टेबल. ठीक है. तो इसको ऑटो क्रिएट सेलेक्ट करेंगे. एंड अदरवाइज़ अगर तुम्हें ऑटो क्रिएट यूज़ नहीं करना है, यू वांट टू यूज़ योर ओन कस्टम. ऑटो क्रिएट में क्या होगा कि स्कीमा अपने आप डिफाइन होगा उसका, बट तुम्हें अगर कस्टम स्कीमा डिफाइन करना है, यू कैन राइट अ प्री कॉपी स्क्रिप्ट. तो कॉपी करने से पहले तुम यहाँ पे कुछ क्रिएट टेबल या ड्रॉप टेबल कमांड चला सकते हो, ट्रंकेट टेबल कमांड चला सकते हो, ऑल दोज थिंग्स. राइट. सो प्री क्रिएट नॉर्मली हम क्या करेंगे कि यूज़ एग्जिस्टिंग में यूज़ करके करेंगे तो ज़्यादा हमारे कंट्रोल में रहेगा. ओके. एंड देन यहाँ पे एक और ऑप्शन होना चाहिए, या सॉरी दिस वन, हाँ प्री कॉपी स्क्रिप्ट. यहाँ पे हम हमारा कमांड लिखेंगे. तो मैंने लिखा ट्रंकेट टेबल का कमांड यहाँ पे. ठीक है. और ट्रंकेट टेबल से पहले मुझे यहाँ पे क्रिएट टेबल का कमांड लिखना पड़ेगा. तो मैं लिखा क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट, ऐसे करके हम लिख सकते हैं. बट उससे भी पहले let's see if we can do that here. Pre-copy में we will have a, okay, let's make this AI generated. So let's use ChatGPT. So इसमें हमें कुछ if else वगैरह पे लिखना पड़ेगा एक्चुअली. इसके लिए मैं यहाँ पे AI से जनरेट करूँगा. create a script for Azure SQL that will check if a table exists in DB or not. If the table doesn't exist, it will create it, otherwise truncate it. ठीक है. तो मैंने ये लॉजिक लिखा है यहाँ पे, एंड देन आई मीन कमांड प्रॉम्प्ट लिखा. अब यहाँ पे इट विल डू दिस एंटायर स्क्रिप्ट. ठीक है. नाउ लेट्स वेट फॉर दिस टू कंप्लीट. सो वी हैव ऑल दिस स्क्रिप्ट्स हियर. राइट. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वी जस्ट वांट टू run all of this script before we do the copy. Okay. So there are two methods. हम यहाँ पे दो मेथड से कर सकते हैं. या तो इसी में प्री कॉपी स्क्रिप्ट में डाल दो, या फिर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट एक्टिविटी भी हम ऐड कर सकते हैं बिफोर द कॉपी एक्टिविटी. तो यहाँ पे वी हैव अ स्क्रिप्ट एक्टिविटी, और स्क्रिप्ट एक्टिविटी में तुम जो स्क्रिप्ट दोगे वो उसको रन करेगा. ठीक है. फॉर नाउ वी आर जस्ट गोना कॉपी इट इनटू द प्री कॉपी स्क्रिप्ट. सो कॉपी एवरीथिंग हियर एंड देन पेस्ट इट हियर. एंड इसमें हम बस अपना टेबल नेम वगैरह और स्कीमा वगैरह डिफाइन करके रख देंगे. सो लेट्स डू दिस. सो यहाँ पे टेबल नेम को हमें डिफाइन करना है. सो दिस विल बी द टेबल नेम. टेबल नेम इज़ आवर DBO dot monthly underscore sales. Okay, this is the table name. And then if we come down, and then यहाँ पे हमें टेबल नेम लिखना है मंथली सेल्स. एंड देन यहाँ पे हमें टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करना है. तो मैं इसके लिए भी हमारा डेटाब्रिक्स का यूज़ करने वाला हूँ. सो हमारे पास DF में ऑलरेडी डेटा है, एंड यहाँ पे हम यूटिल्स को अगर रन करते हैं, परसेंटेज रन डॉट / यूटिल्स, एंड देन यहाँ पे हमें वो फंक्शन मिलेगा, प्रिंट करने हैं जनरेट क्रिएटेबल कमांड फॉर द DF विद द टेबल नेम ऑफ मंथली सेल्स. एंड लेट्स सी
व्हाट इट गिविंग, तो ये पूरा कॉपी करेंगे और हमारे ADF में जाके कॉपी स्क्रिप्ट में डाल देंगे. दिस इज़ आवर प्री स्क्रिप्ट हियर. तो इस पूरे चीज़ को यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा मैं लाइक दिस. एंड यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह में varchar लिखना है बस. varchar month will be let's say 50. Fiscal year can also be varchar 50. For now it's fine. And print table created successfully. All those things. We can remove the print statement for now. We can remove this print statement here and remove this print statement here. Truncate table, we will mention the table name, monthly sales. Okay, and then let's see, all these things are there. Yeah, now it's fine. And यहाँ पे ये variable की इनफैक्ट ज़रूरत नहीं थी. We can just copy this whole thing and put it as a static value like this, and then we can just remove this variable. Check if table exists. If not exist, we will do a begin and then we will do this create command. Print statement नहीं चाहिए. Create table करेगा, then else में it will do a truncate. Okay, so that's the script we have. Now let's run this whole pipeline here, and instead of having copy data one, let's call it copy processed. Yeah, copy monthly sales. Okay, like that. And then we will just do a debug and let's test if it is working. मंथली सेल्स रन होगा. नोटबुक वाला जो हमारे स्टोरेज अकाउंट में प्रोसेस्ड कंटेनर के अंदर फाइल रखेगा पार्केट फॉर्म में, उस फाइल को हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं और रीड करके हम कॉपी एक्टिविटी के थ्रू SQL में मूव कर रहे हैं. सो वंस दिस कंप्लीट्स वी विल हैव द डेटा इन आवर Azure SQL. So let's see. Let's wait for a few minutes. So the notebook is now running. Notebook complete हो गया. Now it will run the copy activity. Copy activity में सबसे पहले pre script चलना चाहिए. I hope it works. Okay, so activity is completed. Now let's see कि हमारे SQL में डेटा आया है या नहीं. So यहाँ पे अगर इसको रिफ्रेश करते हैं टेबल्स में db.monthly sales और इसमें हमारे पास कॉलम्स हैं. Let's do a select star on that. Select star from dbo.monthly sales. Run this and we should have some data here. Okay, it's saying affected rows 0. Why is this? Okay, let's see this copy activity source. Let's do a preview data. Okay, no preview data to show. Why is that happening? Let's check the notebook. इसको हटाते हैं, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं. तो यहाँ पे हमने सेव तो कर दिया है माउंट पॉइंट प्रोसेस्ड मंथली सेल्स डॉट पार्केट में, तो फिर इसमें रीड क्यों नहीं हो रहा है? ओके, लेट्स ट्राई टू सी व्हाट इज हैपनिंग. Let's do a select star from parquet dot this location.
Okay, इसमें तो डेटा है but somehow it's not moving the data there. So if you go to our ADF, यहाँ पे parquet में processed के अंदर monthly sales dot parquet should be the file name. Let's copy the file name from the notebook, that's much better. Monthly sales इधर है, let's copy this, process slash monthly sales. Let's go to this one, ADF. Let's replace this. Okay, looks correct. File path in dataset, list of files, recursive is okay. Let's do a preview data. Okay, it's saying there is no data, but why? Why do we not have data there? Okay, let's try to read some other file. Staging container के अंदर wwi and उसके अंदर dim date, let's say dim date.parquet. Let's try to preview this. क्या इसमें हमें डेटा दिखेगा या नहीं? ओके, dim date में डेटा दिख रहा है, just not a problem. So processed में यहाँ पे डेटा नहीं आया. This is showing us 0 bytes. Why is that? Okay, there is this monthly sales.parquet as a folder, and inside this we have committed, started, success and part ID. This particular file we have. Let's delete this file for now, and let's delete the folder also. Let's delete all these files and click on delete, and then OK, and let's run the notebook again. Click on debug. Let's wait for the notebook to complete. ओके, मंथली सेल्स वाला एग्जीक्यूट हो गया है, तो हमारे पास प्रोसेस में कुछ डेटा आना चाहिए. ओके, जब हम वो प्रोसेस रन कर रहे हैं तो ये मंथली सेल्स डॉट पार्केट फाइल भी बना रहा है और ये फोल्डर भी बना रहा है. नाउ लेट्स सी व्हाई दिस इज हैपनिंग. सो वी हैव दिस पार्ट फाइल हियर लाइक दैट. लेट्स सी व्हाट इज द इशू. सो हम df राइट मोड पार्केट में सेव कर रहे हैं. Let's do a Google search. Database save table as parquet. Save to parquet with fixed size. Let's see. Save, and then okay, this is the mode. Okay, this is what we want.
to a file name. Okay, so let's rewrite this here. Rewrite in such a way that it saves the data into one single file instead of a folder with partition. No, not like this. Let's ask ChatGPT why it is doing that. This code is generating a folder named this and also a file named this. Folder with partition content. So file name says a bucket, but the scissor bucket file is empty. Creates directory when writing to path. Actual data is written into a partition file. In the directory, the empty file you see is the placeholder, not the actual data. It's fine. If you want a single bucket file instead of partition data, you need to call this or repartition your data frame. Something like this. To move the file, we can write this logic here. Okay, let's try this call this method. Otherwise, we will have to make use of another method. We can just make a slight change here, like this, and in the copy activity source, we will change this to processed, and then we have monthly sales dot parquet slash, and then we can copy all the parquet files that are here. So if you see यहाँ पे जितने भी files हैं, only one of them is having dot parquet, dot snappy dot parquet. Okay, we need this file data. इसके जैसे और भी partitions हो सकते हैं, तो हमें वो सारे combine करके एक file में, मतलब एक table में लेके जाना है. So the good way would be mention the folder name like this and then do a star dot parquet. Okay, this is the right way. And then if we run this, it will work fine. Now if we run this, it will copy the actual data. Now let's wait for it to complete. It will run the notebook first and then it will run the copy data activity. So the notebook has been completed now, and then it's doing the copy activity. Let's wait for it to complete. And एक बार हम folder का नाम देख लेते हैं. Folder name is monthly sales and dot bucket. That's fine. Let's refresh again.
Okay, it failed. What's the error? Monthly sales in, there is already an object named monthly sales in database. Okay, it's actually trying to create again. Let's see the sync. Let's see the pre-copy script. So if we have this table, okay, let's see what this code is giving us. Copy this entire thing and run it here, and we will try to debug what is happening. And then run this. There is already an object. Why? So what are we getting here? Is this giving us site data? Let's create a new query. Run this. Okay, we don't have any record there. Monthly sales, maybe we have a record. Okay, now if we add a schema name equal to dview and table name. Now let's run this. Schema name, run this. Invalid column name, schema name. Okay, so it's not giving us the record. Function schema dot tables. Select star from information schema dot tables. Run this. Okay, we have table catalog, table schema and table name. Okay, that's the right way. तो ये problem था. And table schema equal to dview. So run this. Now it's working. So we'll copy this thing, go to ADF, paste it here. Now it is fixed. We will run the pipeline again. It will take around 50 seconds or so for the notebook to complete, and then the moment of truth for the copy data. Okay, so notebook complete हो गया. Copy activity is running. Let's wait for it. I think the pre-copy script is running. Now it's in progress. Let's see what is happening here. Okay, I think it has failed. What is the reason this time? The blob is missing. Please contact blob storage team if you need something. Huh. Star.parquet or something like this. Okay, got it. Source में हमें इस तरह से मेंशन ना करके हमें वाइल्ड कार्ड फाइल पाथ मेंशन करना पड़ेगा. And then we will copy this. Wildcard file path, select that. Container, source container will be this source container. Wildcard folder, we don't need it. And then this is the file name. Now let's not run the notebook again. Just don't want to run this. Deactivate this for now. Run this only. Run this pipeline. It will run the copy directly.
Okay, it's failed. What's the error? Okay, it's not supported. File name contains folder separators. Specify folder path in the folder path directory. Okay, wildcard में यहाँ पे problem है. So here we need to mention this like this. Let's remove. So यहाँ पे हमें इसको ऐसे mention करना है. Monthly sales report dot park it as the folder name separately in this, and star dot park it like this. Okay, so I think this time it should work. Let's run this. Okay, so now the copy activity has successfully completed. Now let's check this query here and check our monthly sales table data. Select star from monthly sales. Let's run this. So अभी हमें यहाँ पे SQL में data दिख रहा है, which is our monthly sales data, which is like this. We are getting the profit, revenue, quantity sold, fiscal year, month and all these values. तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट अभी हमारा कंप्लीट हो गया. हमने स्टार्टिंग फ्रॉम रॉ फाइल, स्टेजिंग, डेटाब्रिक्स प्रोसेसिंग टू प्रोसेस्ड फाइल टू एसक्यूएल डेटाबेस, सारा डेटा मूव कर दिया है यूजिंग ADF, एंड ये सारा चीज़ ऑटोमेटेड है. नाउ जस्ट वन स्टेप इज़ मिसिंग लास्ट. ये हमें रीएक्टिवेट करना है जो हमने टेम्परली डीएक्टिवेट किया था. नाउ अब हमें एक लास्ट पाइपलाइन बनाना है ताकि सारा कुछ एक सिंगल पाइपलाइन में रहे, एंड दिस विल बी पाइपलाइन 1. इसको हम बोलेंगे मास्टर पाइपलाइन. सो लेट्स कॉल peer underscore master, and then let's execute this staging and master in sequence. So we have an यहाँ पे एक एक्टिविटी है जिसका नाम है execute pipeline, जो किसी दूसरे पाइपलाइन को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है. ओके, सो वी विल यूज़ दिस. तो एग्जीक्यूट पाइपलाइन एक्टिविटी किसी दूसरे पाइपलाइन को एग्जीक्यूट कराएगा. तो हमने मास्टर वाला पाइपलाइन बनाया और इसके अंदर से स्टेजिंग को कॉल करेंगे, फिर मार्ट को कॉल करेंगे. तो पहला वाला है एग्जीक्यूट स्टेजिंग, और इसके अंदर सेटिंग्स में वी विल इन्वोक द PL स्टेजिंग, एंड इसको डुप्लीकेट करके वी विल कॉल द मास्टर हेयर. तो इस वाले में वी विल कॉल द मार्ट, execute mart settings, select the mart pipeline like this, and done. So this is our master pipeline. We will publish everything, click on publish. तो अभी हमें पूरा अगर प्रोसेस रन करना है स्टार्टिंग फ्रॉम रॉ फाइल इंजेक्शन एंड एवरीथिंग टिल द फाइनल SQL, हमें बस इस मास्टर पाइपलाइन को यहाँ से रन करना है. So this completes our ADF mini project and our beginners or the introductory course for ADF. For more details, please reach out to us on the comments, and you can also visit our website consoleflare.com for more information. So yeah, please do visit our website, and please reach out to us if you have any further queries. And I will see you in another video of another interesting series from Console Flare.